बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? ये तो गाइस आज हमने रीड करनी है अपनी 7th एपिसोड। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूला करें। अभी मेरा दिमाग थोड़ा सा ना हुआ पड़ा आउट। आज मैंने 3 बजे से लेकर 7:30 बजे तक मुसलसल फ़िल्म देखी है बैठ के। एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी तो वो देखिए 8-10 किस्तें देख के उठी हूँ। मुसलसल से दिमाग थोड़ा सा आउट हुआ, पर मैंने कहा चलो अभी टाइमली रिकॉर्डिंग कर रहे थे, मैंने आउट हो जाना नहीं। तो आए एपिसोड की तरफ चलते हैं। हुनैन, बीबी जान ने शक की नज़रों से इसका पुरसोच चेहरा देखा। जी बीबी जान। हुनैन अफरीदी ने नहायत चौंक कर बीबी जान को देखा। जाने बीबी जान, आज किसको लंच या डिनर पर इनवाइट किया? समिया जैदी को। तो एक काम करो, तुम फ्रेश होकर नीचे और नाश्ता करो, कोयटा के लिए निकलो। आज समिया जैदी के साथ लंच मैं करूँगी। नो बीबी जान। इसने तो अपने कान पकड़ लिए। क्यों आप मेरे अफेयर के पीछे लग गए? सच इतनी मुश्किल से पटाया, कुछ दिन तो सुकून से एंजॉय करने दे। ढटाई से हंसते हुए गुल अफशानी करने लगा। ढटाई और बेशर्मी की सारी हदें तोड़ दी हैं। बेहयाई की तरह मेरे ही सामने, बेहयाओं की तरह मेरे ही सामने जो मुंह में आ रहा है बके चले जा रहे हो। बीजा ने 2 हाथ जोर से लगाए हनैन अफरीदी को। हुनैन अफरीदी ने तो बोते बीजान उसे सहेली बनाया है। क्या बीबी जान? हुनैन अफरीदी उठकर इनके कदमों में फिर से बैठ गया, उनके घुटनों पर सर रख दिया। आप तो मेरी गर्लफ्रेंड है, आपसे कैसे शर्म होया? अरे परे हटो, जाने के ऑल फॉल बोले चले जा रहे हो। इन्होंने भी इसको खुद से दूर करना चाहा तो इसने फिर भी बीबी जान के घुटने नहीं छोड़े थे। एक बात तो बताइए बीबी जान, आपको कभी दादा जान ने अगर आई लव यू बोला होगा तो आपका रिएक्शन क्या होगा? वो बीबी जान को छेड़ने लगा। तुम्हारे दादा जान नहाए सख्त कीर और असूल परस्त इंसान थे, इन्हें प्यार की ज़ुबान नहीं आती थी। इसका मतलब कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है। बीबी जान ने इसकी बात ही काट दी। बहुत बातें बगा ली, अब उठो और फ़ौरन नीचे तैयार होकर नीचे आ जाओ। बीबी जान खड़ी हो गई थी। अब मैं नीचे जा रही हूँ, ज़ुबारिया तुमसे सख्त नाराज़ हो गया, इसे मना लेना। और हुनैन, थोड़े से तो सुगड़पन का मुजाहरा कर लिया करो, अब तो तुम बड़े हो गए हो, इतना क्यों फैलाते हो अपना कमरा? बीबी जान ने एक तायराना नज़र इसके पूरे कमरे पर डाली। बीबी जान, मैं कहाँ फैलाता हूँ, खुद ही फैल जाता है। हुनैन अफरीदी भी पक्का ढीठ था। बहुत खूब, ज़ुबारिया की हिम्मत है जो तुम्हारा कमरा समेटती है। खैर जल्दी से नीचे आओ, मैं तुम्हारे नीचे इंतज़ार कर रही हूँ। बीबी जान फिर रुकी नहीं, कमरे से निकलती चली गई। हुनैन अफरीदी ने एक ठंडी सांस ली और सबसे पहले अपना मोबाइल ढूंढा जो बड़ी मुश्किल से मिल गया। फिर समिया ज़ैदी का नंबर डायल करने लगा। आज का कोई बहाना भी तो बनाना था। मान तो जाएगी मगर बड़ी मुश्किलों के बाद। अच्छा जी, अगला सीन आ गया। अर्शिद अपने बेडरूम से ऑफिस जाने के लिए निकला था, हाथ में हैंड वॉश बांधते हुए। इसकी नज़र सामने बैठे ज़मीन पर पड़ी जो रज़ा को गोद में भरे से बातें कर रहा था। इसे सामने देखकर अर्शिद की आंखों में बिजलियाँ ही बिजलियाँ कौंधने लगीं, आंखों में बाज़िया वहशत और बुरबरियत उतर आई। चेहरे पर एकदम सद मोहरी सी छाने लगी। इसके गुस्से का पैमाना भर गया। वो कल रात ही नैरोबी से वापस आ गया था। इसकी बिजनेस डीलिंग कामयाब रही थी। वो अपनी कामयाबी पर बहुत खुश था, मगर सुबह सुबह जरमील के चेहरा देखकर इसके मुंह में कड़वाहट घुलने लगी। इसका खून जोश में आने लगा, अंदर बाहर लावा सा उबलने लगा। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी इतनी जुर्रत भी कैसे हुई यहाँ कदम रखने की? जरमील ने नज़र उठाई तो सामने अर्शद को काफ़ी जाहो जलाल में देखा, मगर सामने भी जरमील था जिसका गुस्सा अर्शद से कम नहीं था। मगर दोनों के गैज़ो गज़ब में फ़र्क बहुत था। अर्शद अगर जज्बाती था जिसे ये होश नहीं रहता कि वो गुस्से में क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, मगर इसकी बनिस्बत ज़रमील अपने गुस्से पर, अपने आसाब पर, अपने होशो हवास पर कंट्रोल करना जानता था। सामने वाले को ज़ेर करने का हुनर जानता था। तुम्हारी अक्ल पर मातम करने को दिल चाहता जो अभी तक मेरी ज़रूरत पर ही हैरान हो। जरमील रज़ा को साइड पर बिठाया और खुद इसके मुकाबिल खड़ा हो गया। नजमा जो कि वहीं बैठी थी अर्शद को देखकर खड़ी हो गई थी। आज इन दोनों का टकराव हो ही गया। जाने ये टकराव क्या रंग लाए। दोनों ही गुस्से आवर शख्सियत के मालिक थे, एक दूसरे से पीछे हटने को कतई राजी नहीं थे। नजमा तो बाकायदा दिल पर हाथ रखे कितनी सूरतें पड़ने लगी। इनका दिल दहलने लगा। इसी दौरान वहाँ सिमरन भी चली गई। अर्शद और जरमील को एक दूसरे के मुकाबिल देखकर इसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। वो सहम कर नजमा के पास आई, उनका कामते हाथ से शाना पकड़ लिया। बहरहाल तुमसे बहस करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ, ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा है। मैं आज यालो रज़ा को लेने आए। खबरदार जब अपनी ज़ुबान से मेरी बहन का नाम भी लिया तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अर्शद तेज़ आवाज़ में ज़ोर से धाड़ा के दरो दीवार तक हिल कर रह गई, मगर इसके धाड़ने का जरमील ने कोई नोटिस नहीं लिया। तुम्हारा नहीं ख्याल ये बात तुम भूल लो कि तुम्हारी बहन मेरी बीवी भी है? तंजिया नज़रों से इसके अंदाज को देखा था जरमील ने। वो इस्तज़ाई हंसा। बीवी? बहुत जल्दी ख्याल आ गया अपनी बीवी का? हाँ आ गया जल्दी ख्याल, तो अब आगे क्या? जरमील के लबो लहजे में नहायत सुकून इत्मीनान था। यही सुकून इत्मीनान अर्शद की मज़ीद जान जला रहा था। आगे ये कि अब इस किस्से को आज ही ख़त्म कर दिया जाए। वो आरिया पार करने के दर पर था। अर्शद तुम ये क्या कह रहे हो? नजमा अपना दिल संभालती आगे बढ़ी। मामा प्लीज़ आप कुछ नहीं बोलेंगी? हाँ अब्बा लगता सारे अब्बा बोलेगा, कोई और कोई कुछ नहीं बोलेगा।
अर्शद ने नजमा को मजीद कुछ बोलने से पहले टोक दिया। जरमील ने नजमा को एक नज़र देखा जिनका चेहरा उतर गया था। फिर सुरमई कांच में चिंगारियां भरे अर्शद का घूरा दिल तो बहुत चाह के आगे बढ़कर इस बेवकूफ़ के मुंह पर एक झापड़ रसीद कर दे, मगर बमुश्किल अपनी गुस्सावर हालत पर काबू पाया। बहुत शौक है किस्सा ख़त्म करने का, ज़रा अपनी बहन साहबा को भी मंजर आम पर लेकर आओ और इससे पूछो वो क्या चाहती है। जरमील की नज़र अचानक ही पीछे दरवाजे की ओट में छुपे याले के आंचल पर पड़ी। वो समझ गया कि याले सब सुन चुकी है। इसे याले पर खुद से ज़्यादा हद यकीन और एतबार था। वो जानता था याले इसका एतमाद, इसका भरम टूटने नहीं देगी, इसी का साथ देगी, रज़ा को गोद में बिठाए इसके हमरा चलेगी। सिमरन ने बगौर दोनों को देखा। वो समझ गई कि लड़ाई बहुत आगे बढ़ेगी अगर दोनों में से कोई एक भी यहाँ से नहीं गया। तो वह अर्शद के जज्बाती गुस्से को भी अच्छी तरह जानती थी और जरमील की समझदारी से भी वाकिफ थी, इसलिए जरमील को समझाना ज़्यादा बेहतर समझा। वो जरमील की तरफ बढ़ी। जरमील प्लीज़ तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ। अर्शद बहुत गुस्से में, बाद में पापा और डैडी के सामने आराम और तसल्ली से बात हो जाएगी। नहीं सिमरन, बात आज और इसी वक्त होगी। अर्शद की इस हरकत को मैं बेवकूफ़ी के सिवा और कुछ नहीं कर जानता। ऑल राइट, तुम्हें बहुत खुशफहमी है ना कि याले तुम्हारे साथ जाएगी, तुम जैसी खुदगर्ज मफाद परस्त का साथ देगी जो इसे शादी के दूसरे दिन ही छोड़कर भाग गया। ये भी ना सोचा कि तुम्हारे पीछे इसका क्या हाल होगा। अब 2 साल बाद तुम वापस आते हो, सॉरी करते हो, चाहते हो कि उम्मीद करते हो कि सब ठीक हो जाएगा। माय फुट, ऐसा तो ना मैं चाहता हूँ और ना ही याले। फिर भी तुम्हारी ख्वाहिश खुशफहमी दूर करने के लिए ज़रूर इसे बुलवाता हूँ। अर्शद नहायत गुस्से में आ गया। आज तो अर्शद की हालत ऐसी देखते आतिश व शाह को ऐसी थी कि मार दो या मर जाओ। वो आज दहकता अंगारा बना हुआ था। घर में फ़हीम अहमद और सलीम अहमद भी नहीं थी जिस भड़कते दहकते आतिश शाह को फटने से रोक सके। वो दोनों आज सुबह जल्दी से ऑफिस के लिए निकल गए थे क्योंकि समद अफरीदी, फ़हीम अहमद और सलीम अहमद तीनों को किसी से आज मीटिंग थी, वरना अर्शद ज़रूर अपनी हदों में रहता। वरना आज तो ऐसा ही लग रहा था जैसे वो सब कुछ जलाकर भस्म करने के दर पर। याले याले, अर्शद ने गुस्से से चीखना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद डरी सहमी खौफसदा चिड़िया की तरह वो छोटे छोटे कदम उठाती अर्शद के पास आकर ठहरी। निगाहें बददस्तूर झुकी हुई थी। वो अर्शद के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ थी। इसके फैसले हमेशा जज्बाती होते थे। गुस्से में किसी का अपना क्या नुकसान करा वो नहीं जानता था, मगर जब गुस्सा ख़त्म होता था तो अपने किए पर पशेमान और शर्मिंदा भी होता। अल्लाह खलानत फिर अद्दादी शर्मिंदगी होता थे, अद्दादे बंदे होते। अपने जज्बाती गुस्से की वजह से जो खो देता इस पर पछताता भी बहुत था, मगर वह जरमील के गैज़ो गज़ब और जाहो जलाल से भी खूब आशना थी। वो वही करता जो इसने सोच लिया, ये कह दिया, फिर इसे कोई इसके कदम से 1 इंच भी नहीं हिला सकता था। इस खानदान के 2 ही लोग सबसे ज़्यादा गुस्सावर, ज़िद्दी और हरदर्म वाक़ हुए थे। इस शोर शराबे और हंगामे का सुनकर नीचे से आसिया दहलती हुई अपना दिल थामे ऊपर आई। आरफिन जो कि ऑफिस जाने के लिए नीचे उतर रहा था, वो भी शोर सुनकर फ़ौरन वहाँ आया और जरमील, अर्शद और याले को देखकर सारा मामला समझ आ गया। तो आज ये दिन आ ही गया जिससे सबके दिलों में खौफ सा बैठ गया। जी अर्शद भाई, ज़ुबान पूरी तरह लटखड़ा के रह गई। अर्शद ने याले को देखा और इसका बाजू पकड़ कर सामने किया। याले बोलो, तुम क्या चाहती हो? बता दो सबको कि तुम्हें इस खुदगर्ज मफाद परस्त इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी जो तुम्हें शादी के 2 दिन बाद ही छोड़ के चला गया था। बता दो सबको, खासकर जरमील के मुंह पर अपनी नापसंदीदगी का तमाचा मार दो ना, ताकि मौसूफ की खुशफहमी दूर हो सके। अर्शद क्या कह रहे हैं आप? कुछ अंदाज़ा भी आपको? आप गलत करें, आप खुदारा ऐसा मत कीजिए, इस तरह ये सही नहीं है। सिमरन तेरी से अर्शद के पास आई। अर्शद का जरमील के साथ इस तरह अंदाज़े तखातब अच्छा नहीं लगा था। शट अप, जस्ट शट अप। खबरदार जो तुमने इस मामले में एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला हो तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेहतरी इसी में कि तुम इस सारे किस्से से दूर ही रहो, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तुम मेरे घर से निकलो। तुम्हें अपना ये भाई बहुत अजीज़ है ना, चली जाओ इसके पास, आराम से इसकी फेवर लेती रहना। मुझे मेरे घर को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अर्शद ने बुरी तरह इसको बेइज्जत कर दिया। सिमरन हित तक ज़िल्लत और एहसास तौहीन से लम्हा भर को सुन खड़ी रह गई। अर्शद ने इसे पत्थर खींच मारे थे। इस दर्जे सर्द मोहरी पैकान की और अजनबियत और संगदिली का मुजाहरा किया गया कि वो खून के घूंट भर कर रह गई। ऐसा चंगा तू ना ही आंदा ते जैसी तेरे तेन अच्छे अल्फाज विच याद रख दे तेन बेगैरता। अर्शद अच्छी तरह से जानता था सिमरन जरमील की कमज़ोरी है, उसे सगी बहनों से भड़कर चाहता है। हीरा और सिमरन में इसने कभी कोई फ़र्क नहीं किया, इसलिए तो और भी इसके सामने सिमरन को लताड़ा था। अर्शद इंतकाम की आग में इस कदर अंधा हो गया कि याले की मोहब्बत में कोई रिश्ता नहीं देख रहा था। अर्शद भाई, अब प्लीज़ सिमरन भाभी को इस तरह मत कहिए। याले को अर्शद का सिमरन को यूँ कहना पसंद नहीं था। सिमरन का चेहरा उतर गया। अपने यूँ बेवकत होने पर इसका दिल शिद्दत से मर जाने को चाहता। मुश्किल अपने बहते आंसुओं को रोक पाई। जरमील ने सिमरन को नहायत दुख से देखा और दर हकीकत से तकलीफ पहुंची थी। तुम जज्बाती नहीं, हद दर्जे के बेवकूफ़ और कमअक्ल इंसान हो। जरमील के गुस्से से रगे तन गई। बहुत तकलीफ हुई ना तुम्हें? मुझे भी बहुत दर्द हुआ था जब तुमने याले के साथ बुरा किया था। मेरी मासूम बहन को तकलीफ पहुंचाई थी, मगर आज इसी वक्त याले के सारे दुखों की तकलीफ़ों, इसके गुस्से और ज़ख्मों का मदावा हो जाएगा, क्योंकि तुम आज अभी और इसी वक्त याले को सबके सामने तलाक दोगे। अर्शद, आरफिन आगे बढ़ा। इसे अर्शद इस वक्त दिमागी मरीज़ से कम नहीं लग रहा था। इस वक्त तो बिल्कुल अपने होश हवास में नहीं था, वरना इतनी बड़ी बात, इतना मकरूह लफ्ज़ मुँह से नहीं निकालता। स्टॉप इट, कहा ना मैंने कि इस सारे मामले में कोई नहीं बोलेगा। अर्शद ने आरफिन को भी बुरी तरह झिड़क दिया। जरमील को गुस्सा तो बहुत आया, मगर ज़ब्त करके इसने काटदार ज़हरी नज़रों से अर्शद को देखा। इसकी नज़र अर्शद से होती हुई याले के चेहरे पर टिक गई। ये सारा फितना फसाद इसी की बदौलत तो हो रहा था। वो चाहती तो 1 मिनट में ये सारी लड़ाई झगड़ा फितना फसाद ख़त्म कर सकती थी, मगर वो तो मुजस्मा पैकर बनी हुई थी, जैसे शायद उम्र भर ना बोलने की कसम खा के बैठी हो। वो चुप क्यों थी? कुछ बोलती क्यों नहीं थी?
बोलो यार बेटा आप क्या चाहती हो, आप खामोश क्यों, कुछ तो बोलो, क्योंकि ये झगड़ा बढ़ रहा है, रिश्ते नाते ख़ानदान टूट रहे हैं और इन्हें सिर्फ तुम ही बचा सकती हो। आसिया की आंखों में आंसू भरे हुए थे। इनका लबोलहजा और हाँसा सा होकर जरमील का बाजू पकड़े याले को सवालिया नज़रों से देख रही थी। बोलो याले, जो अरशद बोल रहा ऐसा ही क्या तुम चाहती हो? नजमा को याले की चुप ने गुस्सा दिला दिया। वो कोई फैसला क्यों नहीं करती? इसी के सामने कज़न जैसे भाई लड़ झगड़ रहे थे, एक दूसरे को मारने के लिए दर पे थे। वो खामोश तमाशाई बनी खड़ी ही सब देख रही थी, जैसे सारे रिश्ते इसके लिए कोई मायने नहीं रखते। जी मैं भी यही चाहती हूँ जो अरशद भाई चाहते हैं। सर को झुकाए नजर नीचे किए हुए इतराफ़ करके अरशद का साथ देखी थी। यू नॉनसेंस! जमील के गुस्से के हद जवाब देगी। वो जो खुद पर कंट्रोल के बैठा था इस उम्मीद पर, इस यकीन पर कि अरशद चाहे कुछ भी कहे या करे मगर ये आले इसके साथ है, वो इसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। मगर इसका भरम, इसका मान, यकीन सब इसके एक जुमले की वजह से किसी मिट्टी के ढेर की तरह टूटता चला गया। इसे अरशद से ज़्यादा याले पर गुस्सा है। वो याले की तरफ गैज़ो गज़ब की कैफियत में आगे बढ़ा कि आरफी ने बड़ी मुश्किल से पकड़ा था, जबकि याले इसके हद दर्जा गुस्से जहाँ जलाल को देखकर अंदर तक काम के रह गई और किसी खौफजदा चिड़िया की तरह डर के अरशद की पुश्त के पीछे छुपी थी। जरमील! आरफीन ज़ोर से चीखा था, इसे मजबूती से पकड़ा हुआ था, जो शायद मजबूत दीवार तोड़ के सब कुछ तहस नहस करने के दर पे था। जरमील होश में आओ! आरफीन और आसिया ने इसे संभाला हुआ था। छोड़ो मुझे! जरमील ने एक झटके से खुद को छुड़ाया। आरफीन को घूरने के बाद अरशद को जहरीली नज़रों से देखने लगा। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी बेवकूफ़ी में तुम्हारा साथ देगी तो जो तुम दोनों चाहोगे वो होगा? नहीं अरशद, ऐसा कतई मुमकिन है। अभी तक तुम मैं जितनी नरमी से पेश आया था, तुमने इतनी मुझे ज़िद दिलाई है। क्या अब मेरी ज़िद और अना का मसला बन गया। मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा, भले वो दोनों मेरे साथ न रहे। और अब तो मुझे इसको अपने साथ रखने की कोई ख्वाहिश भी नहीं है। वो ज़िंदगी भर मेरे नाम पर बैठी रहेगी। अगर कभी इसको मुझसे कोई जुदा कर सकता है तो वो सिर्फ मेरी मौत होगी। अपनी ज़िंदगी में तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ, मेरी मौत इसे ज़रूर अलग कर सकती है मुझसे। ज़रमील ने नहायत गुस्से से ऊंची आवाज़ में कहा कि कुछ लोगों के दिल बुरी तरह काम के रह गए। तो ज़रमील अहमद, याले को यह भी मंजूर है? अरशद ने बेहिसी की सारी हदें पार कर दी। दिल इस कदर पत्थर हो जाएगा कोई सोच भी नहीं सकता था। अरशद! नजमा कामती हुई आगे बढ़ी और एक जोरदार तमाचा इसके मुंह पर जड़ दिया। पहले मार देंदी। बस करो, बहुत हो गया, अब और नहीं। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम मेरे बेटे होकर इस कदर गिर जाओगे। जाने मेरी तरबियत में, मेरी परवरिश में कहाँ कोई उनकी कोताही जर्जद होगी जो तुम इस तरह से निकले हो। नजमा को लबलहजा नहायत कमज़ोर हो गया था। मगर मामा, अरशद ने गाल पर हाथ रख के कुछ कहना चाहा। कहा ना खामोश हो जाओ। अगर तुम्हारे पापा ने और फ़हीम भाई ने तुम्हें में फैसला का इख्तियार दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि जो मुंह में आए बोले चले जाओ। जरमील, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए चलो यहाँ से। आसिया का लहजा भी बहुत कमज़ोर और हारा हुआ था। आज जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया था। जरमील ने नहायत शिद्दत से आसिया का लहजा नोट किया था। फिर अरशद की पुष्ट से झांकती इन दो सबज आंखों में देखा, फिर रुका नहीं, निकलता चला गया। क्या कुछ ना था इन सरमई कांच में। इस दर्जा हिद्दा का मेज़ काटदार नजरें थी कि याले एहसास तौहीन की शदीद लपेट में आकर खुद के लिए दुआ करने लगी कि ज़मीन फटे और वो इसमें समाज, या आसमान वो इसमें समा जाए। जरमील, मेरी बात सुनो बेटा। आसिया तेरी से इसके पीछे भागी। वो इसके खतरनाक इरादों से खौफजदा हो गई थी। वो जज्बात और गुस्से में आकर कुछ करना बैठे। आरफीन ने चाहते चाहते एक भरपूर शिकायती नज़र याले के चेहरे पर डाली, फिर वो रुका नहीं। आरफीन की नज़रों से वह एहसास शर्मिंदगी के मारे ज़मीन में गड़ कर रह गई। इस दौरान सिमरन अपने बेडरूम से अपने सामान का बैग ले चली गई। सिमरन, तुम कहाँ जा रही हो बेटा? नजमा की नज़र सिमरन पर बैक वक्त उठी तो वो हक तक सी होकर रह गई। जहाँ से आई थी मामा। इसकी आंखों में अभी भी अपनी बेबसी के आंसू थे। अरशद ने मेरी 15 साल खिदमत और रफ़ाकत का सिला मुझे दे दिया। भीगा और हारा वाला लहजे से मजीद हकीर बना रहा था। वो खुद को फ़कीर की तरह लग रही थी जो मज़ार पर कई सालों से बैठा था, मगर फिर भी इसके कशकूल खाली था। याले खुद भी सिमरन की तरफ बड़ी थी। वो इसको चाहती भी बहुत थी। कभी कोई शिकायत नहीं हुई थी इसे इनकी ज़ात से। और इन गुजरे 2 सालों में वो जिस तरह इसके नज़दीक रही थी, भला कैसे वो इन्हें इस हालत में तनहा छोड़ सकती थी। सिमरन भाभी, प्लीज़ रुक जाइए, मत जाइए। अरशद भाई बहुत गुस्से में थे, मगर आप अपना नुकसान मत करें। मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे अरशद भाई के सख्त रवैये की। याले ने सिमरन के दोनों शाने थाम लिए। सिमरन रुकी ना, नहीं तो मैं तेन चंडा मार दिए। जा खसमानु खा लानत भेज गए थे। जा, तुम क्यों माफ़ी मांगती हो? इसमें भला तुम्हारा क्या कसूर? और रहा नुकसान इसने मुस्कुरा के खुद अपने तमस कर उड़ाया। वो तो हो गया। अरशद को जो कहना था कह दिया। आज इन्होंने वाज़ेह कर दिया कि इनके दिल और इस घर में मेरी क्या हैसियत है। नहीं सिमरन, तुम मुझसे पूछो तुम्हारी क्या हैसियत और मुकाम है मेरे घर में, मेरे दिल में। अल्लाह जानता है, तुम में और याले में मैंने कभी कोई फ़र्क नहीं किया। मैं जानती हूँ मामा, मगर इस वक्त मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। सिमरन, मेरी खातिर रुक जाओ बेटा। इन्होंने आस्ते से देखा। प्लीज़ मामा, मुझे मत रोकिए, वरना मेरा दम घुट जाएगा। प्लीज़, मैं कुछ दिन यहाँ से दूर रहना चाहती हूँ। अर्शद ने जो बेइज्जती जितनी इसकी तहसीक व तहकीर की थी, इसने इसे अंदर से तोड़ दिया था। वो टूट कर बिखर गई थी। वो अगर यहाँ और मज़ीद रुकी तो इसका दिल फट जाता। इसकी दिमाग की रगें फट जाएंगी। इसका फैसला हतमी था, जिससे वो एक इंच हिलने को तैयार नहीं थी। नजमा तेरी से अरशद के पास आई। अरशद, रोको सिमरन को, वो जा रही है। जाने दे इसे, ये इसका अपना फैसला है। जैसे जा रही है वापस भी खुद ही आएगी। ना तो मैं इसे जाने से रोकूंगा और ना ही इसे लेने जाऊँगा। जम मगरो ला फिर खसमान का लानती है। अरशद ने सदमोहरी से इस पर एक नज़र डाली थी। अरशद, पागल हुए हो क्या? पछताओ कि अगर सिमरन चली गई तो? अरशद, पागल हुए हो क्या? पछताओ कि अगर सिमरन चली गई तो? नजमा ने घबरा के से देखा। ओह, पता नहीं हाल अभी शाका को पागल होया कि नहीं होया।
मैं पछताने वालों में से नहीं हूँ मामा, और ना ही मुझे बीवियों के फजूल नखरे उठाने का कोई शौक़ है। मुझे जब जैसे अपनी मर्ज़ी से जा रही है वापस भी अपनी मर्ज़ी से आएगी। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। इसने सिमरन को बुरी तरह नज़रअंदाज किया। सिमरन को बुरी तरह नज़रअंदाज किया, खड़ा हो गया, अपने बेडरूम में चलता चला गया। सिमरन तू आमी ज़रा अपनी मर्ज़ी ना वापस, तेन चित्र मैं फेरांगी। सिमरन ने दुख से चाहते हुए अर्शद को देखा, कैसे लम्हों में से बेतुकीर बेमाया कर गया था। सिमरन भाभी अब मेरे रूम में चलिए। याले को बहुत तकलीफ पहुंची अर्शद के रवैये से, मगर वो इसका घर बचाना चाहती थी। अपना तो शायद बचा नहीं पाई, मगर अपने अजीज़ जान भाई के घर पर मामूली सी भी आँच नहीं आने देना चाहती थी। मत रोको मुझे याले, अब नहीं। वो रुकी नहीं। किसी की भी मोहब्बत, किसी की माफ़ी, मिन्नत की माफ़ी की जंजीर ने इसके कदम नहीं जकड़े। याले रोती भी अपने बेडरूम में जा बंद हुई। नजमा अपना दिल थाम कर वहीं सोफे पर बैठती चली गई। अपनी औलाद की किस्मत तो रोती थी, इनके घर का शराजा बिखर रहा था इनकी आंखों के सामने, और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अरशद अपने बेडरूम में था। ऑफिस जाने का इरादा कैंसिल कर दिया। कितने घंटे गुजर गए एक ही रुख पर बैठे हुए। आज अपना बेडरूम बहुत खाली खाली लग रहा था। जब मगरोला सारी ज़िंदगी खाली खाली रह तू लानतिया, अपने दिल की तरह। जाने जज्बात और गुस्से में क्या कुछ कर गया था। इंतकाम की आग में इतना आगे निकल गया, कुछ पता ही नहीं चला क्या खोया, क्या आग की नज़र हो गया। शायद जो कुछ भी था वो इस अनदेखी भड़कती दहकती आग में निकल लिया था। मगर नहीं, वो हक पर है। इसने जो कुछ किया ठीक किया। इसी दिन का तो इंतज़ार था। जरमील को याले के हर हाल में छोड़ना ही होगा। इसने जो कुछ याले के साथ किया वो भी तो ठीक नहीं था। फिर मामा और सिमरन क्यों नहीं समझती। सिमरन अपनी मर्ज़ी से गई, खुद ही वापस आ जाएगी। वो खुद को कतई मुद्रा इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहा था, खुद को हक बजानिब समझ रहा था। उन सारी जहरीली सोचों को जाने कितने और घंटे सोचता, हालांकि सोच कर इसकी कनपटियाँ दुख गई थी, मगर फिर हर सोच इसकी फेवर में थी। इसी हंसना में इसका एक झटके से दरवाज़ा खुला। अर्शद, हाँफती कांपती नजमा अर्शद के बेडरूम में दाखिल हुई। इनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। अर्शद नजमा को ऐसी हालत में देखकर सही मानों में परेशान हो गया। वो तेजी से अपनी जगह से उठा के दोनों शाने थाम लिए। मामा क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना, आप इसका तो परेशान क्यों है। बल्कि अर्शद तो इनकी जल्दी से बेड पर भी बिठा दी, क्योंकि इनकी हालत ऐसी लग रही थी जैसे वो अभी गिरी ना जाए। इसने टेबल पर रखे पानी से भरे जग में से ग्लास में पानी निकाला और नजमा को पिलाने लगा। मामा पहले आप पानी पिए। नहीं अर्शद, मुझे पानी नहीं पीना। नजमा ने बुरी तरह ग्लास छिड़क दिया कि चंद छींटे झलक कर इसके ऊपर आई। तुम इसको देखो, वो जिंदा तो है ना। वो तकरीबन पसीने में शराबूर हो गई थी। कौन जिंदा मामा, आप किसकी बात कर रही हैं। जरमील की। अर्शद, इसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। इसकी गाड़ी को ट्रालर ने कुचल डाला है। तुम देखो, वो मर तो नहीं गया। मुश्किल इनके मुँह से अल्फाज अदा हो पा रहे थे। खौफ से इनकी आंखें फटी हुई थी। व्हाट। अर्शद के भी ये सुनकर गुसान खता हो गया। जा खसमान का हुन तन ठंड पाई वे वाला तलाक होनू बेवा बना ला। ओ माई गॉड मामा, जरमील कहाँ है, कैसे है। वो जो कुछ घंटा पहले हुआ था वो सब इसके जहन की स्क्रीन से महव हो चुका था। इसका सारा गुस्सा जहाँ जलाल पानी के झाग की तरह बैठ गया। अगर याद था तो सिर्फ इतना कि इस वक्त जरमील अस्पताल में, ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में। मुझे नहीं पता वो कैसे, मुझे इसके पास लेकर चलो। अर्शद, वो बच जाएगा ना, जरमील को कुछ होगा तो नहीं ना, खुदा के लिए मुझे इसके पास ले चलो। नजमा ज़ारो कतार हो रही थी, इनके हाथ पैर फूलने लगे थे, बल्कि वो तो खौफजदगी से बर्फ़ की तरह ठंडी पड़ गई थी। अर्शद को इनकी फ़िक्र लगी, खुदा ना ख्वास्ता इन्हें ना कुछ हो जाए। ओके मम्मा, मगर प्लीज़ रिलैक्स। अगर आप इस तरह परेशान होंगे तो मैं आपको लेकर नहीं जाऊँगा। पहले आप ये पानी पिए। अर्शद ने ज़बरदस्ती नजमा को पानी पिलाया, फिर जेब से मोबाइल निकाल कर आरफीन को डायल किया। आरफीन ने इसे सब बता दिया। चले मामा। वो इन्हें लेकर बाहर निकला तो इसे याले का ख्याल आया। मामा याले कहाँ है। अर्शद के दिमाग में खतरे का अलार्म बजना शुरू हो गया। मुझे नहीं पता। ओ नो। वो तेज़ी से याले के रूम में आई। याले सामने खड़ी थी, इसके हाथ में मोबाइल था। वो समझ गया कि याले को भी पता चल गया। याले, अर्शद भाई, जरमील। याले की आती जाती सांसें रुक गई थी। इसका दिल धड़कना भूल गया था। अक्ल खुद से बेगाना वो सारे होश हवास खोती चली गई। इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे बगैर इसकी आँख खुली तो गहरी अंधेरी कब्र में खुलेगी, क्योंकि जिस्म से रूह निकलते हुए महसूस की थी। जब मकरो लो, वो तुझ दोनों बहन पड़ा शांति हो। इतने घंटों की मुसाफत के बाद हुनैन अफरीदी बीबी जान के बताए हुए एड्रेस पर कोयटा पहुंच गया। लाल ईंटों से बना एक शानदार और आलीशान बंगला वाकई त्वचा का मरकज़ था। बाहर से बहुत ज़बरदस्त और खूबसूरत तरीन कारीगरी की गई थी, लेकिन अंदर से इसे ज़्यादा हसीन डेकोरेट किया गया होगा। हुनैन अफरीदी ने गाड़ी यहीं घर के बाहर साइड पर पार्क कर दी। गाड़ी से बाहर निकलकर गाड़ी लॉक की और अब दरवाजे के बाहर खड़ा होकर बैल बजाने लगा। चौकीदार ने दरवाजे में बनी छोटी सी खिड़की खोलकर झांका था। जी कहिए, किससे मिलना आपको। चौकीदार ने अपने पठाने वाले लहजे में सवाल किया। जी मुझे जहारा बेगम से मिलना है। आप इनसे कहिए हुनैन अफरीदी कराची से आए। अच्छा जी, तुम रुको, मैं हम बोलता है जाकर। चौकीदार खिड़की बंद करके वहाँ से चला गया। हुनैन अफरीदी को शदीद कोफत होने लगी। इतनी देर हो गई थी मगर अभी तक कोई अंदर से नहीं आया। शाम का वक्त हो चला था, सूरज ढलने लगा था। रात के साए अपने पर फैलाना शुरू कर रहे थे। इसने सोचा एक बार फिर बैल बजाए कि इतने में पूरा दरवाज़ा खुल गया। हुनैन अफरीदी ने देखा बीबी जान की उम्र की कोई खातून थी। इसने झुककर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो, आओ अंदर आओ। जहारा बेगम ने बुजुर्गाना शफ़क़त से इसके सर पर हाथ फेरा। वो हुनैन अफरीदी को देखकर बहुत खुश हुई थी। इसे देखकर इन्हें अपना मसला हल होता नजर आया, अपनी मुश्किल आसान होती नजर आई। हुनैन अफरीदी जहारा बेगम के हमरा अंदर दाखिल हुआ। अंदर जाकर बहुत बड़ा सा लॉन था, जिसे देखकर लगता था कि इस पर बहुत मेहनत की गई है। फिर इसकी नज़र इस सब्ज़ी से भरे लॉन के बीच पे
खूबसूरत से वाइट हाउस पर पड़ी। हुनैन अफरीदी ने मतलाशी नज़रों से इस खूबसूरत से घर को देखा और दाद दिए बिना नहीं रह सका। आपका घर बहुत खूबसूरत है। हुनैन अफरीदी में सबसे अच्छी बात यही थी वो खूबसूरत शय के दिल से तारीफ़ करता था। ठीक है बेटा, तुमने घर वाकई बहुत खूबसूरत है, मगर घर के अंदर के लोगों के दिल इतने ही बदसूरत और छोटे हैं। जाने कि इनकी ज़ुबान से बेसाख्ता ही बात भेज ली। मगर हुनैन अफरीदी की बिल्कुल समझ में नहीं आया। वो कंधे उचकाता कॉरिडोर से अंदर दाखिल होता हुआ हालनुमा कमरे में आया, जिसे टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम की शक्ल दी गई थी, जिसे बहुत सी खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। हर शय चमक रही थी। सफ़ेद मार्बल के फर्श पर मामूली सी भी गर्द का नामो निशान नहीं था। दिल लगाकर सफाई की गई थी। आपका घर अंदर से बहुत साफ़ सुथरा है, बहुत खूबसूरत डेकोरेट किया गया। ये हाल यकीनन अच्छी सैलरी मिलती है होगी आपके मुलाजमों को। नहीं, वो सैलरी नहीं लेती, बल्कि यहाँ रहने की कीमत चुकाती है। और ये घर मुलाजमों के सहारे नहीं, सिर्फ इस अकेली जान के सहारे से चलता। वही इस घर की सफाई सुथराई से लेकर किचन तक को संभालती है। इसी की जिम्मेदारी है। किसकी? आप किसकी बात करिए? वो इनकी बातों से उलझ सा गया। लारोश अगोलान, मेरी इकलौती मरी हुई बेटी की इकलौती बेटी, जिसे इसकी माँ पैदा होते करते ही दुनिया से चली गई। लारोश अगोलान के जिक्र पर जहारा की ज़ईफ़ आंखों में नमी सी भरने लगी, जिसे हुनैन अफरीदी ने बकौर देखा। थोड़ा दुख भी हुआ, मगर इसका तासुर ज़्यादा देर नहीं रहा कि इसके मोबाइल पर समिया जैदी की कॉल आ रही थी। हुनैन अफरीदी के चेहरे पर खुशी के रंग छलकने लगे। इसने फ़ौरन जहारा बेगम को एक्सक्यूज़ मी कहकर कॉल रिसीव की। हाय, हेलो हनी जानू, कहाँ हो? यार बताया तो था, बीबी जान के काम से कोयटा आया हुआ। हाँ याद है। अब ये बताओ वापसी कब तक होगी? सच्ची में तो बोर हो गई। ओ रियली? ऑफ कोर्स डार्लिंग। ओके, मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूँगा। वो धीरे से मुस्कुरा दिया। मैं वेट करूँगी तुम्हारा, और मुझे यकीन है कि तुम भी मेरे बिना बोर हो रहे होगे। हुनैन अफरीदी सामने नजर उठी, जहाँ ऊपर सीढ़ियों से एक नाजुक अंदाम सी खूबसूरत सुर्ख और सफ़ेद रंगत वाली लड़की नीचे उतरी थी। टाइट जीन्स पर फिटिंग की छोटी सी बेबी पिंक टी शर्ट पहने, शोल्डर कट भूरे बालों को लहराती वो नीचे आ रही थी। हुनैन अफरीदी ने सोचा शायद ये लारोशा गोलान है, जिसका जिक्र भी थोड़ी देर पहले वो सुन चुका था। मोहतरमा घर के साथ साथ खुद अपने ऊपर भी खास तवज्जो देती हैं, बहुत फुर्सत से अपना ख्याल रखती हैं। बोलो हनी, ऐसा ही है ना? वहाँ से समिया जैदी ने वसूख से कहा। हुनैन अफरीदी बुरी तरह चौंक कर रह गया। क्या क्या ऐसा ही है डियर? हुनैन, समिया जैदी बुरी तरह चिल्लाई थी कि हुनैन अफरीदी को अपना सेलफोन कान से दूर करना पड़ा। वो ऐसी थी, पूरा पूरा हक जताती थी। हुनैन अफरीदी पर अपना मामूली सी भी इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं करती थी। आई एम सो सॉरी यार, क्या कहा है तुमने? प्लीज़ फिर से कहो ना, प्लीज़ डॉली। हुनैन अफरीदी से मनाने के लिए इसी तरह से जानू, डियर, डॉली वगैरह के नाम प्यार भरे निक नेम से पुकारता तो वो खुश हो जाया करती। यही कि मेरी कमी बहुत महसूस करोगे। कंपनी कंपनी तो यहाँ भी अच्छी मिल जाएगी। वो इस लड़की के खुले होशरुबा हुस्न को देखकर मुँह में बड़बड़ाया, मगर बड़बड़ाहट समिया जैदी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, वरना भी इतने घंटे तक इसकी क्लास हो जाती। हुनैन, मुझे लगता है तुम्हें लंबे सफ़र की थकान होगी। जाओ पहले फ्रेश होकर रेस्ट करो, फिर मुझे कॉल बैक करना। मगर इससे पहले मुझे ये बता दो, क्या होगे कब तक? समिया जैदी ने फिर पूछा गया सवाल दोबारा दोहराया। अरे यार, कल लंच हम साथ करेंगे, राइट? ओके डन, एंड टेक केयर। फिर कुछ और थोड़ी देर इधर उधर की बातें करके फ़ोन ऑफ कर दिया। हाँ दादू, ये कौन है? इसी खूबसूरत लड़की ने जहारा के पास आकर हुनैन अफरीदी की बलोरी आंखों में देखा। ये हुनैन अफरीदी है, मेरी कज़न का पोता, कराची से मुझे और लारोश को लेने। व्हाट? मगर ये कैसे मुमकिन है? वो हुनैन अफरीदी की मौजूदगी की परवाह के बगैर बिगड़ कर बोली। क्यों मुमकिन नहीं है? जहारा बेगम ने नहायत नागवार नज़रों से अपनी पोती को देखा। दादू, आप जानती हैं क्यों मुमकिन नहीं है? वैसे भी आपका जाना तो बनता है, मगर लारोश, आई थिंक आपको माँ जान से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसने नहायत सुकून से कहा था और एक अदा से अपने बालों के पीछे हाथ से झटका अपने शोल्डर कट बालों को हाथ से झटका। खैर ये तो बात की बात है, मगर मेरा ख्याल है तुम शायद कहीं जा रही हो। इन्होंने इसकी तैयारी को देखा। जहारा कुमारी की ड्रेसिंग एक आंख नहीं भाती थी। वो इसको अगर रोकती टोकती तो सबसे पहले इसकी माँ, इनकी बहू लागुल जाहिल औरतों की तरह लड़ना शुरू कर देती, इसलिए उन्होंने इसे कुछ भी बोलना छोड़ दिया था। जी दादा, इरादा तो था, मगर घर में भी तो मेहमान आए हुए, इन्हें भी तो कंपनी की ज़रूरत होगी। मारूख ने मुस्कुराती हुई खूबसूरत नज़रों से खूबसूरत से हुनैन अफरीदी का चेहरा देखा। इसकी ड्रेसिंग से मारूख ने अंदाज़ा लगा लिया वो किसी अच्छी फैमिली का होगा, शायद अमीर भी। और वो तो वैसे भी खूबसूरत डैशिंग लड़कों की कंपनी खूब इंजॉय करती थी, इसलिए इसके सर्कल में लड़कियों से ज़्यादा लड़कों से अच्छी फ्रेंडशिप थी। इसका फ़ायदा फ़िक्र करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। हुनैन अभी यार लंबे सफ़र की वजह से थक भी बहुत गया होगा, वो इस वक्त आराम करेगा। चल बिस्ती जी नहीं होगी। इन्होंने मारूख को नापसंदीदा नज़रों से देखा और हुनैन अफरीदी को अंदर की तरफ जानिब लेकर बढ़ गई। हुनैन अफरीदी मारूख शाह को एक गहरी नज़र से ऊपर से नीचे तक देखता हुआ जहारा बेगम के साथ हो लिया। मारूख को जहारा का खुद को ऐसा बिहेवियर सख्त नागवार गुजरा, इसे अपनी हुनैन अफरीदी के सामने इंसल्ट फील हुई। ऐसा लगा जैसे जहारा ने जानबूझकर इसके हुनैन अफरीदी के सामने बेइज्जती की हो। मैंने खुद से पैर पटकती अपनी माँ जान के बेडरूम की सिम पड़ी, ताकि जहारा की शिकायत लगा सके। माँ जान, मारूख ज़ोर से दरवाज़ा खोलती हुई अंदर दाखिल हुई। लाला गुल किसी से फ़ोन पर महवे गुफ्तगू थी। मारूख को इस तरह गुस्से से अंदर तनफन करते अंदर दाखिल बात को समेटा और फ़ोन बंद करके इसके पास है। क्या बात है स्वीटी, क्यों इतने गुस्से में हो? लाला गुल ने इसके शोल्डर कट भूरे बालों को
संवारा था। माँजान आप दादो को समझा लें, इन्होंने मेरी किस कदर इंसल्ट की है। तलखी से नहायत बदतमीजी से जहाना बेगम की शिकायत की। गुस्से की लाली इसके खूबसूरत से चेहरे से छलक रही थी। मगर क्यों इन्होंने फिर तुम्हारी ड्रेसिंग को लेकर कुछ कहा? तो तुम तो अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जा रही थी, तो बेबे से कैसे टकराव हो गया? लाला गुल की भी बहुत बुरा लगा। एक ही तो बेटी थी, इनकी हाथ धो के पीछे पड़ी रहती थी। लाला गुल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि मारूख को कोई कुछ भी कह दे। फूलों की तरह रखती थी वो मारूख को। मारूख ही तो ने जलील कराएगी एक दिन। जी माँजान, मैं वहीं के लिए निकल रही थी कि बीच में दादू और इनकी कज़न का पोता आ गया। बस मेरी किस्मत ही ख़राब कि मैंने सिर्फ इनसे ये कह दिया कि आज मैं नहीं कहीं नहीं जाऊँगी, आपके मेहमान को कंपनी दूंगी। बस मेरा यही कहना था कि दादू को इतना बुरा लगा कि इन्होंने घर आए मेहमान की भी परवाह नहीं की। अच्छी खासी तौहीन और बेइज्जती कर दी और अपने कज़न के पोते को इस तरह अंदर लेकर चली गई, खुदा ना ख्वास्ता मैं इसको अपने साथ बाहर ही ना ले जाऊँ। डिस्कस्टिंग। और आपको एक बात और बताऊं, इन्होंने प्लान भी बना लिया। वो लारोशा गोलान को लेकर कराची जाने की तैयारी कर रही है। मारूख ने लाला गुल को एक एक बात बता दी, बस जिससे लाला गुल का पारा हाई होने लगा। ऐसा वो सोच भी कैसे सकती है कि लारोशा गोलान को लेकर कराची चली जाएंगी? इस घर से अगर लारोशा गोलान जाएगी तो इसका जनाजा ही बाहर जाएगा। खुद तो बड़ी बी कब्र में लटकी पड़ी है, जाने कब और किस वक्त सांस रुक जाए। इतना लंबा सफ़र कर लेंगी वो? लाला गुल ने जहाना बेगम के लिए नहायत ही नाजेबा गुफ्तगू की। ये तो आपको वही बताएंगी। जाहिर सी बात है, जब कराची से अपनी कज़न के पोते को बुलवाया तो जाने का ही प्लान होगा। मैं भी देखती हूँ वो लारोशा गोलान इस घर से कदम भी कैसे बाहर निकालती है। मगर कराची में इनके कौन सी कज़न रहती है जिसका पोता यहाँ इन्हें लेने आया? आई डोंट नो, मगर हुनैन अफरीदी नाम ले रही थी दादू इसका। हुनैन अफरीदी? इन्होंने धीरे से नाम दोहराया। बहुत ज़्यादा दिमाग पर जोर डालने के बाद भी इनको याद आ गया कि हुनैन अफरीदी कौन है। लाला रुख ने लाला गुल के सोचते चेहरे को बगौर देखा। अभी आप किन सोचों में पड़ गई? सच्ची माँजान, मुझे इस वक्त शदीद किस्म का गुस्सा आ रहा है और आप यूँ आराम और फुर्सत से बैठे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मारूख ने मुंह फुलाकर लाला गुल को देखा। अरे बेवकूफ़ लड़की, जानती भी हो कि हुनैन अफरीदी कौन है? खुशी से वो निहाल होगी। मुझे क्या पता, और आप यूँ खुश हो रही हैं जैसे किसी मुल्क के किसी सदर का बेटा आया हो हमारे घर। लाला गुल की खुशी से पसंद नहीं आई। हाँ, तुम नहीं जानती हो इसलिए बेजारियत से दिखा रही हो। चलो मैं बताती हूँ। हुनैन अफरीदी समद अफरीदी का छोटा बेटा है। माँ जान, अब ये समद अफरीदी कौन है? वो शदीद कोफत का शिकार होगी। समद अफरीदी एक मशहूर बिजनेस टाइकून, बल्कि यही नहीं, वो एक बहुत बड़े ज़मींदार भी हैं। दौलत तो जैसे इनके घर की बांधी अमीरों के जाने कौन से नंबर में समद अफरीदी का शुमार होता है। इनके पास इतना पैसा है कि अगर सात पुश्ते भी बैठ कर खाएँ तो कम ना पड़े। और इनका बेटा हमारे छोटे से घर में आया, पगली हमारे तो भाग जाग गए। किस्मत ने हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक दी है। जाओ इसे वेलकम करो। अगर अफरीदी ख़ानदान से हमारा रिश्ता जुड़ जाए तो हमारे दोबारे न्यारे हो जाएंगे। सोचो इससे कितने फ़ायदे होंगे हमें तुम्हें, और सबसे बढ़कर तुम्हारे डैड के बिज़नेस को। अफरीदी ख़ानदान से रिश्ता जुड़ने पर तुम्हारे डैड का बिज़नेस चांद तारों को छूने लगेगा। मारूख, तुम खूबसूरत हो, अक्लमंद हो। हुनैन अफरीदी को अपना असीर बनाने में तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस तुम्हारी एक बार हुनैन अफरीदी से शादी हो जाए। लाला गुल ने मारूख को सुनहरे सुनहरे ऊंचे ख्वाब दिखाने शुरू कर दिए। और वो ठहरी बचपन से शौख मजाज, रंगीन तबीयत की मालिक, हुसन परस्त, दौलत परस्त, जो अपने से नीचे देखना भी पसंद नहीं करती थी। चल लो, शहर वसे नहीं, चोर चुके पहले आ गए। हाल हुनैन अफरीदी ने कार कदम रखिया, नहीं तो ब्याह की प्लानिंग भी हो गई है। इसलिए इसकी जितनी भी लड़कियों से फ्रेंडशिप थी, सबके सब हाई सोसाइटी में मूव करते थे। मगर फिर भी सब लड़कों को एक पलड़े में और हुनैन अफरीदी को एक पलड़े में रखा जाए तो सबसे भारी पलड़ा हुनैन अफरीदी का ही होता। और मारूख को मजीद से मजीद हासिल करने की ख्वाहिश थी, इसलिए पूरी कोशिश करेगी कि हुनैन अफरीदी को हासिल कर ले। हुनैन अफरीदी से ना सिर्फ बेशुमार दौलत मिलेगी बल्कि शोहरत भी हासिल होगी। माँजान, आपका इरादा और ख्याल बुरा नहीं है। हुनैन अफरीदी से मुझे लग्जरी, दौलत और शोहरत मिलेगी। मेरे डैड का बिजनेस ऊंचाई इस बुलंदी पर चमकेगा जिसकी ख्वाहिश आपको मुझे है, और मैं हुनैन अफरीदी की ज़रूर अपने हुसन का असीर करूँगी। मारूख शाह की आंखों में हुनैन अफरीदी को पाने का जज्बा जोश मारता दिखाई दिया था। वेरी गुड माई स्वीट हार्ट, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। लाला गुल ने मारूख शाह का रुखसार थपथपा कर इसे शाबाशी दी। अब चलो हम भी हुनैन अफरीदी से मिले। वो दोनों खड़ी होकर बाहर जाने लगी कि लाला गुल ने मारूख का शाना थाम लिया। और एक बात और कि हुनैन अफरीदी जब तक यहाँ है तुम्हें अपनी दादू की कड़वी कसेली बातों को सब्र तहम्मुल से कड़वे जहर की तरह घूंट घूंट हलक में उतारनी होगी। इनसे अपना रवैया दुरुस्त रखना होगा, इनसे प्यार से पेश आना होगा ताकि हुनैन अफरीदी पर अच्छा असर पड़े। क्योंकि सुना मैंने यही है कि सुलझोग अफरीदी और हुनैन अफरीदी अपने वालिदैन की इज्जत अपनी जान से बढ़कर करते हैं। डोंट वरी माँजान, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इसने इठला के बालों को झटका था। गुड माई चाइल्ड, बट माँजान एक प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी मुस्कुराहट एकदम ही लबों से गायब हो गई। वो क्या? लारोश अगुला? लारोश? मगर कैसे? माँजान, आपने कभी इसको गौर से देखा? इसके सादे हुस्न और बेइंतहा खूबसूरती पर अगर हुनैन अफरीदी मन मिटा तो लाला गुल ने इसके होंठों पर अपनी अंगुष्ठ शहादत रख दी। पागल लड़की, लारोशा गुलान मेरे बबरक शाह की होने वाली बीबी है। ये बात हम इससे पहले ही बावर करा देंगे, और फिर बावर कराने की जरूरत भी क्या है? लारोशा गुलान जैसी बेवकूफ़ लड़की की पसंद करेगा भी कौन? ये तो हम लोग हैं जो इस जैसी लड़की को अपने घर की बहू बनाएंगे, वरना इसकी औकात ही क्या है? लाला रुख ने आंखों ही आंखों में इसकी पूरी ज़ात की धज्जियाँ बखेर दी। यू राइट माजा, लारोशा गुलान को तो बबरक भाई की रख सकते हैं।
ये भी सिर्फ मजबूरी है, अगर वो हमारे घर से चलेगी तो हमारे घर की सफाई सुथराई कौन करेगा, हमें अच्छे अच्छे मज़ेदार खाने जायकेदार खाने बनाकर कौन खिलाएगा। और भी मेरे बहुत से काम है जो वो करती है जिससे मैं मुतमिन रहती हूँ। ये बात तो आप 100% दुरुस्त कह रही हैं माँ जान, मेरे भी कितने काम है जो वो करती है और आप तो जानती हैं कि मुझे इसी के हाथ के काम पसंद है। बट माँ जान, मेरी एक बात समझ में नहीं आई, बबरक भाई कशमाला और लारोश से एक साथ शादी कैसे कर सकते हैं? बबरक कशमाला और लारोश से शादी भले एक साथ कर लेगा, मगर सुहागरात वो सिर्फ कशमाला के साथ ही मनाएगा। रह गया लारोश का गुलाम, तो वो जिस कमरे में पड़ी है सारी ज़िंदगी वहीं पड़ी रहेगी। और आपको लगता है कि दादू ऐसा आपको करने देंगी? मारूख ने आबरूज कही। तुम्हारी दादू की ज़िंदगी कितनी रह गई है मेरी जान? आज नहीं कल नहीं, इनकी लाज बीमारी इनको ज़्यादा दिन नहीं जिंदा रहने देगी। दोनों के तंज़िया और बेहंगम कह के रूम में गूंजे थे। अच्छा बहुत देर होगी, चलो चले हुनैन अफरीदी से मिलने। ओ यस माँ जान। वो दोनों चलती भी नीचे आई जहारा के बेडरूम में। अस्सलाम वालेकुम बेटा। लाला गुल चहकती भी जहारा के बेडरूम में दाखिल हुई और नहायत मसनूई शफ़क़त से हुनैन अफरीदी के सर पर हाथ फेरा। जहारा अच्छी तरह लाला गुल की एक्टिंग समझती थी, वो जानती थी मारूख से होने वाली गुफ्तगू वो लाला गुल को जाके बताएगी ज़रूर, जिसका नतीजा वो अपने सामने देख रही थी। इन दोनों माँ बेटी की यहाँ मौजूदगी का मकसद वो जानती थी, मगर खुद इन्होंने क्या सोचा था वो तो इन माँ बेटी के फरिश्तों को बेलम नहीं था। और इससे पहले कि लाला गुल और मारूख अपने नापाक इरादे में कामयाब होती, वो इस नापाक इरादे के खात्मे का सोच चुकी थी। लाला गुल तो हुनैन अफरीदी के पर यूँ प्यार निछावर करी थी जैसे हुनैन अफरीदी कराची से दूर यहाँ कोयटा में इसी प्यार के लिए तो आया। वो तो सही मानो में इनके ऐसे मसनूई प्यार और इनकी अदाकारी से घबरा के रह गया। एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। वो तेरी से लाला गुल से अलग हुआ और ज़रा फासले पर जाकर खड़ा हो गया, मगर लाला गुल को अपने अमल के हुनैन अफरीदी का रद्द-ए-अमल पर ज़रा भी बुरा नहीं लगा, बल्कि इनको तो हुनैन अफरीदी की शक्ल में अपनी इकलौती चाहिए थी बेटी। मारूख का मुस्तकबिल, अपनी जान से अजीज़, अपने दिल के टुकड़े बबरक शाह की मज़ीद बढ़ती कामयाबी, अपने शौहर के बिज़नेस में चार चांद, ये सब वो हुनैन अफरीदी में देख रही थी। हुनैन अफरीदी को जाने कि उनका अंदाज़ लब लहजा सब बनावटी सा लग रहा था। इस कदर हैवी मेकअप ज्वेलरी में नहाई भी वो हुनैन अफरीदी को किसी नमूने से कम नहीं लग रही थी। जब इस उम्र में ये हालत, तो जवानी में जाने क्या होगा। इसे लाला गुल से अजीब सी कराहियत से महसूस हुई। इसने अपनी नज़रों का ज़ाविया बदल लिया। अरे बेबे, आप भी कहाँ? हुनैन बेटे को अपने छोटे से घुटे हुए बेडरूम में ले आई। मैंने तो हुनैन बेटे का सुनते फ़ौरन लारोशते कहकर मारूख के बराबर वाला बेडरूम खुलवा दिया, जो नहायत ही कुशादा और हवादार और रोशन है। वहाँ हुनैन को ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होगी। लाला गुल ने इतनी नरमी से कहा जैसे नरमाहट इसके लब लहजे का खास हिस्सा, मगर जहाना से बेहतर कौन समझ सकता था लाला गुल को। इन्होंने नहायत तंजिया नज़रों से देखा। नहीं प्लीज़, इस तकल्लुफ़ की जहमत मत कीजिए, क्योंकि मैं कोई आधे घंटे में ही जहाना आंटी को लेकर कराची के लिए रवाना हो जाऊँगा। हुनैन अफरीदी को पहले तो नहीं, मगर लाला गुल की मौजूदगी से ज़रूर घुटन होने लगी, और सबसे ज़्यादा इनके नॉन स्टॉप बोलने वाली आदत से बेजार सा हो गया। अरे इतनी जल्दी आप नहीं जा सकते, लाला गुल के बोलने से पहले मारूख ज़ोर से बोली। हुनैन अफरीदी ने रुख को तिरछा करके मारूख के खुले हुस्न को मुस्कुरा के देखा। मेरे कहने का मतलब, आप हमारे घर पहली बार बतौर मेहमान आए, इसलिए कुछ दिन तो आपका यहाँ हमारे मेहमान गरीब खाने में रहना बनता है। मारूख ठहरी कॉन्फिडेंट, नहाई थी बोल्ड। इसके ख्याल में ज़रा देर करना खसारा है, इसलिए बड़े धड़ल्ले से मारूख ने हुनैन अफरीदी का हाथ थाम लिया। हुनैन अफरीदी ने पहले इसके हाथों में दबा अपना हाथ देखा, फिर इसके चेहरे का बगौर देखा, जिस पर हाइट लाइट सा मेकअप किया हुआ था। हुनैन अफरीदी को खूबसूरती अट्रैक्ट करती थी, मगर इन लड़कियों में से कोई चार्म नहीं लगता जो खुद आगे हाथ बढ़ाए। और हुनैन अफरीदी को ऐसी लड़कियों से सख्त चिढ़ थी, जैसे कि अभी इसी वक्त मारूख से होगी। ऐसा लगा जैसे वो सिर्फ इसके इशारे के इंतजार में अपने पूरे वजूद समेत इसकी झोली में गिरने को तैयार है, लेकिन मारूख से कोई दिलचस्पी महसूस नहीं हुई थी। चल मारूख, तेरी जल्दबाजी से तेरी कहानी तो गोल हो गई। सॉरी मिस, इसे इस लड़की का नाम नहीं मालूम था, इसलिए कुछ भी बोले बगैर अपना हाथ इसके हाथों से छुड़ा लिया। मारूख ने खुद ही अपना तारुफ करवाना ज़रूरी समझा। जी तो मिस मारूख, आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि मुझे सुबह होने से पहले अपने घर में होना है। ये तो सरासर नाइंसाफ़ किया हुनैन बेटा हमारे साथ। अब आप यहाँ आए हो तो यहाँ रुको कुछ दिन। मारूख तुम्हें ये शहर घुमाएगी, सैर कराएगी। बेटा आप दोनों मिलकर खूब इंजॉय करना ये चंद दिन। लाला गुल इस खजाने की चाबी को अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहती थी। वो किसी भी तरह हुनैन अफरीदी को यहाँ रोककर मारूख को इसके करीब करना चाहती थी। तुम लोगों ने क्या बच्चे को अपनी फजूल बातों में उलझा दिया? हुनैन अभी इतने लंबे सफ़र से थक कर आया, कुछ एहसास करना चाहिए इस बात का। इसलिए इन सब बातों को छोड़ो, हुनैन को आराम करने दो, वो फिर फ्रेश होकर खाना खाएगा। हुनैन अफरीदी के बोलने से पहले जहारा ने बोल दिया। वहीं लाला गुल जहारा की फजूल बातों पर सरता पास सुलग कर रह गई थी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं बेबे। हुनैन बेटा चलो, आपको अब बेडरूम आपको दिखा दूँ, वहाँ आराम कर लो, फिर रात का डिनर हम सब मिलकर खाते हैं। इतने में फवाद और बबरक भी आ जाएंगे। लाला गुल जहारा की क्लास को बाद में रखते हुए हुनैन अफरीदी को जाने सा नज़रों से तकने लगी। नहीं प्लीज़, मैं यहीं कुछ देर बैठ जाऊँगा, आप मेरे लिए कोई तरद्दुद या तकलीफ़ ना करें। हुनैन अफरीदी वहीं पास रखी चेयर पर विराजमान होकर मुबादब इसका हाथ पकड़ के न ले जाए, मगर अभी लाला गुल बोलती कि जहारा ने इनकी बात काट ही दी। जहारा बहू जाओ और किचन में कुछ मज़ेदार सी डिशेस बनवा लो हुनैन के लिए, वो कुछ देर में आ रहा है। जी बेहतर बेबे। लाला गुल दान चबाती खून ख्वार नज़र से जहारा को देखती मारूख को लिए वहाँ से कमरे से निकलती चली गई, क्योंकि इनकी बर्दाश्त ख़त्म ना हो जाए और हुनैन अफरीदी के सामने कोई ऐसी बात मुँह से ना निकल जाए।
कि इनका इंप्रेशन गलत पड़ जाए, मगर लाला गुल की हरकत हुनैन अफरीदी की नज़र से चुप ही नहीं रह सकी। माजन ये कि आपने दादो को सुनाई क्यों नहीं? वो इतना कुछ बोल रही थी और आपने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। मारूफ बुरी तरह भड़की थी। बेवकूफ़ी की बातें मत करो मारूफ। बेबे से बात बिगाड़ने का मतलब हुनैन अफरीदी को खो देना। तुम यूँ करो, कोई दूसरे कपड़े पहन के आओ, कोई अच्छा शलवार कमीज़ पहन लो। मैं ज़रा इस लारोश की बच्ची को देखती हूँ, इसने आज खाने में क्या बनाया। मैं मेन्यू में मज़ीद डिशेज़ बनवाती हूँ जब तक तुम्हारे डैडी और बबरक भी आ जाएंगे। ओके। इसने सूट चेंज करने पर कड़वा सा मुँह बनाया। मेरी जान, मैं जो करी तुम्हारे भले के लिए करी हूँ। सारी ज़िंदगी राज करोगी और अपनी माँ जान को दुआएं दोगी। मारूफ अपनी माँ जान की बातों को बगौर सुनती मुस्कुरा दी, क्योंकि वो जो भी कह रही थी वो करने चाह रही थी बिल्कुल दुरुस्त था। ऑल राइट माँ जान, फिर तो दादू की कुछ कड़वी कसेली बातों को दिल पर पत्थर रखकर सुनना ही पड़ेंगे, एंड ऑफ कोर्स बर्दाश्त भी करना पड़ेंगी। येस माई चाइल्ड। दोनों ने शातराना ऊंचा कहका लगाया। आंटी प्लीज़, मुझे वाकई किसी शय की तलब नहीं है। आप जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें अभी निकलना है। लाला गुल और मारूफ की फजूल हरकतों से वो सख्त बेजार हो गया था। बेटा पहले खाना खा लो, फिर मैं तुमसे तफसील से बात करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी मदद ज़रूर करोगे। बेटा मैं फिर अभी तुम लारोश से भी नहीं मिले। उफ़, हुनैन अफरीदी का दिल अपना सर पीट लेने को चाहा था, लेकिन वो भी इन दोनों से कम नमूना नहीं होगी। वो सिर्फ सोच कर रह कर लारोशा को लाने मिनटों में 2-3 डिशेस मज़ीद बना ली। गुड़िया के नो कमेंट्स। लाला गुल के हुक्म पर सारा खाना टेबल पर चुन दिया, और ये सारा काम वो आज मामूल के मुताबिक अकेले कर रही थी। आज चूँकि काम थोड़ा ज़्यादा हो गया था, इसलिए इसके जिस्म के एक हिस्सा पहले से ज़्यादा दुख रहा था। हल्का से फीवर भी हो गया। हाँ तो लारोश, टेबल पर सारा खाना चुन दिया? मारूफ अंदर दाखिल होती हुई बोली। से देखते लारोशा गुलान पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। पर्पल एंड पिंक इम्तजाज के कुर्ते पजामे में बड़े से दुपट्टे को संभालती वो हर दिन से अलग और खूबसूरत लग रही थी। बेशक मारूफ बहुत खूबसूरत थी, मगर आज तो इसका हुस्न सराहे जाने के काबिल था। ये बनाओ सिंगार, ये नाजो अदा, ये एहतमाम ऐसे तो नहीं, यकीनन आज कोई ख़ास मेहमान है जिसकी बदौलत आज मारूफ ने एहतमाम ये बनाओ सिंगार किया। महारानी साहिबा, अगर सोचो कि दरिया से बाहर निकलो तो कुछ अर्ज़ कर सकती हूँ? लाला गुल ने लारोशा गुलान को तंजी और काटदार नज़रों से घूरा था। वो बुरी तरह चौंक कर रहेगी। वो जानती थी अगर वो मानी जाने के साथ थोड़ी बहुत रायत बरतती हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ जहाना बेगम की वजह से इनकी इसकी ढाल बनकर इन दोनों के बीच आयल है। जहारा बेगम सिर्फ लारोशा गुलान की वजह से लाला गुल को इतना सुनाती थी कि, मगर लाला गुल भी कहाँ चुप रहने वालों में से थी। खरी खरी ज़ुबान दराजी करती थी, हालांकि वो इतना समझाती थी कि मत बोला करे। नानो क्यों उलझती हैं आप मुमानी जान से? आप जानती तो इनकी आदत को। फिर मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। वो जो कुछ कहती है मैं खामोशी सुनकर दरगुजर कर देती हूँ। फिर जब नसीब में है ये सब लिखा तो किस्मत को क्या दोष देना। अच्छी बहुत है, मैं लारोशा गुलान भी। लारोशा गुलान मायूसी की चादर ओढ़े जहारा का दिल खून खून कर देती। अरे ऐसे कैसे नहीं उलझूँ? वो होती कौन है तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करने वाली? सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं मजीद इसे नाइंसाफ़ी करने से नहीं रोक पाती। इस पूरे इतने बड़े घर की सफाई तुम करती हो, घर की किचन की जिम्मेदारी तुम्हारे स्पुर्द। चलो मैंने ये भी बर्दाश्त कर लिया, मगर जब वो तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करती है मुझे बहुत बुरा लगता है। ऊपर से गुस्सा तुम्हारे ऊपर आता है कि तुम खामोश क्यों रहती हो, कुछ बोलती क्यों नहीं? नानो आपने शायद गौर से सुना नहीं, मुमानी जान ने क्या कहा है। हाँ हाँ सब सुना है, मगर याद रखना मैं सब कुछ होने नहीं दूंगी। अगर वो समझते कि बबरक जैसे लोफर आवारा लड़के से तुम्हारी शादी कर लेगी तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तुम्हारा मुस्तकबिल बर्बाद नहीं होने दूंगी। तुम्हारी शादी इसके साथ करा कर मजीद दुखों गमों के समंदर में नहीं धकेलूंगी। जहाना की बातों से वो एक पल को सहम कर रह गई। नानो यकीन करें मुझे कोई इतराज़ नहीं है। मैं यही तो मेरा ठिकाना, मेरा आखिरी आसरा है। इस घर का सारा काम करती हूँ, मानी जान की कड़वी कसेली बातें सुनती हूँ, इनके जुल्म सहती हूँ, तो यकीन मानिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो बबरक से मेरी शादी करके उम्र भर के लिए मुझे अपना गुलाम बनाना चाहती तो कोई बात नहीं। मैं अपने नसीब से मुकद्दर से नहीं लड़ सकती। जब मगर होला कराला फिर बबरक ना ब्याह। अभी मैं तो हूँ ही बदनसीब। 1 साल की थी जब अपने माँ बाप को एक जानलेवा एक्सीडेंट में खो दिया। ददियाल वालों ने छूत समझ कर नाता तोड़ लिया। ऐसे में आपने ही तो मुझे पाला, मेरी परवरिश की। मुमानी जान ने अपने घर में जगह दी, मैं इनका एहसान कैसे भूल सकती हूँ? सतलब लहजे में कहते हुए इसकी हिन्नी आंखों में एक समंदर सा ठहर गया, जैसे इसने जहारा से छुपाने के लिए रूखी मोड़ लिया। मगर जहारा की ज़ईफ़ और ज़ीरक निगाहों से इन हिन्नी आंखों में तैरता दर्द छुपा नहीं रह सका। जहारा का दिल जैसे कट कट कर गिरने लगा। लारोशा गुलान के सामने जाकर खड़ी हो गई थी। इसका खूबसूरत चेहरा अपने हाथों के प्याले में भर लिया। इसकी रोशन पेशानी पर प्यार की मोहर सबत करती। मेरी जान, तूने इस एहसान का बदला सूद समेत चुका दे। तू फिक्र मत कर, मैं अपनी लारोश शहजादी को जहन्नुम से नजात दिलाऊंगी। तेरे खूबसूरत और प्यारे चेहरे की तरह तेरा नसीब बहुत खूबसूरत और ताबनाक है। देखना बहुत जल्द मेरी शहजादी को खूबरू शहजादा आएगा और इस कैद खाने से आज़ाद करा कर ले जाएगा। अच्छा जी। नानो आप भी ना। मुनामा आंखों से झेंप कर रहेगी तो और नहीं तो क्या। मैं तेरी शादी इस बदमाश बबरक से कभी नहीं होने दूंगी। नानो बबरक आप इकलौते पोते भी हैं, बस यही तो गम है। मगर मुझे अपने इकलौते पोते से बढ़कर अपनी फूलों सी नाजुक नवासी लारोशा से इस प्यारी है। लारोशा गुलान जहारा के गले से लग गई। अपनी सोचों को सोचती वो किचन का बाकी अधूरा काम समेटने लगी। डाइनिंग टेबल पर सब इकट्ठे हो गए थे सवाई लारोशा गुलान के। ये लारोश कहाँ है? जहारा को चेयर पर बैठते सबसे पहला ख्याल लारोशा गुलान का ही है। बेबे मैंने इसे कमरे में भेजा तैयार होने के लिए। लाला गुल ने अपनी चालाकी और होशियारी के घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए। मैं तो वहीं कमरे में आ रही हूँ, मुझे तो लारोश नज़र नहीं आई।
जहाना को लाला गुल की सारी शातराना सोचों का इल्म था, लेकिन किसी काम में लगा दिया होगा। एक टाइम का खाना बच्ची से कौन से नहीं खाती थी। अरे बेबे, आप भी किन चक्रों में पड़ गई। अच्छा ऐसा बबरक, तुम जाओ लारोश को लेकर आओ। फवाद शाह ने पास बैठे बबरक शाह को हुक्म दिया। बबरक शाह की तो जैसे बात ही खुल गई। वो होंठों पर मुस्कुराहट लिए अपनी चेयर से खड़ा हो गया। फवाद शाह को लाला गुल फ़ोन पर ही हुनैन अफरीदी के बारे में सब कुछ बता चुकी थी। बहुत खुश हुए। इन्हें भी अभी से अपने बिजनेस सितारों को छूता नजर आ रहा था। वो हुनैन अफरीदी से खुशकुन गुफ्तगू में मसरूफ़ हो गए थे। इधर बबरक शाह झूमता हुआ लारोश और जहारा के मुश्तरका बेडरूम में दाखिल हुआ। लारोश और गुलान फ्रेश होकर वॉशरूम से निकली थी। बबरक शाह की बेबाक नजरें जैसे इसके सरापे में जैसे सुराख कर रही हो। लारोश और गुलान इस पर की नज़र इस पर उठी तो दिल शिद्दत से चाह के इसकी ये गलीज आंखें इसके मकरूर चेहरा अपने नाखूनों से बुरी तरह नोच डाले, जो हम्मा वक्त खुद को बड़ी सी चादर में छुपाए रखती थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त मुँह हाथ धोने की वजह से चादर वहीं बेड पर रखी थी। इसका ख्याल यही था कि टेबल पर खाना लगा दिया तो सब घर के अफराद खाना खाने में मसरूफ़ हो गए हैं। मगर वो भूल गई कि बबरक शाह जैसे सिफ्त इंसान से हर शय की तवक्को है। इस वक्त बबरक शाह को अपने बेडरूम में देखकर इसका खून बुरी तरह खोर उठा। लारोश गुलान ने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर बेड पर पड़ी चादर उठाई, खुद को इस चादर में छुपा लिया। सवाए चेहरे के जिस्म का कोई हिस्सा नज़र नहीं आ रहा था। कम से कम अगर किसी के रूम में आते तो दरवाज़ा नॉक करके आते, इतने तो मैनर्स होने चाहिए। लारोश गुलान के चेहरे पर हद दर्जा बेजारियत और नागवारियत के साए मंडलाने लगे। और ये कोई अब से नहीं, बचपन से लेकर शाह की मंजिल पर कदम रखने के बाद वो हमेशा से इसे चिढ़ती आई थी। ऐसा लगता था इसकी शक्ल देखते कोई कड़वा बादाम उसके मुंह में आ गया। मेरी जान, तुम किसी की कहाँ हो? अपनी तो मेरी होने वाली बीवी। और ये तो तुम हर वक्त बड़ी सी चादर में खुद को छुपाए रखती हो ना, शादी के बाद मैं तुम्हें ये बड़ी सी चादर ओढ़ने नहीं दूंगा। बेडरूम की चार दीवारी में तो बिल्कुल भी नहीं। बबरक शाह बगैर इसकी बेजारी तो नागवारियत को खाते में लाए इसके खूबसूरत चेहरे पर अपनी नजरें गाड़े खड़ा था। लारोशा गुलान इसको बुरी तरह घूर के रह गई। इसके चेहरे से इसकी फजूल बातों से सख्त नफरत करती थी। बस चलता तो सफ़ा हंसती से इसका नापाक वजूद ही मिटा देती। इतने जालिम नजरों से ना देखो, वरना मैं अपनी हदूद खो बैठूंगा। चेहरे पर मकरूम मुस्कुराहट लिए इसकी जानी तो जला गया। आप काम की बात कीजिए, यहाँ तशरीफ़ लाने की जहमत क्यों की? लारोशा गुलान ने इसके सिमत से रुख मोड़ लिया। बबरक शाह चलता हुआ इसके एक कदम के फासले पर आ ठहरा था। आह, इसने एक ठंडी सांस भरी। सच्ची तुम्हें देखने का दिल चाह रहा था। लारोशा गुलान ने चेहरा घुमाकर इसे देखा। इसकी नज़दीकी पर इसको सख्त कोफत हुई। बबरक शाह इसकी आंखों में झांकने लगा। अब शाबाश, इस वक्त अपनी ये चादर उतार दो, मैं तुम्हें दिल भर के देखना चाहता हूँ। दौर फिटे मुँह। बबरक शाह था देर अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सके। इसने लारोशा गुलान की चादर थाम कर हटाना चाहिए। बबरक शाह, लारोशा गुलान ने इसके गाल पर बेसाख्ता हाथ छोड़ दिया। ये क्या बदतमीजी है बबरक शाह? आपको शर्म आनी चाहिए। मुझसे ना सिर्फ ऐसी घटिया फजूल बात करते हुए बल्कि ऐसी नाजेबा हरकत करते हुए भी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे सब हरकतें सख्त नापसंद है। गुस्से और गम की शिद्दत इसका सांस फूलने लगा। इसका रवा रवा इस लम्हे को कोस रहा था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे भी मुझ पर हाथ उठाने की? आंखों में चिंगारियां भरे वाला लारोशा गुलान को घूरा था, जैसे आंखों से निकलते शोरों से भस्म कर डालेगा। बहुत गरूर है तुम्हें खुद पर, अपनी खूबसूरत सी गोरी चमड़ी पर। याद रखना लारोशा गुलान, जिस दिन ये फासले ख़त्म हुए, जिस दिन तुम मेरे निकाह में, इस दिन मैं तुम्हारी औकात बताऊंगा। तुम्हारे जिस्म का रिशा अलग कर दूंगा। तुम्हारे जिस्म पर इतने ज़ख्म लगाऊंगा कि मरहम भी लगाना चाहो तो भी तकलीफ़ होगी। और वह अज़ियतनाक ज़िंदगी दूंगा कि खुद से भी पनाह मांगोगी। मिस लारोशा गुलान, तुम्हें मेरी बेइज्जती की सज़ा अपनी ज़िंदगी देकर चुकानी होगी। बबरक शाह लारोशा गुलान के एक थप्पड़ से बफरा हुआ शेर बन गया। इसका तो बस नहीं चल रहा था कि अभी इसी वक्त लारोशा गुलान से अपने थप्पड़ का जवाब ले ले। और लारोशा गुलान वो तो जैसे सुनाटे में आ गई, अंदर ही अंदर सहम सी गई। बबरक शाह की ऐसी बातों से इसका रवा रवा काम उठा था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि बबरक शाह बदले की आग में इस कदर जल रहा है। और वो ये भी जानती थी कि बबरक शाह इसे अपनी बेइज्जती, अपनी तज़हीक और तदलील का बदला ज़रूर लेगा। बबरक शाह बदकुमाश एक आवारा भंवरा किस्म का इंसान था, जो कभी किसी एक शाख पर बसेरा नहीं करना जानते। इसे लारोशा गुलान जैसी दबोच सुकड़ी सिमटी डरपोक लड़कियाँ पसंद नहीं थी। मगर जाने कब और कैसे इस पर नज़र ठहरी कि इसे भी वो अपनी हवस का निशाना बनाकर छोड़ देता। मगर जहाना इसके आगे मजबूत चट्टान बनकर खड़ी थी। यही वजह थी कि वो अभी तक अपने नापाक और गलीज़ इरादों में नाकाम ही रहा। मगर इसका हल इसने निकाल लिया। अपनी माँजान लाला गुल को बड़ी मुश्किल से मना लिया कि वो लारोशा गुलान से निकाह कर लेगा। और लाला गुल को भी अपने घर के लिए एक मुफ्त की मुलाजमत चाहिए थी। वो भला अपना कैसे नुकसान करती है। अपने मफाद के लिए लारोशा गुलान को अपनी बहू तस्लीम कर लिया। फिक्र मत करो, ज़्यादा दिन नहीं है तुम्हें मेरे बेडरूम में आने में, काटदार लबो लहजे में कहते हुए जैसे इसकी जान ही तो निकाल गया। लारोश, जहाना ने पीछे से पुकारा। जहाना की आवाज़ सुनकर लारोशा गुलान की रूह जैसे जिंदा हो गई। जहाना आगे बढ़ी और नहायत बुरी तरह से बबरक शाह को घूरा, जिसका बबरक शाह पर कोई असर नहीं हुआ। तुम अभी तक यही हो, चलो खाना खा लो। इन्होंने बबरक शाह को नज़रअंदाज किया और लारोशा गुलान का हाथ पकड़ के वहाँ से निकले। इसकी बकवास पर ज़रा ध्यान मत देना, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जहाना को लारोशा गुलान ने सहमी हुई नज़रों से देखा। इसका मतलब बबरक शाह की सारी गुफ्तगू सुन चुकी थी। जहाना ने लारोशा गुलान की सहमी भी इन्हीं आंखों में बगौर झांका। बबरक शाह की बातों से वो किसी खौफजदा चिड़िया की तरह हो गई थी। मगर जो वो सोच चुकी थी, जहाँ पर और जिस जगह पर वो लारोशा गुलान को देख रही थी, वहाँ बबरक शाह पर भी नहीं मार सकता था। वो दोनों डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम। नज़र झुकाए लारोशा गुलान ने धीमे से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। हुनैन अफरीदी ने
बलौरी आंखें ऊपर उठाई, मगर ये नज़र बहुत आम सी थी, बल्कि लारोशा गुलान को देखकर अंदर एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। इस कदर खुद को इतनी बड़ी चादर में ढांपा हुआ था, सवाई चेहरे के अलावा जिस्म का कोई हिस्सा नज़र नहीं आ रहा था। इस घर में भी एक से एक नमूना, एक है तो जिसका सिरे से दुपट्टा ही गायब है, और दूसरी ने कपड़े का पूरा थान खुद पर लपेटा हुआ है। हुनैन अफरीदी सिर्फ सोच कर ही रह गया। बैठो बेटा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। लाला गुल ने लारोशा गुलान को नर्म मुलायम नज़रों से देखा और इतनी शरीनी अंदाज में बात की, कुछ पल के लिए तो वो हैरान ही रह गई, मगर हुनैन अफरीदी पर नज़र उठी तो लाला गुल का जानिसारा अंदाज समझने में देर नहीं लगी। हुनैन अफरीदी तो वैसे भी खाने का बहुत शौकीन था, हर डिश बिला तरद्दुद और बेल तकल्लुफ़ के खा रहा था। वो किसी को जहमत देने का मौका नहीं दे रहा था कि मारूक या लाला गुल कोई डिश खुद इसके आगे पेश करती। लगता है हुनैन को खाना बहुत पसंद है, फवाद शाह ने बुजुर्गाना शफकत से पूछा। ऑफ कोर्स, खाना वाकई बहुत लजीज और मज़ेदार बना, और चूँकि मैं मज़ेदार खाने खाने का ही शौकीन हूँ, मेरी मामा के हाथ में बहुत जायका है, इसलिए वो भी मुझे ऐसे बहुत मज़े मज़े के खाने बनाकर खिलाती है। माँ के जिक्र पर हुनैन अफरीदी के चेहरे पर नरम सा जज्बा था। लगता तो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, अपनी माँ तो होती है ऐसी चीज़ है, मगर लारोशा गुलान के नसीब में भला माँ का प्यार कहाँ था। तुम्हें खाना पसंद आया तो समझो लारोश की मेहनत वसूल होगी, जहारा ने सच बताना ज़रूरी समझा। जहारा की बात पर हुनैन अफरीदी ने लारोशा गुलान का झुका सर देखा, जो शायद किसी गहरी सोच में गलता थी। खाना इन्होंने बनाया? हुनैन अफरीदी की आवाज़ पर लारोश ने सर उठाया था। हाँ, आज की सारी डिशेस लारोश ने बनाई हैं। जहारा ने फ़क्रिया नज़र से लारोशा गुलान को देखा। अपना यूँ डिस्कस किया जाना लारोशा गुलान को कंफ्यूज कर गया। इसने खौफज़दा नज़र से डरते डरते लाला गुल को देखा, जो नहायत गुस्से और खा जाने वाली नज़रों से जहारा को देख रही थी। वेरी गुड, आप तो वाकई तारीफ़ किए जाने के मुस्तहिक हैं। हुनैन अफरीदी ने मुस्कुराते हुए लारोशा गुलान को देखा। हुनैन अफरीदी तो वैसे भी दिल में कुछ नहीं रखता था, जो दिल में होता वही ज़ुबान पर होता, मगर इसकी सच्ची तारीफ मारूक का दिल ज़रूर चला गई। लारोशा गुलान का तो वह हाल था, काटो तो बदन में खून नहीं। वो तो वैसे भी ज़रा सा खाना प्लेट में निकाल कर चुग रही थी, वो भी हुनैन अफरीदी की बात पर छोड़ दिया। अरे बेटा, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, लारोश वाकई बहुत मज़ेदार खाना बनाती है, मगर मेरी मारूक तो इससे भी ज़्यादा जायकेदार खाना बनाती है। लाला गुल को लारोशा गुलान का यूँ सराहे जाना सख्त जहर लग रहा था। वेरी नाइस। हुनैन अफरीदी ने मारूक को तैयारी को ही देखा था, पर समझ नहीं आया कि कुछ देर पहले की ड्रेसिंग और अब की ड्रेसिंग क्या मानी रखती है। और नहीं तो क्या। अच्छा, एक काम करो, मारूक जाओ और हुनैन के लिए अच्छा सा कावा बना के लाओ। लाला रुख ने मारूक को हुक्म दिया तो मारूक का चेहरा देखने लायक था। ये फ़क्त चेहरा हुनैन अफरीदी की नज़र से छुपा नहीं रह सका। वो इतने मज़ेदार खाना खाने के बाद अपने मुँह का जायका ख़राब नहीं करना चाहता था। नहीं नहीं, प्लीज़ आप ये जहमत मत कीजिएगा, क्योंकि मैं सबस कहवा बिल्कुल नहीं पीता। हुनैन अफरीदी ने सहूलत से इनकार कर दिया। मगर बेटा, मारूक बहुत मज़े का सबस कहवा बनाती है, आप पीकर देखो, ज़िंदगी भर जायका मुँह से नहीं जाएगा। हो सकता है ऐसा ही हो। इसने भरपूर तंजिया नज़रों से सजी सवरी मारूक को देखा, और ये तंजिया नज़रें जहारा से छुपी नहीं रह सकी। वो नीचे चेहरा की हल्के से मुस्कुरा दी। मगर प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, मैं वाकई सबस कहवा नहीं पीता। इस वक्त सिर्फ थोड़ा आराम करूंगा, फिर वापसी के लिए भी निकलना है। हुनैन अफरीदी खड़ा हो गया। वाकई बहुत थकन महसूस कर रहा था। एक तो लंबे सफ़र की थकान, ऊपर से लाला गुल और मारूक की बात और हरकतों ने जहनी तौर पर भी थका दिया। इसे शदीद तलब हुई थी कुछ नहीं तो 1 घंटा आराम ही कर ले। हाँ हुनैन, तुम मुझे वाकई थके हुए लग रहे हो, चलो आप मेरे बेड पर ही कुछ देर के लिए आराम कर लो। जहाँ इसको अपने साथ अपने बेडरूम में लेके, जबकि पीछे लाला गुल और मारूक तो देखते कि देखते रह गई। इस दौरान फवाद शाह भी आराम के घर से अपने बेडरूम में चले गए। अब तुम क्या मुँह लेकर बैठी हो, बस करो, बहुत खा लिया, उठो इन सबको समेट, बर्तनों को समेटो। जहारा का सारा गुस्सा फिलहाल लाला गुल ने लारोशा गुलान पर ही निकाला। वो तो वैसे भी खाना नहीं खा रही थी, इससे पहले कि मजीद बेइज्जती होती वो फ़ौरन से पेशतर खड़ी हो गई। इसी वक्त बबरक शाह भी अपने कमरे से निकला। ओके माजान, मैं जा रहा हूँ, एक फ्रेंड का फ़ोन आया। तुम डाइनिंग टेबल पर क्यों नहीं आए, खाना भी नहीं खाया? लारा का सारा गुस्सा बबरक शाह को देखते उड़न छू हो गया। आज रात दोस्तों के साथ डिनर पार्टी वहीं खा लूँगा। ठीक है जाओ। बबरक शाह जानकर लारोशा गुलान से टकराता हुआ आगे बढ़ा था। लारोशा गुलान जीत जान से जलकर ही तो रह गई। इसने हिरनी आंखों में गुस्सा लिए से देखा तो बबरक शाह नहायती बेहूदगी से मुस्कुराता, फ्लाइंग किस फेंकता, एक आंख दबाता वहाँ से निकलता चला गया। जंगली जाहल वहशी। लारोशा गुलान अंदर ही अंदर से कोसती गालियाँ देती, बर्तनों का अंबार समेटती रही। माजान, मुझे सख्त बोरियत हो रही है इस ड्रेस में, तो ऐसा लग रहा है मेरे जिस्म पर एलर्जी को होगी, और जैसे मैं जल्द से जल्द चेंज करूँगी। नहीं, जब तक हुनैन अफरीदी घर में मौजूद है तुम ड्रेस चेंज ही नहीं करोगी। माजान, आई स्वेयर अब ज़्यादा देर अपने जिस्म पर इस सूट को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, और वैसे भी हुनैन अफरीदी को लेकर दादो अपने रूम में जा चुकी, तो मैं भी अपने फ्रेंड के साथ घर जा रही हूँ। मारूख, मैं तुम्हें मना कर रही हूँ, जब तक हुनैन अफरीदी इस घर में मौजूद है ना तो तुम ये सूट उतारोगे, ना ही घर से बाहर जाओगी। लाला गुल ने हल्के से डपटा था। माँ जान, वो बुरी तरह जिद होगी। मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, इसमें तुम्हारा और हम सबका ही फ़ायदा है। तुम यही कोशिश करना कि हुनैन अफरीदी को उस दिन यहाँ रोक लें, इसके आगे पीछे फिरो, इसको अपने हुस्न अदा का दीवाना बनाओ, क्या वो तुम्हारा दामन छोड़कर भाग ही ना सके कहीं। लाला गुल ने प्यार से इसकी गाल पिचका रहे थे। ऑल राइट, फिर मैं अपने बेडरूम में कोई इंग्लिश मूवी ही देख लूँ, ताकि कुछ बोरियत तो दूर हो। बड़ी गुलामती बंदी है। इसने लाला गुल की बात मान ली थी और अपने बेडरूम में जाने के लिए खड़ी होगी। मेरी अच्छी और प्यारी बेटी। लाला गुल ने खड़े होकर इसकी पेशानी पर बूसा लिया। अब ऐसा लारोश, तुम यूँ करो, ऊपर मेरे लिए एक कप गर्म कॉफ़ी ले आओ। मारूख ने साथ ही बर्तन समेटती लारोशा गुलान को हुक्म सादिर किया। लारोश, छोड़ो ये सब और जाओ मारूख को जो कुछ चाहिए से दो, बाद में ये सब कागज समेट लेना। लाला गुल ने लारोशा गुलान को सख्ती से हुक्म दिया। एडी कोई रियासती शहजादी है ना मारूख? जी बेहतर।
लारोशा गोलान बर्तन वहीं रखती किचन में आई ताकि मारूफ के लिए काफ़ी बनाकर ऊपर ले पहुंच जाए। रात के 3 बज रहे थे। घर का हर फर्द गहरी नींद में ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहा था, सिवाय 2 लोगों के, एक जहारा और दूसरी लारोशा गोलान। हुनैन अफरीदी का सोने का कोई इरादा नहीं था। इसने तो बस इतना सोचा, वह 1 घंटा लेटेगा फिर जहारा को लेकर चला जाएगा। फिर इसकी थकन चेहरे से होती हुई आंखों पर ठहरी। जाने वो और कब तक सोता। जैसे इसे महसूस हुआ धीरे धीरे इसे कोई पुकार है। वो कोई ख्वाब समझ कर झुठला देता, मगर अब किसी ने मिसेस का शाना थाम कर पुकारना शुरू कर दिया। किसी के अचानक पुकार, किसी की दबी दबी सिसकियाँ। ये कोई ख्वाब नहीं है शायद। हुनैन अफरीदी ने हौले से आंखें खोली थी। जहारा इसके चेहरे पर छुपी इसको नरमी से पुकार रही थी। जहारा किस तरह पुकारने पर इन बिलोरी आंखों में जितनी हैरत हो कम थी। और ऊपर से साइड में बड़ी सी चादर में ढकी छुपी लारोशा गोलान इस वक्त यहाँ क्या कर रही थी और वो इस तरह सिसक क्यों रही थी। हुनैन अफरीदी तेजी से उठा। आंटी खैरियत तो है ना? सब कोई मसला हो गया क्या? जहारा की बुढ़ी आंखों में कुछ था। हुनैन अफरीदी की समझ से बाहर था, मगर हाँ, इनकी आंखों में ठहरी नमी से इसका माथा जरूर ठनका। बेटा, मैं तुम्हारे पास बहुत आस से आई हूँ, तुमसे कुछ मांगने आई। तुम्हें अपने चाहने वालों का वास्ता, मुझे खाली हाथ मत लौटाना। इनके लबो लहजे में नहायत आजी थी, अल्तजा थी। वो कच्ची नींद समेत लम्हा भर के लिए चकरा के रह गए। नानो प्लीज़ ऐसा मत करें, ये गलती है, ज्यादती है इनके साथ। लारोशा गुलान जहारा का कमज़ोर शाना था। हमें मिन्नत करी थी, मगर जहारा इसके एक भी सुनने की रवादार नहीं थी। और हुनैन अफरीदी लारोशा गुलान को इस तरह रोते और जहारा से जो मिन्नत करते देखकर मज़ीद उलझन का शिकार हो गया। मगर फिलहाल ये उलझने का वक्त नहीं था। रात के इस पैर जहारा जो इसकी दादों की तरह थी, वो अपनी मिन्नत किए जाना से अच्छा नहीं लगा। इसलिए वो बेड से नीचे उतर एक सरसरी से नज़र काली चादर में छुपे चेहरे पर डाली। जहारा का भीगा चेहरा देखा। आंटी, आप प्लीज़ मुझे बताइए, आखिर बात क्या है? आप इस तरह क्यों रो रही हैं? मुझे बहुत परेशानी हो रही है। तुम पहले मुझसे वादा करो, मैं तुमसे जो मांगूंगी मुझे दोगे। इन्होंने बाकायदा आगे बढ़कर इसके दोनों हाथ थाम लिए। ऑल राइट, मगर आप बताइए तो सही। बेटा लारोश, मेरी नवासी से निकाह कर लो, इसे इस जहन्नुम से आज़ाद कर दो। व्हाट? ये शॉक्ड हुनैन अफरीदी के लिए बहुत शदीद था और झटका भी इतना ज़बरदस्त था, कैसे लगा जैसे इसकी दिमाग की रग फट जाएगी। ये आप क्या कह रही हैं? इसने अपने दोनों हाथ जहारा के हाथों से निकाल लिए। बेटा, तुमने मुझसे वादा किया था। जहारा की बुढ़ी आंखों में इस कदर बेबसी थी कि बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गया। नानो प्लीज़ मुझे बेमाया मत करें। मैं जैसी भी ज़िंदगी जी रही हूँ, मैं इसमें खुश और मुतमईन हूँ। लारोशा गुलान को अपना यूँ बेमाया होना रुला रहा था। हुनैन बेटा, मेरी ज़िंदगी ज़्यादा दिन की नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है, वो भी आखिरी स्टेज पर। मगर शायद अब तक के चंद सांसें मेरे रब ने इसलिए मुझे अता किया कि मैं लारोश को किसी मजबूत और महफूज हाथों में सौंप सकूं। और अल्लाह ने मेरी सुन ली। तुम मेरे सामने आए तो मुझे लारोश का मुस्तकबिल, इसकी ज़िंदगी महफूज लगी। मैं जानती हूँ अगर लारोश के नाम के साथ तुम्हारे ख़ानदान का नाम जुड़ जाएगा तो इस पर मामूली सी भी आँच नहीं आएगी। लेकिन अगर ये यहाँ रहेगी तो ये सब घर वाले मिलकर इसे, मेरी बच्ची को ज़िंदा दरगोर कर देंगे, कतरा कतरा करके मार देंगे। मेरी मासूम बिन माँ बाप की बच्ची घुट घुट के मर जाएगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती, तुम लारोश को अपना नाम दे दो और इसके सर पर अपने नाम के तहफ़्फ़ुज़ की रिदा उड़ा दो। इसे इस जहन्नुम से निकाल दो, दूर ले जाओ इन सब की नज़रों से, और बहुत दूर। जहारा ने हुनैन अफरीदी के आगे अपने दोनों हाथ जोड़ दिया। प्लीज़ आंटी, मुझे शर्मिंदा मत करें, इस तरह मेरे आगे हाथ जोड़कर। आप मेरी बड़ी है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हुनैन अफरीदी ने जहारा के दोनों जोड़े हुए हाथ थाम लिए। तो बेटा मेरी झोली भर दो। आंटी, आप जो कह रही है मुझे नहीं पता क्या दुरुस्त है क्या गलत, क्योंकि कल आपकी बहू ने आपकी नवासी को अपनी बहू और अपने बेटे के मंगेतर कहकर मुझसे मुतारिफ करवाया था। बकवास करती है वो। बबरक एक अयाश और बाश किस्म का लड़का है। वो लारोश से निकाह ज़रूर करेगा, मगर इसे प्यार की जूती का भी दर्जा नहीं देगा। लाला गुल लारोश को इस घर की नौकरानी बना के रखना चाहती है ज़िंदगी भर के लिए, वरना क्या मैं जानती नहीं वो बबरक की शादी अपने ख़ानदान में करेगी। मुझे तो इस मसले का हल लगते हो। मैं अपनी खाली झोली तुम्हारे पास लाई हूँ बेटा, इसमें मेरी लारोश की खुशहाल ज़िंदगी की भीख डाल दो। जहारा ने अपना सफ़ेद दुपट्टा इसके आगे फैला दिया। हुनैन अफरीदी सिर्फ देख कर ही रह गई। इसकी बलोरी आंखों में उलझन ही उलझन थी। इसकी एक सोच ये भी थी कि वो फंस ना जाए। आंटी, मगर सुबह सबको सब कुछ पता भी तो चल जाएगा, तब क्या होगा? तब तक तुम दोनों शहर की हदूद से बहुत दूर निकल चुके होगे। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। अब भी तुम दोनों का निकाह हो जाएगा, ठीक 15 मिनट बाद तुम दोनों यहाँ से निकल जाओगे। तुम्हारी गाड़ी बाहर ही खड़ी है, यहाँ से तुम दोनों को बाहर मैं निकाल दूंगी। आंटी, एक बार फिर सोच ले, आप बहुत मुश्किल में आ जाएंगे ये सब करके। जहारा लारोश गुलान को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी मुश्किल में डाल रही थी, इसका भी इसे एहसास हुआ था। बेटा, बुढ़िया की ज़िंदगी बची कितनी है जो मुश्किल में आएगी। हाँ, लारोश को इस जहन्नुम से निकालने के बाद सुकून से मर ज़रूर सकूँगी। नानो, लारोशा गुलान बिलखते हुए जहारा से लगी थी। हुनैन अफरीदी ने आंसू से भीगे चेहरे को बगौर तका, मगर इसे देखकर सवाए कोफत की और कुछ नहीं हुआ। इसने एक सर सांस भरते हुए इसकी जानिब से रुख ही फेर लिया। कोई 10 मिनट में इन दोनों का निकाह भी हो गया। लारोशा गुलान से लारोश हुनैन का सफ़र इसने चंद मिनटों में तय किया, चंद लम्हों में तय किया। तकदीर के भी अजीब निराले खेल हैं जो इसके वहमो गुमान में भी नहीं था, वो हो चुका था इसके साथ। लारोशा गुलान जहारा से लिपट के बेतहाशा रोती थी। हुनैन अफरीदी इसके रोने से मज़ीद कोफत का शिकार होगा, मगर इसकी कोफत पर समिया ज़्यादा हावी होगी। जहारा को अपनी कज़न, अपनी अजीज़ चांद सहेली के पोते पर बेइंतहा प्यार है। बहुत नेक, सादतमंद, फरमाबरदार बच्चा था। यकीनन इनका फ़ैसला गलत नहीं था। वो जो इनकी जान लारोशा गुलान के लिए मसीहा बन के आया था। इन्होंने बेसाख्ते ही आगे बढ़कर इसका चेहरा थाम कर इसकी रोशन पेशानी पर प्यार भरा बूसा लिया।
हुनैन अफरीदी के प्यार करने पर हौले से झेम कर रह गया। नानो मुझे खुद से दूर मत करें। वो एक बार फिर इनसे लगी रोने लगी थी। बच्चों जैसी बातें मत करो, अब तुम्हारा सब कुछ हुनैन ही है। बैठो जल्दी से गाड़ी में, कोई यहाँ आगे तो बहुत बड़ी क़यामत आ जाएगी। जहां ने से ज़बरदस्ती खुद से अलग करके फ्रंट सीट पर बैठाया। ड्राइविंग सीट तो हुनैन अफरीदी संभाल चुका था। अब इजाज़त दीजिए। हुनैन अफरीदी ने झुककर जहारा को देखा था। हाँ बेटा जाओ, खैर खैर से जाओ, मगर तुमसे एक रिक्वेस्ट और भी करनी है। जी कहिए। मेरी लारोश से अगर नादानिस्त की में कोई गलती हो जाए तो नादानी समझ के माफ़ कर देना। इसने 20 साल तकलीफ़ों में गुजारे, दुनिया की समझ नहीं है, सिर्फ घर की चार दीवारी में इसने अपनी ज़िंदगी गुजारी। तुम बहुत ख्याल रखना मेरी लारोश का। जी बेहतर, अल्लाह हाफिज़। हुनैन अफरीदी ने गाड़ी स्टार्ट की, तेज़ी से गाड़ी आगे बढ़ा ली। लारोश ने पीछे मुड़कर देखा। जहारा मौलवी साहब को पैसे देकर चौकीदार के साथ रुखसत करी थी और अब इनकी चाहती हुई गाड़ी को देखने लगी। वह लारोशा गुलान की निगाहों से ओझल हो गई थी। लारोशा गुलान ने चादर मुँह पर रखे बिना आवाज़ के एक बार फिर से सक से सक कर रोना शुरू कर दिया। अच्छा आसिया भाभी, नजमा ने हौले से पुकारा था। नजमा, आसिया बिलखती नजमा के गले से लगी। नजमा मेरा बच्चा, मेरा ज़रमील अंदर आईसीयू में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। सारे डॉक्टर्स नाउम्मीद हो चुके हैं। नजमा अगर ज़रमील को कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी, ज़िंदा नहीं रहूंगी। इनका पूरा वजूद हिचकियों की जद में था। इनका रवा रवा तड़प रहा था, बिलख रहा था। अल्लाह न करे आसिया भाभी, नजमा भी तड़प के रहेगी। इंशाल्लाह हमारे ज़रमील को कुछ नहीं होगा। बहुत सारे हादिस की अल्लाह की बारगाह में ज़रमील की ज़िंदगी मांगने के लिए उठे। नजमा तो खुद बेइंतहा रो रही थी कि ठीक से तसल्ली भी नहीं दी जा रही थी। और ज़रमील को इस हाल में पहुंचाने वाला अरशद दीवार से टेक लगाए सर को शर्मिंदगी से झुकाए ज़मीन में गड़ा जा रहा था। ज़रमील की इस हालत का जिम्मेदार वही तो था, मगर अब तक किसी ने भी इसे कसूरवार नहीं ठहराया था। हजूम के कटहरे में नहीं खड़ा किया, जो इसके लिए मज़ीद शर्मिंदगी का बायस था। इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि अपनी नज़र उठाकर इस तड़पती बिलखती रोती फरियाद करती माँ को देख लेता, इनसे अपने किए की माफ़ी मांग लेता। बस कर दें आसिया भाभी, वरना आपकी अपनी तबीयत ख़राब हो जाएगी। राबे तो खुद बेबसी के मारे रो दी, मगर आसिया की हालत खुद इनसे भी नहीं देखी जा रही थी, तो उन्होंने आसिया को खुद से लगा लिया। नहीं राबे, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। मेरा बच्चा अंदर तकलीफ़ में, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इनका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। किसी पल सुकून नहीं आ रहा था। दिल अजीब वसवसों का शिकार था। डर और खौफ अंदर कुंडली मार रहे थे, कोई अनहोनी ना हो जाए, ज़रमील को कुछ हो ना जाए। मम्मी प्लीज़ संभाले खुद को, ज़रमील भाई को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगे। हीरा ने डरी डरी तसल्ली दी, वरना अंदर से वो भी बहुत खौफजदा थी। दिल रो रहा था, अपने भाई की ज़िंदगी की दुआ मांग रहा था। 12 घंटे के तवील इंतज़ार के बाद ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर्स निकले थे। सलीम अहमद, फ़हीम अहमद और आरफिन तेज़ी से आगे बढ़े। कैसी तबीयत है डॉक्टर ज़रमील की? किस कदर बेसब्री थी इनके लब लहजे में। शुक्र है इस रब्बुल इज़्ज़त का, इसने आपके बेटे को नई ज़िंदगी दी। डॉक्टर्स अपने कामयाब ऑपरेशन से बहुत खुश थे। शुक्र है परवरदिगार का। तीनों ने अपने रब के बारगाह में शुक्र सजदा अदा किया। सलीम अहमद और फ़हीम अहमद तो फ़ौरन ही मस्जिद चले गए। नफल शुक्राने की नमाज़ अदा करने के लिए, सदक़ात और खैरात अदा करने, वो अपने रब का जितना शुक्र अदा करते कम था। गरीब और मस्किनों को खैरात तकसीम की थी। ईदी में कुत्ती ही दे के पहुँचाई गो कि वो अपनी तिजोरियों के दिल खोल कर मुँह खोल लिए थे। सब ने अपने अपने तरीके से अल्लाह के हुज़ूर शुक्राना अदा किया। आसिया तो सजदे में गिर के हिचकियों से रोने लगी। इनका बेटा ज़िंदगी की जंग जीत चुका था। राबी और नजमा ने भी जाए नमाज बिछाई, शुक्राने के नफल अदा किए। इस सब के दौरान किसी को भी याले का कोई ख्याल नहीं आया। जब मामला बेहतर हुआ तो हीरा ने गौर किया याले यहाँ मौजूद नहीं थी। इसका तो इस वक्त यहाँ मौजूद होना बहुत ज़रूरी था। हीरा चूँकि कॉलेज गई थी, इसलिए घर में अरशद और ज़रमील के दरमियान होने वाली तकरार से बेखबर थी। मम्मी याले कहाँ है? वो अस्पताल नहीं आई नहीं है क्या? हीरा को याले की मौजूदगी पर बहुत अफसोस हुआ। दुख तो सिमरन पर भी हुआ, क्योंकि ज़रमील सिमरन को बहुत चाहता था। हीरा और सिमरन में कोई फ़र्क नहीं रखता था, फिर इन दोनों की गैर मौजूदगी इसके दिमाग में किसी गड़बड़ के होने की घंटियाँ से बजने लगी। हाँ नजमा भाभी, याले को क्यों नहीं लेकर आई? हालात चाहे जो भी रहे, ज़रमील याले का शौहर है, इस हकीकत को हम झुटला नहीं सकते। याले का यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। राबे को याले की कमी शिद्दत से महसूस हुई। नजमा ने शर्मिंदगी से आसिया को देखा, फिर राबे को। याले को जब ज़रमील के बारे में पता चला तो इसी वक्त बेहोश हो गई थी। अर्शद ने फ़ौरन डॉक्टर सादिया को बुलवाया तो याले के शौक की कैफियत में बताया। इसके दिलो दिमाग पर ज़बरदस्त धचका लगा और दूसरी बात के वो खामोश हो गई थी। दूसरी बात क्या नजमा भाभी? राबिया ने बगौर इसका चेहरा देखा। दूसरी बात यह कि याले फिर से उम्मीद से। क्या मगर नजमा? आसिया और राबिया पर तो जैसे हैरानगी के पहाड़ टूट पड़े। वो ठीक से समझ नहीं पा रही थी कि सब कैसे हुआ, और इनकी सोच को नजमा ने पढ़ भी लिया। इस्लामाबाद में याले और ज़मील एक साथ एक होटल और एक ही कमरे में 2 दिन साथ रहे थे। फिर नजमा से आगे कुछ नहीं कहा कि आसिया ने नजमा को देखा ज़रूर था, मगर सोचो के ताने बाने सिर्फ और सिर्फ एक ही नुक्ते पर उलझे हुए थे कि अगर ऐसी बात यहाँ तक पहुँची तो फिर याले ने ज़मील को छोड़ के अरशद का साथ क्यों दिया? फिर तो नजमा भाभी आप इस वक्त घर जाएँ, याले के पास यहाँ मैं हूँ। आसिया भाभी हैं, और फिर अल्लाह का बहुत बहुत करम है कि ज़मील भी ख़तरे से बाहर है। राबिया ने संजीदगी से नजमा को देखा। हाँ याले के पास मकसूम है, वो ख्याल रखेगी। अब फजर की अज़ान भी होने वाली है, मैं फ़जर की नमाज़ अदा करके फिर ज़मील को देखकर चली जाऊँगी। चलें ठीक है। राबिया और नजमा दोनों एक साथ वज़ू करने आए। वो सुबह फजर की नमाज़ के बाद कराची की हदूद में दाखिल हो गए थे। इस वक्त हुनैन अफरीदी की इतनी बुरी हालत ही किसी नहीं याद पड़ता कि कभी इस हाल से भी गुजरा होगा। वो एक तो नींद, ऊपर से शदीद भूखने से बिल्कुल जैसे तोड़ के रख दिया था। वो तो वैसे भी भूख का बहुत कच्चा था, जो मज़ीद वो कोफत और बेजारी का शिकार था। इसकी सबसे बड़ी वजह फ्रंट सीट पर बैठी
बड़ी सी चादर में लिपटी है लड़की, जिसे अब तक सिर्फ रोते हुए देख और सुन रहा था। जैसे चुप कराने की इसने जहमत भी गवारा नहीं की। प्लीज़ खुदा के लिए आप खामोश होंगी। आखिरकार वो लारोशा गुलान के रोने से बुरी तरह थक चुका था, बेजार हो चुका था, मगर लारोशा गुलान ने तो जैसे ना चुप होने की कसम खाई हुई थी। हुनैन अफरीदी की भी बर्दाश्त अब ख़त्म होगी, इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। फॉर गॉड से चुप हो जाइए, वरना यकीन जानिए मैं आपको अभी और इसी वक्त गाड़ी से नीचे उतार दूंगा। बेहिसी और सख्ती की सारी हदें तोड़ दी थी इस वक्त हुनैन अफरीदी ने लारोशा गुलान इसके उतारने पर बुरी तरह सहम करे इसकी बलोरी आंखों में तकने लगी, जहाँ ज़माने भर की बेजारी थी। आई स्वेर अगर अब आपकी मुझे इतनी सी भी आवाज़ आई तो मैं कोई लिहाज नहीं करूँगा और ना ही कोई रायत। हुनैन अफरीदी ने गुस्से से कहते हुए लारोशा गुलान की सहमी सहमी खौफजदा हिरनी आंखों में बकौर देखा और फिर निगाहों का रुख फेर कर नजरें विंडो स्क्रीन पर जमा दी थी। इसका जहन बुरी तरह थक चुका था, बल्कि इसका एक एक आज़ाद दुख रहा था और पेट में अलग भूख से आंतें कुलगुला पड़ रही थी। इससे इतनी बड़ी गलती हो गई थी कि अपने खाने पीने से भरा बैग घर भी भूल गया था, जो इतनी जल्दबाजी के निकाह के चक्कर में जहाँ के बेडरूम से उठाना ही भूल गया। वो सोच भी रहा था किसी होटल में रुककर अच्छा सा हलवा पूरी का नाश्ता कर ले, मगर दिल शिद्दत से ये चाह रहा था कि जल्दी से घर जाकर अपने आरामदेह बड़े से बेडरूम में सुकून से भरपूर मज़े की नींद ले नींद के मज़े ले। लारोशा गुलान हुनैन अफरीदी के सख्ती से डांटने पर चुप तो हो गई, मगर दिल अंदर से भी खून के आंसू रो रहा था। दिलो दिमाग सिर्फ वही जहाना की तरफ अटका हुआ था। घर में सबको जब पता चलेगा जाने मामू मानी का बर्ताव कैसा होगा, लाला गुल तो इनको छोड़ेगी नहीं। इन्हीं दर्दनाक सोचों में वो घिरी के पता भी न चला घर भी आ गया। हुनैन अफरीदी की गाड़ी घर के दरवाजे पर आ रुकी, ऑटोमेटिक दरवाज़ा खुला, दाढ़ी अंदर दाखिल होगी। लारोशा गुलान ने नज़र उठा के देखा, इसकी तो आंखें बड़ी खुली की खुली रह गई। वो घर नहीं, कुछ शानदार सा महल था, इतना बड़ा हरा भरा सा लॉन जहाँ हर किस्म के फूलों के छोटे बड़े गमले करीने से रखे गए थे। पता नहीं कितने किस्म के तो दरख्त भी खड़े थे, जिसमें बहुत से किस्म के फल भी लगे हुए थे। सुबह सादक के वक्त का ये हरा भरा सा मंजर आंखों को तरावट बख्श रहा था। एक सुकून सा अंदर तक उतर रहा था। रंग बिरंगे हर किस्म के फूलों और फलों का ये बड़ा सा बाग इस कदर हसीन और दिलकश लग रहा था कि वह सरसब्ज़ हरियाली में खो सी गई। और इस कदर बड़े से सरसब्ज़ लॉन के बीच वो कांच, ईंटों और मार्बल से बना हसीन तरीन आलीशान महल इस सर्जो शादाब हरियाली की शान इस कदर बढ़ा रहा था कि इस महल का पोर्च इतना बड़ा था कि हर मॉडल की गाड़ियाँ वहाँ लाइन से खड़ी थी। एड्डी बात नहीं है जिनियाँ गड्डियाँ दस देती हैं हर मॉडल दियाँ। जहारा ने बताया था कि लोग जद्दी पुश्ती रईस हैं। यूँ समझे दौलत शोहरत इज़्ज़त ये लोग ऊपर से लिखवा के लाए, मगर इतने अमीर होंगे कि तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। खुद इसकी अपनी कोई ज़ात बराबर बैठे हुनैन अफरीदी के सामने बहुत छोटी लग रही थी। कोई 2 मिनट तो लगे होंगे इन्हें मेन गेट से पोश तक आने में। ये सब बाद में तसल्ली और सुकून से देख लीजिएगा, क्योंकि आपको अब यही ज़िंदगी भर रहना है। ये सब आपका ही है, आपका भी है, मगर फ़िलहाल प्लीज़ अभी अंदर चलें, क्योंकि मेरा स्टैमिना बिल्कुल ख़त्म हो गया। हुनैन अफरीदी की आवाज़ पर और इसके लफ्ज़ों पर वो जी भर के शर्मिंदा हो गई। खुद अपने आप को दिल में बुरा भला बोलने लगी। हुनैन अफरीदी गाड़ी से नीचे उतरा तो लारोशा गुलान भी अपनी बड़ी सी चादर संभालती नीचे उतरी। कॉरिडोर पार करते हुए इस महल में दाखिल हुए थे। हुनैन अफरीदी ने एक सुकून से भरा सांस लेके जाने कितनी घुटन से भरी मसाफत तय कर किया। कुछ याद आने पर इसने एक नज़र पलट कर अपने से कुछ फासले पर खड़ी काली चादर में लिपटे वजूद पर डाली। एक बात और कहनी है, हमारा निकाह हुआ, फिलहाल इसका जिक्र किसी से भी नहीं करेंगी आप। जब वक्त आएगा तो मैं खुद बात कर लूँगा। और फिर वो रुका नहीं, तेजी से चलता हुआ ऊपर की बढ़ गया। लारोशा गुलान तो सिर्फ देखती की देखती रह गई। इतने बड़े से खूबसूरत तरीन लाउंज के सेंटर में उसे अकेला छोड़कर ऊपर जाने कौन से कमरे में गायब हो गया था। हुनैन अफरीदी के इस कदर बेहिसी और बेमुरवती पर इसके दिल बुरी तरह फूट फूट के रोने को कर रहा था। अब वो कहाँ जाए, यहाँ इस घर में कौन इसको पहचानेगा, और ना ही तो वो किसी को जानती थी। अजीब शशोपंच का शिकार वो बेवकूफ़ों की तरह इधर उधर देख रही थी। वो तो यहाँ आने वाला रास्ता भी नहीं जानती थी। जब खड़े खड़े पैर शैल हो गए, जिसम का हर उज़ू तो पहले ही दुख रहा था। जब बर्दाश्त से बाहर हो गए तो वहीं एक सोफ़े पर टिक गई। नानो, आपने मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया, कहीं मेरी ज़िंदगी में एक नई आजमाइश तो नहीं आ रही। उफ़ मेरे खुदा, मैं क्या करूँ, तू ही मेरी मदद फरमा। मुझे यहाँ लाने वाला मेरी ज़िंदगी का साथी शरीक हयात मेरा मजाजी खुदा तो बेखबर अपनी नींद के मज़े लूट रहा होगा, जिसे ये भी एहसास नहीं कि मैं यहाँ ना तो किसी को जानती हूँ ना पहचानती हूँ, ना ही कोई मुझे जानता पहचानता। अगर मुझे किसी ने इस घर से निकाल दिया तो इससे आगे की सोच ही नहायत तकलीफ थी, अज़ियतनाक थी। वो तो बस अब रोने वाली थी कि किसी की आहट पर इसने सर उठा कर देखा। आने वाली खातून इसकी नानों की उम्र की खातून थी, जो धीरे धीरे चलती हुई इसके नज़दीक आ ठहरी। लारोशा गुलान इनको देखकर अपनी जगह से खड़ी होगी। इसकी दोनों टांगें कप कप आने लगी। अब वो इससे सख्त लहजे में पूछेंगी, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो, किसकी इजाज़त से अंदर आई, निकल जाओ यहाँ से। बहुत से ऐसे सवाल आते इसके दिलो दिमाग में गर्दिश कर रहे थे। कौन हो बेटी तुम? इस कदर नरम मुलायम लबो लहजा, इतना शीरी अंदाज किसी अपनी फजूल सोचों पर शर्मिंदगी महसूस हुई। जी ज़ुबान लटखड़ा के रह गई। बीजान की ज़ीरक निगाहों से इसकी घबराहट छुपी नहीं रह सकी। इसकी गैर होती हालत से इन्हें लगा जैसे वो अभी बेहोश हो जाएगी। बीजान हौले से मुस्कुरा दी। ऐसा करो, पहले आराम से सुकून से बैठ जाओ। शाबाश। बीजान सोफे पर बैठी थी तो लारोशा गुलान भी वापस अपनी जगह पर टिक गई, निगाहें बददस्तूर झुकी हुई थी। अब ये बताओ कौन हो तुम और क्या नाम है तुम्हारा? लारोशा गुलान।
लारोशा गुलान ने हिचकिचाते हुए बीजान को देखा। लारोशा गुलान, बीजान ने इसका नाम दोहराया और फिर बगौर इसका खौफजदा चेहरा इसकी डरी डरी हिरनी आंखें देखी। तुम जहरा की नवासी हो? बीजान फौरन ही पहचान गई। जी, लारोशा गुलान ने धीरे से गर्दन अस्पात में हिला दी। जहरा कैसी है? वो नहीं आई तुम्हारे साथ? और तुम यहाँ कैसे आई हो? एक साथ इतने सारे सवालात, वो तो सही मानों में घबरा के रह गई। जी वो, लारोशा गुलान की समझ में ये भी नहीं आया कि हुनैन अफरीदी का नाम लेना भी चाहिए या नहीं, मगर इसकी मुश्किल भी बीजान ने आसान कर दी। हुनैन अफरीदी तुम्हें यहाँ लाया? जी, इसने इस तरह कहा जैसे इसे अपने किसी गुनाह का इतराफ़ कर रही हो। और जहरा, वो तुम लोगों के साथ नहीं आई? जी नहीं। क्यों? जहरा क्यों नहीं आई? इसकी तबीयत तो ठीक है ना? बीजान के लहजे में वाज़ेह फ़िक्रमंदी महसूस की जा सकती। नहीं, नानो की तबीयत ठीक नहीं है। इनके जिक्र पर लारोशा गुलान की हिरनी आंखों से आंसू छलकने लगे। परेशान मत हो, अल्लाह बेहतर करेगा। मैं भी थोड़े दिन में से फ़ोन पर बात कर लूँगी। तुम बहुत लंबे सफ़र से आई हो, कुछ देर आराम कर लो, फिर मिलकर नाश्ता करेंगे। और ये कि अब से तुम इसे अपना ही घर समझना, बहुत आराम और सुकून से रहना। तुम्हें यहाँ ना कोई तकलीफ़ होगी और ना ही तुम्हें यहाँ को परेशान करने वाला है। जहरा तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी, फ़िक्रमंद थी, अंदर ही अंदर घुलती रहती थी। मैं अभी से फ़ोन करके कह देती हूँ कि अभी से तुम्हारी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब से तुम मेरी ज़िम्मेदारी हो, तुम्हें यहाँ सब कुछ मिलेगा। प्यार, मान, मोहब्बत, चाहत, इज़्ज़त, सब कुछ। और तुम भी खुद को अकेला और तन्हा मत समझना। जैसे जहरा है वैसे मैं तुम्हारे लिए हूँ। अब से तुम मुझे बीजानी पुकारना। इन्होंने लारोशा गुलान के सर पर शफ़क़त से हाथ रखा। लारोशा गुलान का दिल भरा। इसके दिल को जैसे सुकून मिला था, जैसे तपती कड़कती हुई धूप से वो ठंडी मीठी छाँव में आ बैठी हो। हिरनी आंखें इस जानिसार होती मोहब्बत पर भरने लगी तो बीजान ने इसको बढ़कर खुद से लगा लिया। बस अब रोना मत, अब तुम्हारे रोने के दिन ख़त्म हो गए। आज से मैं तुम्हारी इन प्यारी सी आंखों में आंसू न देखूं, हमेशा खुशी देखूं, हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा देखूं, ठीक है? लारोशा गुलान ने हौले से सर हिला दिया था। बीजान ने इसकी चमकती पेशानी पर बूसा लिया और अपने साथ खड़ा कर दिया। आओ मेरे साथ। वो इसे एक कमरे में ले गई जो बहुत बड़ा, खुशाद और खूबसूरत था। अब से कमरा तुम्हारा, तुम जहाँ सुकून से रहना, किसी भी शय की जरूरत हो बिला झिझक कह देना, बिल्कुल भी ना शर्माना ना घबराना। जी बीजान। अब तुम कुछ देर सो जाओ, आराम करो, बातें फिर करेंगे। अभी तुम ज़ुबारिया से मिलोगी तो और खुश हो जाओगी। अब जाओ आराम करो, मैं तब तक नाश्ता बनवाती हूँ, फिर सब मिलकर करेंगे। इन्होंने एक बार फिर बुजुर्गाना शफ़क़त से इसके सर पर हाथ फेरा और चली गई। जाने कितना वक्त गुजर गया, इसे नींद की पुरसुकून वादी में खोए वैसा महसूस हो रहा था जैसे इसके सिल्की रेशम जैसे नरम मुलायम पालों में कोई धीरे धीरे उंगलियां फेर और हौले हौले से शरीनी आवाज़ में से पुकारा, लारोश जान उठ जाओ, देखो सुबह दोपहर के 2 बज रहे हैं। उठो, शाबाश, कुछ खा लो, भूख भी लगी होगी तुम्हें लारोश बेटा। ममता से भरी पुरनूर आवाज़ में जैसे वो खो गई थी। इसने कभी अपनी सगी माँ को देखा तो नहीं था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वो जन्नत में है, उसकी माँ बिल्कुल इसके करीब बैठी से प्यार से सहला रही है, इसे पुकारी है। वही खुशबू, वही सुकून, वही राहत जो कभी दुनिया में से मैसर नहीं आई थी। वो इस पल खुद को बहुत पुरसकून महफूज समझ रही थी, ज़माने भर की तकलीफ़ों और अज़ियतों से आज़ाद समझ रही थी। इसके होंठों पर इत्मीनान भरी खुशनुमा सी मुस्कुराहट थी। गए ख्वाब है तो ये ख्वाब कभी ना टूटे। वो तमाम उम्र इस खुशबू भरे हसार में रहना चाहती थी। इस एक लम्हे ने इसके सारे दुखों, सारी तकलीफ़ों का मदावा कर दिया था। इसकी रूह पर, जिस्म पर लगे ज़ख्मों से रस्ते लहू को भुला दिया था। ज़ुबारी आहिस्तगी से मुस्कुरा दी। वो समझ गई थी कि ममता से महरूम ये प्यारी सी मासूम भोली भाली लड़की ख्वाबों ख्यालों की वादी में अपनी माँ का हाथ पकड़ के खिलखिला रही है, खुश हो रही है। वो चाहती नहीं थी कि लारोशा गुलान का ख्वाब तोड़े, मगर वो सुबह 7 बजे से भूखी प्यासी सो रही थी। इन्हें लारोशा गुलान की भूख की भी फिक्र लाहक थी। इन्हें बेसाख्ता इसकी मासूमियत पर प्यार आ गया। ज़ुबारिया झुकी और धीरे से इसकी रोशन पेशानी पर प्यार भरा शफ़क़त से भरा बूसा लिया। इनके प्यार भरे लमस पर लारोशा गुलान की आंख खुल गई। इसकी नींद टूटी थी, इसका ख्वाब टूटा था। खुद पर झुके इस चेहरे से वो खौफज़दा हो गया और एक झटके से उठ के बैठी इन हिरनी आंखों में खौफ और हिरास वाज़ेह तौर पर ज़ुबारिया देख रही थी। अभी भी लारोशा गुलान का हाथ ज़ुबारिया के हाथों में दबा हुआ था। लारोशा गुलान ने अपना हाथ इन हाथों में मकीद देखा तो हिरनी आंखों का खौफ मज़ीद 2 चंद बढ़ा। डरो नहीं बेटा, ज़ुबारिया ने नरम मुस्कुराहट से इसको देखा। आप कौन? लारोशा गुलान की घबराहट किसी तौर भी कम नहीं हो रही थी। मैं हुनैन की मामा, और अब से तुम भी मुझे ना सिर्फ अपनी मामा समझ सकती हो बल्कि कह भी सकती हो। मेरे 2 ही बेटे हैं। एक प्यारी सी चाँद सी बेटी की कमी थी, वो तुमने आकर पूरी कर दी। मेरे रब ने मेरे आंगन में भी चांदनी बखेर दी। ज़ुबारी ने इसके फूले फूले सुर्ख और सफ़ेद गालों पर हाथ फेरा। लारोशा गुलान इनको टुकर टुकर देख रही थी। कुछ बोलोगी नहीं? क्या मैं बहुत बुरी हूँ? ज़ुबारी ने इसकी हिरनी आंखों में झाँका। नहीं तो। वो ज़ुबारी के इस कदर प्यार पर शर्मिंदगी से सर झुका गई। ज़ुबारी ने बगौर इसका चेहरा देखा। बीजान कह रही थी कि तुम बहुत मासूम सी भोली भाली हो, मगर मैं कहती हूँ तुम बहुत ज़्यादा प्यारी और खूबसूरत हो। लारोशा गुलान अपनी इस तारीफ़ पर बुरी तरह झहम कर रह गई। ज़ुबारिया धीरे से मुस्कुरा दी। अच्छा ये बताओ, तुम्हें भूख तो नहीं लग रही? जी, इसने हैरान होकर ज़ुबारिया को देखा। जानती हूँ क्या टाइम हो रहा है? दोपहर के 2:30 बज रहे। 2:30 बज के? मैं इतनी देर तक सोती रही। वो शर्मिंदगी से आहिस्ता आवाज़ में खुद से बोली, मगर इसकी आहिस्ता आवाज़ ज़ुबानी ने सुन ली। तुम बहुत अरसे बाद शायद सुकून की गहरी नींद सोई हो। मैं कोई 3 बार तुम्हें देखने आ चुकी हूँ, मगर तुम इतनी बेखबर और पुरसुकून मीठी नींद सो रही थी कि दिल ही नहीं चाहा तुम्हें उठा दूँ। मगर मुझे तुम्हारी भूख की भी फिक्र हो रही थी, इसलिए तुम्हें उठा दिया। बीजान को भी तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। ज़ुबानी ने नरमी से देखते हुए इसके रुखसार पर हाथ रखा। इन्होंने तो प्यार और चाह से जैसे इसको अपना गरवेदा बना लिया। माँ तो इसने कभी देखी नहीं थी, मगर शायद अगर आज इसकी सगी माँ जिंदा होती तो यकीन वो भी ऐसे ही इसकी फिक्र कर रही होती। क्या सोचने लगी हो बेटा?
जी, वो चौंक कर ज़ुबारिया को देखने लगी। चलो खैर सब बातों को छोड़ो, हम बातें बाद में ढेर सारी करेंगे। पहले तुम उठो, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर मिलकर एक साथ खाना खाते हैं। अभी तक मैंने भी खाना नहीं खाया, क्योंकि आज का दोपहर का खाना मैं अपनी प्यारी सी बेटी के साथ खाऊंगी। लारोशा गुलान को मजीद शर्मिंदगी ने अपने हिसार में ले लिया कि वो इसकी वजह से भूखी बैठी। उठो शाबाश। ज़ुबारिया ने लारोशा गुलान का हाथ पकड़ के बेड से नीचे उतारा। लारोशा गुलान आधे घंटे बाद ज़ुबारिया के साथ डाइनिंग टेबल पर थी। टेबल पर 3-4 डिशेस रखी हुई थी। बिरयानी, शामी कबाब, सालन में 4 गोश्त और हलीम भी था। मीठे में खीर और सवैयाँ थी। इसके अलावा हॉट पॉट में तंदूर की और घर की बनी रोटियां भी रखी हुई थी। अब पता नहीं ये इसके लिए इतना इत्मीनान था या रोज़ का मामूल था। चलो बेटा लारोश, बिस्मिल्लाह करो। लारोशा गुलान तो जैसे शर्म झिझक से ज़मीन में नहीं गड़ी जा रही थी। वो तो पहले इतने खाने की शौकीन नहीं थी, मगर ज़ुबारिया की ज़ीरक निगाहों ने इसकी शर्म हया पड़ ली। इसलिए इन्होंने खुद इसकी प्लेट में मटन बिरयानी और कबाब रख दिए। आंटी ये बहुत ज़्यादा है। ज़ुबारिया ने तकरीबन इसकी प्लेट बिरयानी से भरी दी थी। पहली बात तो ये कि तुम मुझे आंटी नहीं कहोगे, और दूसरा कि तुम सुबह की भूखे हो, मैं जानती तुम शर्मा रही हो, इसलिए तुम यूँ समझ लो कि आज से बेटी अपनी माँ के पास आ गई है और इसके साथ खाना खा रही है। इसलिए हर शर्म हया एक तरफ रखो और बिला झिझक खाना पेट भर के खाओ। ज़ुबारिया की इतनी मोहब्बत भरी ममता पर वजह से निहाल हो गई, इसका दिल भर आया था। हिरनी आंखों में नमी सी आ ठहरी थी, जिसमें चंद मोती टूट कर रुखसार पर बिखरते चले गए। बुरी बात है, रोते नहीं है। कभी भी माँ को अपनी बेटी की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। ज़ुबारिया ने इसके आंसू साफ की तो लारोशा गुलान का दिल भरा। बेसाख्ते इसने ज़ुबारिया का हाथ थाम लिया और अकीदत से होंठों से चूम लिया। मैं इतनी मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ। ये तो तुम मेरे दिल से पूछो कि तुम किस काबिल हो, तुम्हारे मेरे दिल में कितनी कदर है। मैं तो अपने रब का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि बेटी के लिए तरसी हुई माँ को एक पली पलाई बेटी मिल गई। ज़ुबारिया ने इसका मान बढ़ा दिया। ममता के प्यार की खुशबू को तरसी लारोशा गुलान को एक माँ इसकी ममता भरी खुशबू मिल गई थी। अब शाबाश, रोना बंद करो। यूँ करो रोकर तुम मेरा बहुत दिल दुखा रही हो। सॉरी। लारोशा गुलान रोते रोते मुस्कुरा दी। ज़ुबारिया ने इसे टेबल पर रखी हर डिश खिलाई। लारोशा गुलान ने अब तक की अपनी ज़िंदगी में पहली बार यूँ खुलकर बिला खौफ बिला झिझक पेट भर के खाना खाया होगा, वरना वहाँ ममानी तो इसके सर पर किसी तलवार की तरह लटकी रहती। यही वजह थी कि नानो और ममानी की कभी भी नहीं बनती थी और जीत हमेशा नानो की होती थी। मगर ममानी के ताप का निशाना लारोशा गुलान ही बनती था। कुछ नानों से सुनने के बाद भी लारोशा गुलान को सताने से बाज नहीं आती। वो जुल्म उठाने का कोई मौका हाथ से नहीं गंवाती थी, और लारोशा गुलान बेचारी तो बस इनकी कड़वी कसेली बातें खामोशी से सुनती थी। इनकी जहरीली निगाहें हत्ता कि कभी कभी इनकी मार भी बर्दाश्त करती, मगर नानो तो कभी कुछ नहीं बताती थी कि लड़ाई झगड़े मजीद बढ़ेगा। चुपचाप रात को जहारा के बराबर में आकर लेट जाती, मगर जहारा भी एक जहाँ दीदा जीदक नजरें रखने वाली खातून थी, फ़ौरन पहचान जाती। लारोशा गुलान को यहाँ आए 3 दिन हो गए, तो 3 दिन में जितनी मोहब्बत से ज़ुबारी और बेजान से मिली थी, इसने इसका तसव्वुर भी नहीं किया था। मगर हाँ, इसे यहाँ लाने वाला हुनैन अफरीदी, जिसकी शक्ल भी इसने अभी तक नहीं देखी थी, और इनके माबैन जो रिश्ता ज़बरदस्ती मजबूरी के तहत जोड़ा गया था, वो रिश्ता भी शायद हुनैन अफरीदी भूल चुका था। इसलिए बीजानी और ज़ुबारी ने अब तक इसे इसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछा। वो इन्हीं सब सोचों में घिरी सोफे पर अकेली बैठी थी। सामने फुल साइज का टीवी ज़रूर चल रहा था, मगर इसकी निगाहें स्क्रीन पर नहीं थी। इसके ध्यान के सारे उलझे था कि हुनैन अफरीदी में उलझे हुए थे, जाने के आगे का मुकद्दर किसका कैसा था, क्या नसीब में लिखा था, इसकी मजबूरी के रिश्ते की ज़िंदगी क्या कितनी थी। माँ, मामा, मामा, मॉम, ऐसे बहुत से नामों से पुकारता हुआ हुनैन अफरीदी ऊपर रेलिंग से फिसलता हुआ नीचे आ रहा था। इंसान आगे बांधा था बच्चा। आवाज़ इतनी ऊंची बुलंद थी कि खुद लारोशा गुलान भी अपनी सोचों को सोचती पूरी तरह चौंकी और इससे मत देखने लगी। हनी, पीछे से ज़ुबारिया ने दहल कर सीने पर हाथ रखा। ये क्या हरकत है हनी, अगर कहीं चोट लग जाए, पर बचपना बिल्कुल नहीं जाएगा तुम्हारा। हुनैन अफरीदी की जोरदार पुकार से ज़ुबारिया किचन से बाहर आ गई थी। मॉम, माई स्वीट एंड क्यूट बेबी, आपका बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग और ढीठ है। ढीठ तो वाकई बहुत है। वो फ़ौरन से मुस्कुराता हुआ ज़ुबारिया के गले का हार बना था। ऐसा ही था, वो सबसे यूं ही अपने लाड उठवाता था। फजूल की बातें बनवा लो तुमसे सिर्फ, इन्होंने हुनैन अफरीदी को खुद से अलग किया। ये बताओ क्यों इतनी ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे? पहले आप ये बताइए मेरे रूम में कब आई थी? मेरा ख्याल है 3 दिन पहले। क्यों? जब भी ये हाल है मेरे रूम का। ज़ुबारिया इसका इशारा अच्छी तरह समझ गई। इस घर में इतने मुलाजिम रखे, मगर किसी की जहमत नहीं कि मेरे रूम की सफाई सुथराई कर दे। खूब सर पर चढ़ाया हुआ आपने इन लोगों को। हुनैन अफरीदी बाकायदा नाराज़ हो रहा था। मुलाजमों को छोड़ो, सबसे ज़्यादा तो मैंने तुम्हें सर पर चढ़ाया हुआ। तुम्हारे कमरे की सफाई करने की हिम्मत ना तो मुझ में और ना ही घर के मुलाजमों में। बकौल इनकी जितनी मेहनत और जितना टाइम वो इस घर की सफाई सुथराई में लगा देते हैं, इससे ज़्यादा डबल वक्त हुनैन साहब के कमरे की सफाई में लगता है। अब मैं इतनी जालिम और बेरहम नहीं हूँ कि इन बेचारों को जान कर सताऊँ। इसलिए मैंने खुद ही इन लोगों को मना कर दिया कि आज से वो सिर्फ यहाँ की सफाई सुथराई करेंगे, कोई भी हुनैन के कमरे में नहीं जाएगा। मॉम, इट इज़ नॉट फेयर। नो माई स्वीट चाइल्ड, इट इज़ फेयर। अब सज़ा ये है कि तुम्हारी कि खुद ही अपना फैला कमरा से बिखरा कमरा समेटो, इसे साफ़ करो। जब खुद करोगे तबाही तो पता चलेगा कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ज़ुबारी ने पिचकारते हुए इसके सजे सवरे बाल बिगाड़ दिए। मॉम, वो जीच होते हुए चीखा था, और यूं ही इसकी नज़र सामने उठी जहाँ लारोशा गुलान बैठी इन्हीं दोनों की गुफ्तगू सुन रही थी और देख रही थी। हुनैन अफरीदी ने चल में बगौरी से देखा, फिर जैसे झमोके से जहन में एक आइडिया है। ऑल राइट मॉम, आपने तो मुझे हरी झंडी दिखा दी, मगर मैं भी बहुत चालाक हूँ। इसने ज़ुबारी के गाल पर उंगली बजाई। क्या मतलब? ज़ुबारी ने नासमझी की कैफियत में हुनैन अफरीदी को तका, जो एक सर्द सांस खारिज खींचता हुआ चलता हुआ लारोशा गुलान से चंद कदम के फासले पर आ ठहरा।
लारोशा गोलान जो हुनैन अफरीदी को बगौर तक रही थी बुरी तरह झैम के रह गई और अपनी हिरनी आंखें नीचे मार्बल के बने फर्श पर लगा दी। मॉम, हमारे घर में चूंकि मुलाजमों की कमी तो नहीं है, इसलिए यकीनन लारोश घर का कोई काम नहीं करती होगी और ना ही आप इससे कोई काम करवाती होगी। हुनैन अफरीदी पुरसोच अंदाज में इसकी झुकी निगाहों को तकने लगा। बिल्कुल दुरुस्त कहा तुमने, और मैं लारोश से इस घर का कोई काम कराऊंगी भी नहीं। जुबारिया हुनैन अफरीदी की सोच पड़ चुकी थी, वो तेजी से चलती हुई इन दोनों के पास आकर रुकी। तो ठीक है, आज से लारोश ही मेरे बेडरूम की सारी सफाई करेगी। बिला झिझक बिना शर्म के हुनैन अफरीदी ने इससे पूछा नहीं बल्कि अपना हक समझकर हुक्म सादर किया था। नहीं हनी, ये बहुत गलत बात है। लारोश इस घर का कोई काम नहीं करेगी। लारोश मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी से कोई काम नहीं कराऊंगी। जुबानी ने सख्ती से हुनैन अफरीदी को कहा। और ये जो तुम्हारे कमरे की हालत होती है इससे तो मुझे वहशत होती है। लारोश ठहरी धान पान थी छोटी सी नन्ही जान। तुम्हारे कमरे की सफाई करवाकर मुझे अपनी बेटी को बीमार नहीं करना। जुबारी को हुनैन अफरीदी की बात बिल्कुल पसंद नहीं है। वो भरपूर इस वक्त लारोश गोलान की वकालत कर रही थी। मॉम, आपकी छोटी सी नन्ही सी जान है वहाँ कोयटा में अपने बहुत बड़े घर को खूब अच्छी तरह से चमकाया हुआ था, वो भी किचन समेत, मगर यहाँ लारोश सिर्फ मेरे कमरे की सफाई कर लेगी। आज से ये इसकी जिम्मेदारी है। नहीं हनी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ठीक है, मैं एक मुलाजमा सिर्फ तुम्हारे कमरे के लिए रखवा दूंगी। नो मॉम, मैं किसी पर भी भरोसा नहीं करूँगा। मेरे कमरे की सफाई अगर करेगी तो सिर्फ और सिर्फ लारोश ही करेगी। बस अब ये मेरा आखिरी फैसला। अगर मसला लारोश की सैलरी का तो मैं इसे अपनी पॉकेट मनी से दूंगा। हनी, जुबारिया को हुनैन अफरीदी का यूँ कहना सख्त नागवार गुजरा। और यहाँ लारोशा गोलान जो हुनैन अफरीदी के यहाँ आने पर इससे बात करने पर खुशफहमियों के समंदर में गोताजन थी, आसमानों पर उड़ने लगी थी कि हुनैन अफरीदी ने इसे याद रखा कि इसका नाम याद रखा है। मगर हुनैन अफरीदी की आखिरी बात ने इसे अर्श से फर्श पर लापटका, इसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारा। आप मुझे सैलरी मत दीजिएगा, मैं आपके कमरे की सफाई कर दिया करूँगी। लारोशा गोलान ने नहायत अफसुर्दगी से कहा। जुबारिया ने लारोश गोलान की अफसुर्दगी को गहराई से नोट किया। बस डन, तो फिर अभी जाइए और मेरे कमरे की सफाई कर दें जो बहुत ज़्यादा फैला और बिखरा हुआ है। हुनैन, जुबारिया ने दोबारा कुछ कहना चाहा। मॉम प्लीज़, लारोश को कोई एतराज़ नहीं, आप भी कुछ नहीं कहेंगे। और अब मुझे देर हो रही है, समिया दीदी मेरा वेट कर रही होगी। अब हम आज साथ लंच करने वाले हैं। इसका काम हो गया तब इसका यहाँ ठहरना कोई मायने नहीं रखता था, इसलिए वो ये जब हो जा। मगर पीछे से जुबारिया आवाज़ें देती रहेगी। मॉम, बाद में बात करेंगे। हुनैन अफरीदी तेजी से बाहर निकला था। लारोश, हुनैन ने जो कुछ कहा इसकी एक नहीं सुनना और ना मानना। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है हुनैन के कमरे की सफाई करने की। जुबारिया ने लारोशा गोलान को तनबीह की। मामा कोई बात नहीं, और मैं सारा वक्त फारिग ही तो बैठी रहती हूँ। अच्छा, कोई कुछ काम में कट जाएगा। लारोशा गोलान ने नरमी से जुबारिया के हाथ थामे। मेरी जान, अगर तुम इसका कमरा देखोगी तो परेशान हो जाओगी। हुनैन बहुत फैलाता है अपना कमरा, वहशत होती है देखने से। जुबारिया हर तरह से मना करना चाहती। मामा मुझे आदत है काम करने की, मैं कर लूँगी, आप फिक्र मत करें। ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट अपने लबों पर सजाई, वरना दिल तो हुनैन अफरीदी की बातों पर बहुत दुखा था। जुबारिया इसी असना में वहाँ अपने कमरे से बीजान निकल कर आई। जी बीजान, कहिए। जुबारिया ने पलट कर देखा, बीजान वहीं आ रही थी। बेटा वो बच्चा क्या नाम है उसका जिसका एक्सीडेंट हुआ, जो अस्पताल में एडमिट है? बीजान, मेरा ख्याल है आप जरमील की बात कर रही हैं। हाँ वही बच्चा, समद बता रहे थे। इस बच्चे को बहुत चोटें आई हैं। मैं सोच रही थी तुम अस्पताल चली जाओ, फिर अभी ड्राइवर के साथ, फिर जब वो घर आ जाएगा तो मैं घर चली जाऊँगी इस बच्चे को देखने। जी बेहतर बीजान, जैसे आपका हुक्म। हाँ बेटा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मरीज़ की इयादत करने ज़रूर जाना चाहिए। जी दुरुस्त कहा आपने बीजान, मैं यूँ करती हूँ, अभी कुछ देर में निकलती हूँ। ठीक है, फिर मगर साथ फ्रूट्स और जूस वगैरह ज़रूर लेती है जाना। यूँ खाली हाथ जाना कुछ मुनासिब नहीं लगेगा। बीजान आप ना भी कहती तो मैं ये सब लाजमी लेकर जाती। मुझे तुम पर यकीन है जुबारिया, बीजान हौले से मुस्कुरा दी। अच्छा, एक ज़रूरी काम और भी करती जाना, रास्ते में ईदी पड़ता है, वहाँ देने के लिए मैंने कुछ कपड़े वगैरह निकाले और एक 10,000 का चेक भी है। ये सब वहाँ देती हुई चली जाना, ये हमारा फ़र्ज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इतना नवाजा तो हमें गरीबों बेसहारा और यतीमों का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह भी खुश, इसका नबी भी खुश। ठीक है बीजान, आप दे दीजिए, मैं ये काम करती हुई चली जाऊँगी। जुबारी ने अकीदत से बीजान को देखा। जब से वो शादी होकर आई थी इन्हें नहीं याद पड़ता कि बीजान हर माह खती रकम और बहुत से कपड़े वगैरह देना भूली हो। और ज़रूरतमंद की मदद किया करती थी, इनसे जो हो सकता वो करती थी। किसी गरीब लड़की यतीम की शादी का सुन लेती तो पूरी शादी का इंतज़ाम, यहाँ तक कि इसका जहेज़ भी खुद ही दिया करती थी। यही आदत खुद जुबारिया ने भी अपना ली थी। वो भी चुपके से ऐसे बहुत से नेक काम करती रहती थी जिससे इन्हें खुशी मिलती, राहत और सुकून मिलता। और यही नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन पर, इनके घर पर, इनके औलाद पर भी बहुत करम किया था। बहुत कुछ नवाजा था इन्हें अल्लाह ने, जिसका वो जितना शुक्र अदा करती कम था। जुबारिया भी जान के कहने पर ड्राइवर के हमरा जरमील को देखने अस्पताल के लिए निकल गई थी। इधर लारोशा गुलान उठी थी। हुनैन अफरीदी के हुक्म पर आज से इसके बेडरूम की सफाई सुथराई इसकी जिम्मेदारी थी, जिसे वो बखुशी कबूल कर चुकी थी। लारोशा गुलान हुनैन अफरीदी के कमरे में दाखिल हुई। वहाँ के मंजर ने एक लम्हे के लिए चकरा के रख दिया। उफ़ मेरे खुदा, इस कदर गंदा कमरा इसका, इस कदर फैले हुए कमरे में यकीनन इसका दम घुटता होगा। जब भी तो इसने जल्दी से लारोशा गुलान को अपने कमरे की सफाई का हुक्म दिया और ये जा वो जा। लारोशा गुलान ने इसके बेडरूम में कदम रखा, पूरा कमरा बगौर देखने लगी थी। या अल्लाह, सफाई की शुरुआत कहाँ से करूँ, इतना फैला हुआ हो रहा है ये कमरा। तो वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई थी।
फिर नज़र 3 डोर अलमारी की सिम ठहरी जिसके तीनों दरवाजे खुले हुए थे। कोई ऐसा सूट नहीं था जो इसके अंदर तरीके से रखा हो। अलमारी से सारे हैंगर नीचे कारपेट पर बेदर्दी से पड़े हुए थे। इसकी बेशुमार टी शर्ट भी अपनी बेदर्दी पर मातम के अदा थी। यही हाल हुनैन अफरीदी की जीन्स का था। सारी की सारी अलमारी से बाहर कुछ सोफे पर लटकी पड़ी थी और कुछ कांच की टेबल पर। कमरा पूरी बहुत बड़ा और कशादा था, मगर कोई भी शय अपनी जगह पर नहीं थी। और सबसे बढ़कर पूरे कमरे में कलोन और परफ्यूम की मिली जुली महक ने इसके दिमाग पर असर किया। ये खुशबू नतनों से गुजरती इसके दिमाग पर लग रही थी, जिससे इसके सर में हल्का हल्का दर्द भी उठना शुरू हो गया। इसलिए इसने सबसे पहले एक काम किया कि बाहर की जानिब खुलती ग्लास डोर को खोला ताकि खुशबू हवा के जरिए बाहर जाए। इसके अलावा पंखे की स्पीड भी तेज़ कर दी। कमरे की हालत तो यही बता रही थी कि सालों से सफाई सुथराई नहीं हुई, सिर्फ 3 दिन का काम होता। अब सफाई की जिम्मेदारी तो इसके सर हो ही की थी, इसलिए इसने कमर का असली सबसे पहले बहुत बड़ा अपना दुपट्टा उतार के एक साइड पर रखा और अलमारी की सिमत पड़ी। जो कपड़े तय करने वाले थे वो सब तय करके एक तरीके और सलीके से अलमारी में रखती चली गई। जो इस्त्री करने के लिए थे वो सब आयरन स्टैंड पर रखे। कोई 2 घंटे में अलमारी के कपड़ों की सेटिंग तो हो गई थी। अब पारी थी कमरे की सफाई की। लगता है खाने पीने का हद दर्जा शौकीन है। लारोशा गुलान ने हाँ किधर गया, ढेर सारे चिप्स चॉकलेट के रैपर्स उठाकर एक बड़ी सी शॉपर में डाले। फिर जो बेतरतीब हालत हो रही थी चीज़ों की वो सही करने लगी। जाने कमरे को इस्तेमाल करते हैं, कमरे की इन चीज़ों से फाइटिंग करता है। कितने घंटों के बाद कमरे की अच्छी खासी शक्ल निकल आई थी। इसने एक शुक्राने का सांस भरा और मुंह हाथ धोने के लिए वॉशरूम की सिमट पड़ी। इसने दरवाज़ा खोला, अपना सर पकड़ लिया। ओ नो, खूबसूरत से टाइल और मार्बल से मज़यन वॉशरूम तक फैला के रखा हुआ था। इंसान है कि एल जिया जानवर जिया। ज़ुबारी यदि सेंटर से होती हुई अस्पताल आई थी। ज़मील की आदत को इनका ड्राइवर हाथ में बेशुमार अलग अलग किस्म के फ्रूट्स और मुख्तलिफ़ किस्म के जूस के फ्लेवर्स का शॉपर लिए इनके पीछे पीछे चल रहा था। रिसेप्शन से पता करती वहाँ स्पेशल रूम में पहुंची। दरवाजे को नॉक किया तो हीरा ने दरवाज़ा खोला। अस्सलाम वालेकुम। हीरा ने सलाम किया मगर उन्हें पहचान ही नहीं थी। वालेकुम अस्सलाम, ज़ुबारिया ने नरमी से जवाब दिया। वो अंदर आ गई। सामने चेयर पर आसिया बैठी थी। ज़ुबारिया को देखकर खड़ी होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं अपने इकलौते बेटे को ऐसी हालत में देख देख के जी रही हूँ। वो ममता से चूर आंखें अभी तक खुश नहीं हुई थी। सबके इतना समझाने पर दिल पर सिल तो रख ली थी, मगर वो एक माँ थी जिनका इकलौता लगते जिगर जख्मों से चूर प्लास्टर पट्टियों में जकड़ा बेसुध पलंग पर लेटा हुआ था। सब्र कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। बहुत जल्द ज़मीर फिर से अपने पैरों पर खड़े होंगे, बिल्कुल सेहत व तंदुरुस्त होकर उठेंगे। ज़ुबारी ने आसिया को खुद से लगा लिया। ज़ुबारिया का सहारा पाकर आसिया फिर से बिखर गई, बिलक बिलक कर रोने लगी। आसिया की बिखरती हालत देखकर हीरा करीब है। मम्मी प्लीज़ मत रोइए वरना फिर से आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। हीरा आसिया के कंधे पर हाथ रखा बड़ी मजबूती से खुद को संभाला हुआ था, वरना अपने चहीते भाई की ज़मील की इस हालत में देखकर तो दिल इसका भी खून खून होता था। बहुत दिल करता कि फूट फूट कर रोए, मगर आसिया के ख्याल से खुद पर पत्थर बांध लेती। आसिया बुरी बात, इस तरह नहीं रोते, आप तो बहुत बहादुर और हिम्मत वाली। अगर आप ही हिम्मत हार देंगी तो ज़मील को कैसे संभालेंगी? ज़ुबारिया ने हौले हौले इसकी पुश्त हिलाई जो संभल ही नहीं रही थी। अच्छा इधर देखिए मेरी तरफ। ज़ुबारिया ने आसिया को दोनों शानों से थाम कर आहिस्ता से खुद से अलग करके अपने मुकाबिल किया। आसिया ने रोई हुई आंखों से इनको देखा। आप कमज़ोर तो नहीं है ना? मैं ये भी जानती हूँ कि इकलौता लगते जिगर नूर नज़र जवान जहान बेटा जब अस्पताल के बेड पर पट्टियों में जकड़ा पड़ा हो तो माँ के दिल पर क्या गुजरती है। इसका दिल कैसे टुकड़े टुकड़े होता है, आंखें खून के आंसू होती हैं। मगर आसिया इस वक्त आपको खुद को बहादुर और मजबूत होना पड़ेगा होगा। अपने बेटे के लिए दुआ करें वो जल्द से जल्द सेहतियाब होकर घर जाएँ। इस तरह रोने से तो ना सिर्फ आपकी अपनी तबीयत ख़राब हो जाएगी, बल्कि आपके अपने इर्द गिर्द आपको चाहने वाले भी परेशान हो जाएंगे। बड़ी नर्म मुलायम लहजे में आसिया को समझा दी कि सामने खड़ी हीरा को देखती की देखती रह गई। मैं ठीक कह रही हूँ ना? इन्होंने आसिया के मुरझाए चेहरे को देखा। आसिया सिर्फ सर हिला कर रह। चलो शाबाश, अब रोना बिल्कुल भी नहीं है। ज़ुबारी ने अपने रुमाल से आसिया की भीगी आंखें और भीगा चेहरा खुश किया। आप प्लीज़ बैठे ना। आसिया को जब एहसास हुआ अब तक खड़ी और इनकी वजह से परेशान भी है तो शर्मिंदगी चेहरे से झलकने लगी। बैठ जाऊंगी और आप भी बैठिए। ज़ुबारी ने आसिया के चेहरे की शर्मिंदगी भांप ली, मगर वो इन्हें शर्मिंदा नहीं देखना चाहती थी, इसलिए इन्हें वहीं चेयर पर विराजमान हो गई थी दोनों। अरे, ज़ुबारी की नज़र साइड में खड़े फ्रूट्स और जूस के शॉपर हाथ मिली अपने ड्राइवर पर पड़ी। हीरा बेटा, इनसे ये सारे फ्रूट्स और जूस के शॉपर्स ले लें। हीरा जो अभी तक इनके लबो लहजे के शहर में खोई हुई थी एकदम से चौंक कर इनको देखने लगी। जी। हीरा ने ड्राइवर से वो सारे शॉपर्स ले बेड की साइड टेबल पर रख दिए। इन सब की क्या ज़रूरत थी ज़ुबारिया? आसिया वैसे शर्मिंदगी का शिकार थी, मजीद इतने फ्रूट्स और जूस के शॉपर्स देखकर बोलने लगी। हमारे बेटे ज़रमील की ज़रूरत है। ज़ुबारिया हौले से मुस्कुरा के बेड पर बेखबर सोते हुए ज़रमील को देखने लगी और उसकी सलामती सेहतियाबी की दिल से दुआ होती। कल्ले ज़रमील तो नहीं है नाल जेह्ड़े हस्पताल च रहिंदे, ओह भी खा पी सकते हैगे। हस्पताल च रहने वाले का भी हक आ। ज़रमील अस्पताल से घर आ चुका था। हियाले ने ऊपर रेलिंग के पीछे से इसके इस तरह झांक के देखा कि वो किसी को नज़र ही ना आ सके। ज़रमील की हालत देखकर इसने अपना दिल थामिया, सबज आंखें समंदर से भरने लगी। ऐसा तो इसने कभी नहीं सोचा था या चाहता या सोचा था कि ज़रमील को कभी ऐसी हालत में भी देखेगी। ज़रमील व्हीलचेयर पर बैठा था, इसके दोनों हाथ पैरों में प्लास्टर था। दोनों हाथों पैरों में प्लास्टर जड़ा हुआ था, सर पर सफ़ेद पट्टी बंधी हुई थी। हीरा ने बताया कि ज़रमील के सीने पर कांच के बारीक बारीक टुकड़े घुसने की वजह से वहाँ काफ़ी जख्म आए। यहाँ तक इतना जानलेवा एक्सीडेंट था कि रीढ़ की हड्डी पूरी तरह मुतासर हुई। जाने कब तक इसे बेड रेस्ट करना पड़ेगा, स्टिक्स इस्तेमाल करनी पड़ेगी। फिलहाल तो वो भी चलने फिरने से ही माजूर रहेगा।
याले ने बगौर इसके चेहरे को देखा। इन चंद हफ्तों में इसकी रंगत बिल्कुल सफ़ेद पड़ गई थी, जैसे जिस्म से खून का एक कतरा भी ना हो। सुरमई का आँच में एक जहाँ को जो इसने चमक देखी थी वो बिल्कुल मानत पड़ गई थी। याले से तादेर जमील की हालत देखी नहीं गई। वो अपनी सिसकियाँ दबाती अपने होंठों पर हाथ रखती तेजी से अपने बेडरूम में भाग गई और दरवाज़ा अंदर से लॉक करके ज़ारों कतार बिलक बिलक कर रोने लगी। आरफीन इसकी व्हील चेयर घसीटता हुआ इसके बेडरूम तक लाया और नहायती आराम से जरमील को चेयर से उठाकर इसके बिस्तर पर लिटा दिया और पलंग इसके सीने और ब्लैंकेट इसके सीने तक डाल दिया। मेरी जान, कुछ दिन और अस्पताल में रुक जाते तो बेहतर ट्रीटमेंट हो जाती। आसिया ने बड़ी मुश्किल से अपने दिल को संभाला। बताया, नहीं मम्मी, मैं ज़्यादा इजी फील घर में करूँगा। वैसे जरमील, बड़ी मामी कुछ गलत भी नहीं कह रही, मगर तुम अपनी जिद के आगे किसी की भी नहीं चलने देते। आरफीन ने आसिया की बात की तायद की। जरमील ने कुछ नहीं कहा बल्कि खामोशी से आंखें मूंद ली, होंठों को आपस में सख्ती से भींच लिया। शायरी से तकलीफ ज़्यादा हो रही थी जो आरफीन ने फ़ौरन नोट कर लिया। जरमील, ज़्यादा दर्द हो रहा तो डॉक्टर को यहीं बुलवा लूँ? आरफीन ने झुककर पूछा। नहीं, मैं ठीक हूँ। जरमील ने अपनी तकलीफ को दबा दिया था। ऐसा जरमील, कुछ पहले सूप पी लो, फिर ये दवाई मैं खुद खिला दूंगा। अरशद जरमील के पास ही जगह बना के बैठ गया। नहीं, इस वक्त मेरा किसी चीज़ को खाने पीने का दिल नहीं कर रहा। जरमील ने साफ इनकार कर दिया। मगर यार, ये दवाई खानी भी तो ज़रूरी है। अरशद ने इसके हाथ पर हाथ रख दिया। ताई मम्मी, आप सूप लेकर आए, मैं खुद जरमील को पिलाता हूँ, वरना ये तो यूं ही इनकार करता रहेगा। अरशद ने पास खड़ी आसिया से कहा, जो फ़ौरन बाहर निकली, क्योंकि वो भी चाह रही थी कि जरमील कुछ खा ले तो दवाई लेकर सुकून की नींद सोए। आरफीन ने बगौर अरशद को देखा, वैसे ही था, गुस्से का जितना तेज़ और जज्बाती सही, मगर दिल का बहुत साफ और शफाफ था। अपनी गलती फ़ौरन तस्लीम कर लिया करता था और सबसे अच्छी बात की गलती मानकर माफ़ी भी मांग लिया करता था। सभी इसकी जज्बाती आदत से वाकिफ़ थे। जरमील से अब तक वो 1000 बार तो माफ़ी मांग ही चुका होगा। इदा दी माफ़ी ने बाजो चूल्हे च पाना सी रख के। यार जरमील, तुमने मुझे अभी तक माफ़ नहीं किया ना? क्यों मुझे शर्मिंदा करते हो? बार बार जो होना था वो तो हो गया और हमें वही मिलता जो हमारी किस्मत में लिखा होता। मेरे नसीब में तकलीफ़ें लिखी थी, सो मुझे मिल गई हैं। इसने ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट होंठों पर सजाई थी। तकलीफ़ की शिद्दत इस कदर थी कि ना तो बोला जा रहा था, ना ही मुस्कुराने की सक्कत थी। और इसे शिकायत किसी से थी भी नहीं, सवाई याले के। वो इससे सख्त नाराज़ था कि इसकी शक्ल भी देखने का रवादार नहीं था। बेशक अगर वो सामने आ भी जाती तो इसके टुकड़े टुकड़े कर देता, इसलिए कि इसकी बेहतरी इसी में थी वो इसके सामने ही ना आए। इसी तरह नासिया सूप लेकर आई थी। आरफीन और अरशद ने ज़बरदस्ती से सारा सूप पिला दिया और दवाई खिला के चेहरा साफ करके आराम से लिटा दिया था, क्योंकि कुछ ही देर में जरमील सुकून की गहरी नींद भी सो चुका था और तीनों उठे और कमरे की लाइट ऑफ करके बाहर निकल गए थे। याले ने वाकई गलत किया। अस्सलाम वालेकुम। राबिया टीवी लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी कि अचानक किसी के सलाम करने पर इन्होंने पलट कर देखा। वहाँ कोई लड़की खड़ी थी। राबिया ने बगौर इस लड़की का चेहरा देखा, ऐसा लग रहा था जैसे पहले भी इसे कहीं देखा, मगर कहाँ, इसको कुछ याद नहीं आया। वालेकुम अस्सलाम। राबिया ने टीवी का वॉल्यूम ऑफ कर दिया। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं सोमी हूँ, मकसूम की बेस्ट फ्रेंड। सोमी? राबिया अपनी जगह से खड़ी होगी। तुम वही हो ना जिसे मैंने, इन्होंने जानकर जुमला अधूरा छोड़ दिया। जी हाँ, मैं वही सोमी जिसे आपने अपने बेटे के लिए पसंद किया था, मगर सॉरी आंटी, मैं शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती थी, इसलिए अपनी जगह मकसूम को बिठा के खुद घर छोड़ कर चली गई। शर्मिंदगी से इसकी निगाहें झुक गई। तो अब यहाँ क्या लेने आई हो? इन्हें सोमी का यहाँ आना है कुछ खास पसंद नहीं है, जो सोमी ने नोट भी कर लिया। मैं आप सबसे माफ़ी मांगने, माफ़ी तो तुम्हें मकसूम से मांगनी चाहिए, जिसे तुमने ना सिर्फ धोखा दिया बल्कि तुम्हारी वालदा ने भी जहाँ आकर ना सिर्फ इस पर इल्ज़ाम तराशा किए हैं बल्कि मारने और बेइज्जती करने में भी कोई कसर नहीं उठा रखी। ऐसे से रकीक अल्फाज इसके किरदार के लिए इस्तेमाल किया जो हम जैसे पढ़े लिखे तहजीब याफ्ता लोगों पर सूट नहीं करते। नरम मुलायम लबो लहजे में इन्होंने अपने दिल की भड़ास निकाल दी थी। आई नो आंटी, और इसीलिए अब मेरी मम्मी आप लोगों से मिलने आना चाह रही हैं। मिलने आना चाह रही हैं? मगर वो किस लिए? क्योंकि इन्होंने जो किया वो मेरी वजह से किया। मैं इस शादी के लिए कतई तौर पर राज़ी नहीं थी, मगर मम्मी मेरी एक सुनने को तैयार नहीं थी। वो मेरी शादी ज़बरदस्ती आरफिन से करना चाहती थी और मैं जानती थी कि इस शादी से ना तो मैं खुश रहती और ना ही आरफिन को खुश रख सकती थी। यही वजह कि मुझे इंतहाई कदम उठाना पड़ा। और तुम्हारे इस इंतहाई कदम की वजह से किसी की खुददारी, इसकी अना का कितना बड़ा नुकसान हो, कुछ इल्म है तुम्हें? जी। स्वामी ने शर्मिंदगी के मारे सर झुका लिया। जब अबिया ने इसकी शर्मिंदगी को खामोशी से देखा। डुब के मर जा, बल्कि सब तो पहले तो फाल आकर तेरी सहेली मरे। बहरहाल जो हुआ सो हुआ। मकसूम को मैंने इसी दिन अपनी बहू तस्लीम कर लिया था, जिस दिन इसने मेरे घर में मेरे आरफिन के हवाले से कदम रखा। वो मेरी बहू ही नहीं, बेटी भी, और मैं अपने आरफिन के हवाले से बहुत अजीज़ भी है। इसकी मुझे बहुत खुशी है आंटी कि मकसूम यहाँ खुश है, सुकून और मुतमिन है। स्वामी खुशी से मुस्कुरा दी। इसका दिल पुरसुकून हो गया था। मकसूम की तरफ से राबी आंटी से मिलकर तो और खुशी हुई थी, और बेफिक्र भी कि मकसूम का मुस्तकबिल में मजबूत है। वो जल्द अज जल्द मकसूम से मिलना चाहती थी। हाँ, मकसूम बहुत प्यारी और मासूम बच्ची, इन चंदी माह में इसने हम सबका दिल जीत लिया। आरफिन बहुत खुश है, मैं बहुत खुश हूँ, और अल्लाह ने इन दोनों का जोड़ यूँ ही लिखा था। अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कोई फैसला नहीं होता। जो चाहता है वो हमारे भले और बेहतरी के लिए करता है। तुम मकसूम की बेस्ट फ्रेंड और पहली बार आई हो तो ऐसे मत जाना। राबे को सोमी से कोई शिकायत नहीं थी। वो भी यही सोचने लगी कि अगर खुदा ना ख्वास्ता सोमी की शादी ज़बरदस्ती आरफिन से हो जाती तो शायद आज जो हालात है वो सोमी के आने से नहीं होते। और ये राबे की नज़र पीछे साइड में खड़े चुपचाप इस शख्स पर पड़ी जो सोमी के साथ ही आया था। ये मेरे हस्बैंड है आज़म।
सोमी की नज़र अपने पीछे खड़े आज़म पर पड़ी, मगर वह नज़र जैसे पथरा के रह गई, क्योंकि आज़म के पीछे मकसूम खड़ी थी और इसके सुर्ख चेहरे भीगी आंखों से पता चल रहा था कि वो इनकी सारी बातें सुन चुकी है। राबे की भी सोमी के साथ मकसूम पर नजर आ पड़ी थी। मकसूम, सोमी ने धीरे से पुकारा। मकसूम की आंखें नमी से भरी हुई थी, इसे बहुत बड़ा धचका पहुंचा था, दिल टूट के चकनाचूर हुआ था। इसका एतमाद, मान, भरोसा सब कांच के टुकड़ों की तरह रेजा रेजा होकर चारों तरफ बिखरता चला गया। वो लड़खड़ाते कदमों से चलती हुई आई और सोमी के मुकाबले आ ठहरी। इसने खामोशी से इसे देखा और फिर इसका हाथ उठा था सोमी के रुखसार पर, मगर सोमी ने या राबी और पीछे खड़े आज़म ने एक लफ्ज़ नहीं कहा, क्योंकि मकसूम का गुस्सा बचा था। वो भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी। वो जानते थे कि अगर मकसूम को हकीकत मालूम होगी तो बहुत हर्ट होगी, इसलिए मकसूम के हर रवैये के लिए वो खुद को पहले से तैयार कर चुकी थी। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है ना। बेस्ट फ्रेंड ऐसी तो नहीं होती। वो बुरी तरह रोती सी, आंखों से पानी जैसे किसी झरने की तरह बह रहे थे। सोमी ने जो किया बहुत गलत किया, वो नहीं जानती थी, मगर वो आरफीन से इसकी कितनी वकालत करती, इसकी खातिर की लड़ती झगड़ती, कितनी बातें सुना देती थी, इसका बाजू का दिल भी दुखा देती। और जिसके लिए वो सब करती, इस दोस्त ने तो खुद इसे अंधेरे में रखा, इसे धोखा दिया। किस मुंह से आरफीन का सामना करेगी ऐसी भैड़ी जी बूथी दे नाल लानती है। होर भौंक उन्होंने मुंडे ਨੂੰ सता के रखा है ऐसी। आरफीन तो यही कहेगा ना कि वो बहुत मानता, बहुत भरोसा था अपनी दोस्त पर जो तुम्हें धोखा देगी। कैसे वो आरफीन की कड़वी कसेली बातें, इसकी चुपती नज़रों का सामना करेगी, इससे नज़र मिलाएगी। इसे ये सब कैसे बर्दाश्त होगा। यही सबसे बड़ा सच सोच सोच कर इसका दिल हो रहा था और खूब रोना भी आ रहा था। मकसूम, मेरी बात तो सुनो। सोमी से यूँ मकसूम का यूँ रोना देखा नहीं जा रहा था। जब मगर लानती है उन रोना नहीं देखा जा रहा था, तो अपने ब्याह तो बैठा के जो भजना सी तो उधर इस्तेमाल करना यार सी। इसका थप्पड़ मारना ज़रा भी बुरा नहीं लगा। इसने मकसूम को पकड़ना चाहा। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई भी बात। मकसूम ने बुरी तरह सोमी का बढ़ता हुआ हाथ छिड़का। तुम बहुत बुरी दोस्त हो, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा, मेरा अतमाद, मेरी खुददारी को चोट पहुंचाई है, मेरा भरम टूट गया। आरफिन जो बहुत देर से दरवाजे के पीछे खड़ा सब सुन रहा था, मगर मकसूम का यूं हिचकियों से बिलक बिलक कर रोना तकलीफ दे रहा था। वो कहाँ देख सकता था इसकी आंखों में आंसू। जहाँ वो एक जहाँ बात करना चाहता था, खुशियाँ बखेरना चाहता था, अपने प्यार की लो जलाना चाहता था, वहाँ गम या आंसू नहीं देख सकता था। वह दरवाजे के पीछे से निकला और अंदर आया था। मकसूम, आरफिन ने हौले से पुकारा था। आरफिन की पुकार पर मकसूम ने पलट कर देखा। आरफिन आराम आराम से चलता हुआ इसके पास आ ठहरा। आरफिन ने एक नज़र सोमी को देखा, जिसकी आंखें भी शिद्दत गम से आंसू से भरी हुई थी। इसने एक सर्द सांस ली और फिर मकसूम की समंदर से भरी आंखों में झांका। सोमी ने जो किया वो तरीका गलत था। इसने बेशक सिर्फ अपना मफाद सोचा, अपने बारे में सोचा। ये सोचो जाने बगैर कि इसके चले जाने के बाद क्या हालात पैदा हो सकते हैं। मगर ये बात भी कुछ गलत नहीं कि अल्लाह को भी यही मंजूर था कि हमारा साथ इस तरह से मिले, हमारा जोड़ इसने वहाँ आसमान पर पहले बना दिया था। हाँ, ज़मीन पर इस तरह मिलेंगे कि ये कोई नहीं जानता था। मकसूम बहन, आरफिन ठीक बोल रहा। बेशक हमारा तरीका गलत था, मगर आप ये भी तो सोचिए कि सोमी की मम्मी जो करने जा रही थी वो सरासर गलत था। अगर ये हो जाता तो 3 ज़िंदगी बर्बाद हो जाती, आरफिन की, सोमी और मेरी। सोमी आरफिन के साथ कभी खुश नहीं रहती और ना ही आरफिन को कोई खुशी दे सकती थी, और मैं और सोमी एक दूसरे के बगैर ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं तो शायद खुद को ख़त्म ही कर लेता। बहुत देर बाद चुपचाप सुनता आज़म भी आगे बड़ा नरमी से मकसूम को समझाया। आपने अपने बारे में तो सब कह दिया और मेरी कोई वक़्त नहीं, कोई हैसियत नहीं। भीगी आंखों समेत इसने शिकवा किया। अब ये तो तुम मेरे दिल से पूछो कि तुम्हारी मेरे दिल में कितनी वक़्त और क्या हैसियत है, जिसे तुमने अव्वल रोज़ से नज़रअंदाज किया। आरफिन ने माहौल की कसावत को दूर करने के लिए अपने दिल की हकायत सुनाई। चाल किसी दी पई आरफिन अपनी पई। और मकसूम, इसे तो आरफिन से ऐसे किसी जुमले की कतई उम्मीद नहीं थी। कम अज़ कम वो इन लोगों का तो लिहाज कर लेता, मगर नहीं, वो भी आरफिन था। वो बुरी तरह झहम के रहेगी। भीगी भीगी पलकों की बाट सजदा रेज होगी। सोमी भी चेहरा नीचे के भीगी आंखों समेत मुस्कुराने लगी। आज़म ने भी अपना रुख मोड़ लिया, जबकि आरफिन मकसूम का ब्लश होता चेहरा वालिहाना नज़रों से तकने लगा। राबिया ने आरफिन के दमकते चेहरे को देखकर जाननिसार नज़रों से मकसूम के मासूम चेहरे को देखा। वो चलती हुई आई, मुस्कुरा के मकसूम को अपने सीने में छुपा लिया। मामा, आपको नहीं लगता ये फ़र्ज़ मुझे अदा करना था। आरफिन ने बेबाक नज़रों से राबिया के सीने में छुपे मकसूम के चेहरे को तका। मकसूम का दिल बुरी तरह धड़क गया। आरफिन की ज़ुबान लग रहा था इस वक्त बिल्कुल कंट्रोल में नहीं थी। राबिया ने प्यार से आरफिन को घूरा। खबरदार, जब मेरी बहू को ज़रा भी तंग किया हो तो। वैसे भी मकसूम मेरी बहू नहीं, बेटी है। मेरी नज़र में इस घर के रहने वालों के सभी लोगों अफराद के दिलों में मकसूम की बहुत जगह इज़्ज़त व कदर है। राबिया ने मोहब्बत और चाह से मकसूम के माथे पर बूसा लिया। और सोमी, बेशक मैंने तुम्हें आरफिन के लिए पसंद किया, मगर मकसूम ने मेरे घर में आकर मेरे घर को रोशन कर दिया, एक बेटी की कमी पूरी कर दी। मकसूम मुझे आरफिन से बढ़कर अजीज़ हो गई। मकसूम राबिया की इतनी मोहब्बत और चाहत देखकर निहाल हो गई। इसके दिल में राबिया के लिए मज़ीद इज्जत बढ़ गई। आंसू बेख्तियारी छलक पड़े। इसने राबिया को नहायत इज्जत और कदर की नज़रों से देखा। सोमी और आज़म ने भी बहुत एहतराम से राबिया को देखा, मगर दिल ही दिल में इनकी मिठास भरे लबो लहजे के गर्विदा हो गए। मकसूम की किस्मत पर रश्क आ रहा था कि बहुत चाहने वाला इसकी किस्मत में आए। आरफिन जैसा प्यारा मोहब्बत चाहत लौटाने वाला शख्स इसकी ज़िंदगी का हिस्सा था। नहीं, खबरदार, अब रोने की कोई ज़रूरत नहीं। गमों के जितने बादल थे सब छट गए। गलतफहमी की जितनी दीवारें थी सब गिर चुकी। तुम अपना दिल वसी करो, खुले दिल से अपनी बेस्ट फ्रेंड को वेलकम को। पहली बार सोमी अपने हस्बैंड के साथ हमारे घर तुमसे मिलने आई है। खूब खातर मदारत करो। मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी का दिल बहुत बड़ा, वो नहायत आला ज़र्फ़ की मालिक है, इसलिए सब गिले शिकवे दूर कर दो और सोमी को गले लगाकर माफ़ कर दो। बल्कि मैं तो सोमी का यूँ भी शुक्र अदा करना चाहूँगी कि आज इसकी बदौलत तुम मेरे पास हो। राबिया ने दोनों शानों से मकसूम को थाम कर खुद के सामने किया। हाँ, पूरा टब्बर ही तुझे बहुत चंगिया था और फटा मुँह ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ।
मकसूम क्या कहती, जब आंखों से धुंध साफ हुई तो सारा मंजर साफ शफाफ दिखाई देने लगा। सोमी आगे बढ़ी और मकसूम को अपने गले से लगा ली, क्योंकि सारे गिले शिकवे दिलों की दूर तक गलतफहमियां मिट चुकी थी। थैंक मकसूम। मोहतरमा सबकी गले से लग रही है, इस मासूम बेचारे का नंबर कब आएगा? सरगोशी धीमी और जानलेवा थी, जो सोमी और मकसूम की समाज से महफूज नहीं रह सकी। सोमी मुस्कुरा के मकसूम से अलग हुई और आरफिन को देखने लगी। आरफिन, मकसूम मेरी बनिस्बत नहायत ही शर्मीली और मुकम्मल हया का पैकर, बल्कि मैं तो बाज़ औक़ात इस कदर हैरान हो जाती कि लंदन जैसे आज़ाद शहर में रह कैसे ली, इसने वहाँ ज़िंदगी कैसे गुजार ली। सच पूछो सोमी, तो मैं भी इतना ही हैरान रह जाता हूँ। मगर इस पर मकसूम के चेहरे पर कोई लाली, कोई शर्मीली मुस्कुराहट नहीं, एक डर और खौफ का साया लहरा, एक कर्ब और दर्द का रंग उभरा। चल हाल भी कर्ब दर्द नहीं मुके, ਅਸੀਂ तो किया सौमी के आने का मसला हल हो जाएगा, लेकिन मसला कश्मीर हाले भी होती है। अजीत की एक तहरीर रकम हुई थी, जो आरफिन जैसे जीरक नज़र रखने वाले शख्स से पोशीदा नहीं रह सकी। ये कोई पहली बार नहीं हुआ था, अक्सर वो कभी से लंदन का जिक्र छेड़ता, इसकी रंगत बदल जाती थी। इसकी आंखों से दहशत और वहशत टपकने लगती थी, और कभी इसकी वजह से मालूम करने पर कोशिश भी करता तो कभी ना कोई बहाना करके रह जाती, जान छुड़ा के भाग जाती थी, जिसे पहले तो वो वहम समझ कर झुटला जाता, मगर अब शक के बीच में यकीन की दरार पड़ने लगी थी। कुछ तो गलत है जो वो आरफीन से छुपा रही है, कुछ ऐसा जो इसे हम्मा वक्त परेशान करता है। किसी आने वाले वक्त से इसकी नज़रें सहमी और डरती रहें। इतना तो वो जान ही गया था कि वो आने वाला वक्त कुछ सही नहीं है। इसके लिए बगौर खुद पर घूरती तो नज़रों ने मकसूम को मज़ीद हरासा कर दिया। वो इन दो नज़रों से नज़र चुराने लगी, अपनी सोचों पर बंद पाने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि आरफीन मकसूम की सोचों को पढ़ने का फ़न जानता है। तो मकसूम बहन, मैं यकीन कर लूँ कि आपने हमें दिल से माफ़ कर दिया? अचानक ही आज़म ने बेयकीन नज़रों से मकसूम को देखते हुए पूछा। जी? मकसूम अपनी गहरी सोचों से बुरी तरह चौंक कर आएगी। जी हाँ आज़म साहब, हमारी मकसूम ने आप लोगों को माफ़ कर दिया, बल्कि आज का डिनर आप हमारे साथ कर रहे हैं। आरफिन ने मकसूम को मुश्किल से निकाला। मकसूम ने नज़र उठाकर आरफिन को देखा, जो अभी भी इसे देख रहा था। मकसूम ने गड़बड़ाकर नज़रें झुका ली कि मुबादा वो आंखों से कुछ पढ़ ही न ले, मगर आरफिन ने तहैया कर लिया कि वह हर सूरत में मकसूम से इसकी परेशानी से गुलवा के रहेगा। कितनी देर तक सोमी और आज़म वहाँ रुके रहे। अच्छे माहौल में खाना खाया गया। बेशक मकसूम सबके साथ बातें कर रही थी, खाना खा रही थी, हंस रही थी, मगर इसके ध्यान के धागे किसी एक बात से ज़रूर जुड़े हुए थे। तभी कभी कभी इसके चेहरे पर परेशानी के घबराहट के वाज़े रंग नुमाया हो जाते, जो सिर्फ और सिर्फ आरफीन ही देख सकता था। और इसने फैसला कर लिया, वह ज़रूर इससे पूछ के रहेगा। चल एक सियापा मुकिया नहीं, अगला सियापा पा देता उन्हें। लारोशा कोलान सोफे पर बैठी कोई मैगजीन देख रही थी। बाहर से आती आवाज़ों पर इसने सर इस जानी उठाया। हुनैन अफरीदी उसके पहलू से लगी, इसके बाजू में अपना उरिया बाजू डाले खूब हंस हंस के बातें करती। कोई हसीन दोशीज़ा साथ चली आ रही थी। टाइट वाइट कलर जीन्स पर रेड छोटी सी बगैर आस्तीन के टी शर्ट पहने थे। बिलाशुबा वाकई बहुत हसीन और जमील थी, मगर क्या अपने जिस्म की नुमाइश करना और किसी गैर महरम के साथ इस तरह खुलेआम हंस हंस के हाथ में हाथ डालना किसी मशरक़ी लड़की या लड़के को ज़ेब देता है? हमारा इस्लाम इस चीज़ को पसंद नहीं करता, मगर सबसे बड़ी बात सोचने की ये भी थी कि आखिर वह हसीना कौन है, हुनैन अफरीदी के साथ क्यों है, वो भी इस हालत में। हुनैन अफरीदी का इस लड़की से रिश्ता क्या है? इन सारे सवालों में लारोशा गुलान उलझ गई थी, और जाने की एक खास ताना मामूली सी तपश में झुलस भी गई। और डार्लिंग, तुम बहुत जोक करते हो, अब सारी बातों को छोड़ो, जल्दी से फ्रेश अप होकर आओ। मैं जब तक तुम्हारा यहीं वेट करती हूँ। समिया जैदी ने इसके बाजू से अपना उरिया बाजू निकाला। तो एक काम करो, यहाँ क्यों बैठ के बोर होगी, चलो मेरे साथ मेरे बेडरूम में वहीं बैठ जाना। हुनैन अफरीदी इसके शोल्डर कट गोल्डन बालों के क्लट को हल्के से खींचा। मुझे तो कोई इतराज़ नहीं, मगर अगर तुम्हारी बीजान ने देख लिया तो इस्लाम पर एक लंबा लेक्चर सुनने को मिल जाएगा। मैं अपना मूड कतई ख़राब नहीं करना चाहती। किस कदर टटाई से इसने कहकर लगाया, जिससे बीजान का मजाक उड़ा रही हो, जिसका हुनैन अफरीदी को नहीं मालूम, मगर लारोशा गुलान को बहुत ही बुरा लगा। इसने नहायत घूर के चलते फिरते हंसते बोलते शोपीस को देखा। अरे यार, तुम इनकी बातों का बुरा मत मनाया करो। एक्चुअली मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझे यकीन है कि बहुत जल्द वो तुमको भी प्यार करने लगेंगी। उम्मीद तो नहीं लगती, मगर खैर ये तो बात की बात है। वैसे भी मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि तुम्हारी बीजान मुझे पसंद करें या ना करें, लेकिन तुम्हारी मॉम बहुत स्वीट है और अब हमें बहुत देर हो रही है। तान्या और अरसल हमारा वेट कर रहे होंगे, मुझे लगता है कि अब इनका फ़ोन आने ही वाला है। यू राइट, बस तुम 5 मिनट वेट करो, मैं अभी रेडी होकर आता हूँ। हुनैन अफरीदी तेजी से ऊपर की सिमट पड़ गया, जबकि समिया जैदी अपने शोल्डर कट बालों को छटकती हुई सोफे की जाने पड़ी। लारोशा गुलान को हुनैन अफरीदी का ये नया रूप देखकर किस कदर हैरत हो रही थी, वो सोच भी नहीं सकती थी कि वैसा भी हो सकता है। वो सामने तो बैठी थी, जिस पर एक निगाह गलत डालना भी शायद इसने अपनी शान के खिलाफ समझा था। अपना यूँ नज़रअंदाज किया जाना, इस लड़की को यूँ अहमियत देना, जहाँ इसको दुख पहुँचा गया, वहीं समिया जैदी के लिए जलन का एक एहसास भी जागा था। समिया जैदी तफाकर से गरूर की चाल चलती हुई सोफे सीट की सिमट पड़ी। इतने अरसे में समिया जैदी की नज़र अब लारोशा गुलान पर पड़ी, और जब हुनैन अफरीदी के साथ होती तो किसी तीसरे की गुंजाइश होती कब थी जो लारोशा गुलान पर नज़र ठहरती। मगर लारोशा गुलान को एक नज़र देखने के बाद इसने बगौर इसको एक नज़र देखा भी ज़रूर था। बड़े से ब्लू एंड फ्रोजी इम्तजाज के दुपट्टे में खुद को अच्छी तरह ढांपे इसका छुपा हुआ होशरुबा हुसन अपने होने का चीख चीख के ऐलान कर रहा था। ज़िंदगी में पहली बार समिया जैदी किसी से यूँ मुतासिर हुई थी, मगर ये मुतासिर होने की मुद्दत चंद सेकंड की थी, क्योंकि वो ठहरी गरूर की चादर में लिपटी एक मगरूर हसीना अपने सामने वो भला किसी को खातिर में लाती कब थी। पॉजिटिव पहलू तो बहुत ही कम, ज़्यादातर नेगेटिव पहलू किसी ना किसी तरह वो ढूंढ निकालती थी। इस लड़की के ढीले ढाले कपड़े ऊपर से बड़े से दुपट्टे में खुद को लपेटे समिया ज़ैदी को कुफ़्फ़त होने का शिद्दत से एहसास हुआ, बल्कि अंदर बाहर एक घुटन भी होने हुई थी। इसने लारोशा गुलान को बुरी तरह नज़रअंदाज के टेबल पर बड़े रिमोट को उठाकर टीवी ऑन कर लिया।
जताने का अंदाज यही था कि वो इस घर की मालिका और इसके इस घर पर इसकी चीज़ों पर पूरा पूरा हक है। लारोश और गुलान समझ के सामने बैठी मगरूर हसीना अपने सामने हर किसी को हकीर समझती है, सवाए हुनैन अफरीदी के। लारोश और गुलान ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसे तो वैसे भी पसंद नहीं करती थी, इसलिए अपना मैगजीन दोबारा से पढ़ने लगी जैसे इसकी यहाँ होने या ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कोई आधे घंटे बाद खुशबू में बसा नक्सक तैयार हुनैन अफरीदी नीचे उतर रहा था। चले। हुनैन अफरीदी चलता हुआ समिया जैदी के साथ चंद कदम के फासले पर ठहरा। ओ यू गुड लुकिंग स्वीटी। समिया जैदी ने रिमोट मेज़ पर रखा, खड़ी होते हुए खुले लफ्ज़ों में हुनैन अफरीदी की तैयारी को खराज तहसीन बख्शा। और ये खराज तहसीन सामने बैठी लारोश और गुलान को जैसे अंगारों पर ले गया। कितनी बेहयाई और बेशर्मी से समिया जैदी उठी, हुनैन अफरीदी के गाल से अपना रुखसार टच किया। थैंक्स, हुनैन अफरीदी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और इसी वक्त इसकी नज़र लारोश और गुलान पर पड़ी, जो अपना मैगजीन छोड़े सुर्ख आंखों से हुनैन अफरीदी को देख रही थी। अरे तुम भी यहाँ बैठी हो? हुनैन अफरीदी का जुमला लारोश और गुलान को मजीद सुलगा गया। समिया, इनसे मिलो, यह लारोश और गुलान कोयटा से आई हैं। समिया जैदी ने हुनैन अफरीदी के कहने पर एक दूसरी नज़र लारोश और गुलान पर डाली। हुनैन अफरीदी का बस इतना ही तारीफ कराना काफ़ी था। और लारोश, ये है समिया जैदी, माई गर्लफ्रेंड। हुनैन अफरीदी के अंदाज में इस कदर फ़ख्र बोल रहा था जैसे समिया जैदी पर इसकी दुनिया ख़त्म होगी। हुनैन अफरीदी के गर्लफ्रेंड कहने पर लारोश और गुलान के अंदर बहुत कुछ छनाके से टूटा। शायद इसका दिल, इसका भरम। अच्छा तो ये कोयटा से आई, मगर ये है कौन? पता नहीं समिया जैदी ने क्यों ये सवाल किया। यार मेहमान है हमारी। समिया जैदी ने अजीब सी नज़रों से लारोश और गुलान को देखा जैसे कह रही कि तुम्हारी यही अहमियत है। एनीवेज, इन सारी फजूल बातों को छोड़ो, हमें वैसे ही बहुत देर होगी, अब निकलना चाहिए। समिया जैदी ने ज़्यादा बात करना गवारे नहीं समझा। ओके ओके जानू, चलते हैं। पहले तुम ये बताओ तुमने कुछ खाया पिया? भाई तुम्हारी मेहमान साहिबा को मैनर्स ही नहीं है कि घर आए मेहमानों से कैसे बिहेव करते हैं। समिया जैदी ने डायरेक्ट इसकी ज़ात पर चोट की। लारोश, तुमने समिया से ठंडा गर्म का कुछ नहीं पूछा? हुनैन अफरीदी ने नहायत नागवार नज़रों से लारोश और गुलान को देखा जैसे खुदा ना ख्वास्ता इसने समिया जैदी की शान में कोई गुस्ताखी कर दी हो। मुझे तुमसे इस कदर बेपरवाही की उम्मीद नहीं थी। अरे डियर, जाने दो ना, शायद कोयटा के लोगों को मेहमान नवाजी का आदाब नहीं आते, और वैसे भी हम बाहर ही तो चल रहे हैं, इसलिए तुम मुझे आइसक्रीम खिला देना, फिर अरसल के घर चलते हैं, आज सारी पार्टी इसके घर जमा। ऑल राइट। हुनैन अफरीदी ने मुस्कुराकर समिया जैदी को देखा, फिर लारोश और गुलान को। लारोश, आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे तुम्हारी आज की ये हरकत कतई पसंद नहीं आई। हुनैन अफरीदी ने सख्ती से तनबीह की, इसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मेहमान नवाजी का बुरा सलूक मारे दे रहा था, जबकि अपनी इतनी अक्ल भी इस्तेमाल नहीं कर रहा था कि खुद तो अपनी गर्लफ्रेंड से इसका मेहमान के हैसियत से तारुफ करवा रहा था, खुद ही मेज़बान के फ़राइज़ अंजाम न देने पर खफा भी हो रहा था। और वह जिस तरह वो हाथ में हाथ डाले आए थे, इसी तरह हाथ में हाथ डाले निकलते भी चले कि मगर जिस तरह लारोश और गुलान को समिया जैदी के साथ मिलकर बेइज्जत करके गया था, इससे इसका छोटा सा नाजुक सा दिल बहुत दुखा था। ये दुखन, ये जलन इसकी हिरनी आंखों से बहकर अपने घर, इस घर में अपनी औकात, इसकी हैसियत जता गया। लारोश, इसी असना में वहाँ जुबारिया चली। लारोश और गुलान ने बुरी तरह चौंक कर जुबारिया को देखा। लारोश, जुबारिया ने इसकी हिरनी आंखों में तैरते आंसू देख लिए और तेरी से इसके पास है। क्या वजान, क्यों रो रही हो? वो तेरी से बेसब्री से इसके करीब बैठ के पूछने लगी। नहीं तो मामा। लारोश और गुलान ने तेरी से अपने दुपट्टे के पल्लू से अपना चेहरा साफ किया और चेहरा झुका गई थी। इधर देखो मेरी तरफ। जुबारी ने इसकी झुकी थोड़ी पकड़ के इसका पसमर्दा चेहरा ऊपर उठाया था। मैंने अभी अपने कमरे की खिड़की से हुनैन की गाड़ी जाते हुए देखी, इसके साथ समिया जैदी भी थी। कहीं हुनैन ने तो नहीं कुछ कहा? जुबारी ने शक भरी नज़रों से इसका चेहरा जांचा। अरे नहीं तो मामा, वो साफ झूठ बोल गई। तोड़ फटे मुँह तेरे थे, 10 दिन तो छितर पुआ। सच बोल रही हो? जुबारी ने बेयकीन नज़रों से इसे देखा। बिल्कुल सच। मुस्कुराने की नाकाम एक्टिंग थी जो जुबारी सीधी सादी माँ समझ नहीं सकी। ओके मान लिया, मगर फिर इन प्यारी सी आंखों में आंसू कैसे आ गए? जुबारिया ने इसके सुर्ख सफ़ेद रुखसार पर ठहरा आंसू अपनी उंगली में जज़ब किया, जो जाने कैसे आंख से निकलकर रुखसार पर आ गया था। बस यूं ही दादो की याद आ गई थी। ये तो इसने सच ही कहा था, हुनैन अफरीदी की बेहिसी पर दादो की याद आई थी। हमसे कोई शिकायत है? या आपने क्यों सोचा? लारोश और गुलान की उनकी इस तरह फिक्र करने पर जहाँ शर्मिंदगी भी, वहीं खुद पर गुस्सा भी आया। भला ये कहाँ की अक्लमंदी कि हुनैन अफरीदी की बेहिसी और अपने दर्द में इनकी बेलोश शफ़क़त से भरी मोहब्बत को नज़रअंदाज कर रही है। तुम्हारी इन आंखों में तैरते आंसुओं ने मुझे बहुत तकलीफ दी और सोचने पर मजबूर भी किया कि शायद हमारे प्यार में कोई कमी रह गई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपकी मोहब्बत और चाहत में मुझे कोई कमी नहीं लगी। इसने नहायती अकीदत और एहतराम से जुबारिया का हाथ पकड़ के चूमा था। जुबारिया लारोश और गुलान के इस प्यार पर मुस्कुरा दी। लारोश और गुलान ने इनकी ज़िंदगी में एक बेटी की कमी पूरी कर दी थी। तो फिर आज से मेरी एक बात मानोगी? आप हुक्म कीजिए। आज के बाद मैं तुम्हारी खूबसूरत आंखों में ना तो कोई आंसू देखूँ ना ही उदासी। ओके डन। आपका हुक्म सर, आंखों पर जिसकी खिलाफ वर्जी नहीं होगी। गुड गर्ल। जुबारी ने लारोश और गुलान का चेहरा अपने हाथ के प्याले में भर के इसकी चमकती पेशानी पर बूसा लिया। वैसे आज वाली किस्त में ये लारोश वाला, ये हुनैन, ये इनके सीन ज़्यादा हैं क्योंकि ये लोग पहले स्टार्ट पे नहीं ना थे। हुनैन, हनी। समिया जैदी विंडो से इनकी पुरसोच नज़रों से घूरती हुई बोली। हुनैन अफरीदी ने स्टेरिंग घुमाया। तुम्हारे घर में ये जो लड़की है कौन है? कौन? हुनैन अफरीदी तो अक्सर भूल भी चुका था। डबल कड़ा डंगर जे, ये तो ये याद तक नहीं था कि लारोश और गुलान से निकाह करके वो खुद इसे अपने घर लाए। अरे भाई, वो जो तुम्हारे घर में सोफे पर बैठी थी। समिया ज़्यादा जिद जो होगी वो ऐसी थी, अपनी बात का जवाब न मिलने पर फ़ौरन झंझलाट जाती। इसकी झंझलाहट हुनैन अफरीदी ने नोट तो की, मगर कुछ कहा नहीं। अच्छा, वो तुम शायद लारोश और गुलान की बात करी हो, मगर तुम्हें बताया तो था कि वो हमारे घर मेहमान है। और ये तुम्हारी मेहमान यहाँ कब तक रहेगी?
जाने को समिया जैदी का दिल खटका था। हालांकि वो ऐसी नहीं थी, किसी को खाते में लाने मत नहीं थी, मगर लारोशा गलान को देखकर इसका दिल अनजाने अंदाज में धड़का ज़रूर था। अरे यार तुम्हें क्या हुआ जो ऐसे फजूल सवालात कर रही हो? हनी, मेरे सवाल का जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला। समिया जैदी ने हल्का सा हुनैन अफरीदी को घूरा। ओके, गुस्सा क्यों करती हो? लारोशा गलान यहाँ मेहमान है और चली जाएगी जब इसकी मर्जी होगी। वैसे एक बात तो बताओ कि तुम्हें लारोशा गलान की इतनी फिक्र क्यों करोगी? कहीं इसकी खूबसूरती से मुतासिर तो नहीं होगी? हुनैन अफरीदी ने सिर्फ मजाक किया था, जो समिया जैदी को खास पसंद नहीं है। इसका मतलब है तुमने लारोशा गलान को बहुत गौर से देखा है? इसके दिल में शक का मामूली सा बीज फूटा था। अरे यार, मैं तो हर खूबसूरत चीज़ को बहुत गौर से देखता हूँ। समिया जैदी के बरक्स वो मुकम्मल मजाक के मूड में था, मगर समिया जैदी से ज़्यादा कोई खूबसूरत चीज़ नहीं हो सकती, ये बात हमेशा याद रखना। समिया जैदी ने नहायत गुरूर से गर्दन कड़ा के हुनैन अफरीदी को देखा। जानू, इस बात से इनकार भी कौन काफिर करता है? हुनैन अफरीदी ने इसका खूबसूरत चेहरा बगौर देखा। बिलाशबा इसने एक से बढ़कर एक हसीन और खूबसूरत लड़की से दोस्ती की थी, मगर समिया जैदी का चेहरा हर खूबसूरत चेहरे से बढ़कर था। इसमें एक ऐसी कशिश थी कि हुनैन अफरीदी झुकता चला गया, और अब इसकी सोच यही थी कि समिया जैदी को खोना नहीं चाहता था। एक बात बताओ, बहुत देर की खामोशी के बाद बोली। हाँ पूछो, हुनैन अफरीदी ने कहा। कि तुम क्या लारोशा गुलान से बात करते हो? समिया जैदी की आंखों की पुतलियों पर फिर से लारोशा गुलान का खूबसूरत चेहरा झिलमिला। अरे यार, तुम्हारी सुई अभी भी लारोशा गुलान पे अटकी हुई है। बताओ ना, क्या तुम लारोशा गुलान से बात करते हो? नैना अफरीदी ने स्नोपी के बार के आगे गाड़ी रोक दी थी और रुख मोड़ के इसके चेहरे को देखने लगा। तुमसे फुर्सत मिले तो किसी और चेहरे की तरफ देखूं भी, शायराना अंदाज में कहते हुए हुनैन अफरीदी ने समिया जैदी के शोल्डर कट बालों में उंगलियां फेरी। जब से समिया जैदी ने हुनैन अफरीदी से दोस्ती की थी, वो उसे चाहने लगी थी, और चाहत इसकी इस कदर जुनून में बदल गई कि हुनैन अफरीदी पर सिर्फ अपना हक समझती थी। वो किसी तीसरे वजूद की तरफ देखे किसी को इंपॉर्टेंस भी दे, ये समिया जैदी से कभी गवारा नहीं था, मगर आज जाने के लारोशा गुलान को देखकर इसका दिल अनजानी लय पर धड़का था। हालांकि वो एक नज़र सरसरी सी थी, मगर एक लम्हे के लिए लारोशा गुलान से मुतासिर ज़रूर हुई थी। और तशवीश की बात यह थी कि हुनैन अफरीदी के घर में थी, और ऐसा तो मुमकिन ही नहीं कि इन दोनों के आमना सामना ना हो, बात चीत ना हो। कहाँ चली गई? किन सोचों में खो गई हो? हुनैन अफरीदी ने इसके पुरसोच चेहरे के आगे हाथ लहराया था। समिया जैदी ने हुनैन अफरीदी को देखा। अगर तुम लारोशा गुलान के बारे में सोच रहे हो तो मैं कहूँगा कि बेवकूफ़ी है, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारा कब्जा है। इस दिल पर सिर्फ तुम राज करती हो, और अब तो ये नामुमकिन है कि किसी की गुंजाइश भी निकले। हुनैन अफरीदी ने समिया जैदी का खूबसूरत हाथ थाम कर अपने दिल पर रखा। तुम कहते हो तो मैं मान लेती हूँ, मगर याद रखना, अगर कभी तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और तुम जानते मैं जो कहती हूँ वो करके रहती हूँ। समिया जैदी ने अपना दूसरा हाथ इसके हाथ पर रखा था। और ये तुम्हारा मुजरिम पीछे नहीं हटेगा। हुनैन अफरीदी दिलकशी से मुस्कुरा। और अगर अब मैदाम की इजाज़त हो तो आइसक्रीम का ऑर्डर दें? ऑफ कोर्स, क्योंकि अब मुझे सख्त तलब हो रही है ठंडा खाने की। समिया जैदी ने इसका दिलकश चेहरा देखते हुए अपने दोनों हाथ इसके सीने से हटाए, और अपना बैग खोलकर लिपस्टिक निकाल कर मिरर पर निकाल कर अपने होंठों पर हल्का सा टच दिया। 10 मिनट में दोनों ने आइसक्रीम खाई और अर्सुल के घर की तरफ रवाना हो गए, जहाँ सारी यंग पार्टी इन्हीं दोनों का इंतजार कर रही थी। आज 15 दिन से ज़्यादा हो गए थे, मगर वो अभी तक शर्मिंदगी के बायस नीचे नहीं आई थी। सबने ये तकरीबन याले को फोर्स किया कि इसे ज़मील से मिलने जाना चाहिए। नजमा ने, आरफीन ने, राबिया ने, यहाँ तक कि हीरा ने तो इसकी इतनी मिन्नतें की, मगर वो भी टस से मस नहीं हुई। अभी भी वो अपने कमरे में गुमसुम सी बैठी सोचों में मुनहमिक थी कि नजमा इसके कमरे में आई। इसके हाथ में ट्रे थी। याले, नजमा ने हौले से आवाज़ दी। हाँ। याले बुरी तरह चौंके सामने देखा जहाँ नजमा खड़ी थी। जी मामा। खड़ी हो और ये सूप नीचे जमील को देकर आओ। इन्होंने ज़रा नरमी नहीं दिखाई। मामा मैं? यारे ने इनके हाथ में ट्रे देखी जिसमें शीशे के बाउल में सूप था। हाँ तुम, और मैं कोई बात नहीं सुनूंगी आगे से, इसलिए जल्दी से खड़ी हो जाओ और ये सूप जरमील के लिए लेके जाओ। जानती हो इस वक्त जरमील किस कदर तकलीफ में, अजियत में? जरमील को इस वक्त तुम्हारी कितनी ज़रूरत है, मगर तुम्हें इस बात का कोई एहसास नहीं। इन्होंने याले की अच्छी खासी क्लास ले ली और याले को आगे से कुछ भी बोले सुने बगैर इसके हाथ में ट्रे थमाई और कमरे से बाहर निकाला। वो जानती थी अगर इन्होंने ज़रा सी भी नरमी दिखाई याले कभी नहीं मानेगी, और वैसे भी 15 दिन से इसकी हरकतें देख रही थी, बर्दाश्त कर रही थी, सोच रही थी कि वो खुद जाएगी, मगर इसकी डटाई ने गुस्सा दिला दिया। याले नजमा के डांटने पर नीचे तो आ तो गई, मगर अंदर ही अंदर यह एहसास भी मारे दे रहा था वो कैसे जरमील का सामना करे। इसकी तबीयत पूछे, इसलिए इरादा किया कि चिकन सूप आसिया को देकर फ़ौरन ऊपर भाग जाएगी। मगर दिल ने एक सदा ये भी थी कि इस दुश्मन ने जान के एक हल्की सी झलक तो देख ले। इसी शशोपन में खड़ी सोच रही थी कि अंदर से हीरा निकली। माशाल्लाह, आज तो हमारे नसीब ही जाग गए। हीरा को याले के आने की बहुत खुशी हुई थी। हीरा, मैं ये सूप इनके लिए लाई थी, तुम प्लीज़ इनको दे आओ। याले ने हीरा की खुशी का कोई नोटिस ही नहीं लिया। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारी एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। आज बहुत लंबी एपिसोड हो गई है। आपको कैसी लगी एपिसोड? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, देन वीडियो को एंड। फैसल खान, ब्यूटीफुल नावल, नाइस नावल। Shallow, oh, you are welcome told. Today episode was really good, and the way she explains her illness is so cute. Get well soon, honey. Lots of duas for you. Thank you very much. आमीन, दुआओं में याद रखें। अभी भी इंतज़ार कर रही थी कि कब कंप्लीट रिकॉर्डिंग हो तो बात करें, लेकिन अब उसको नींद आ गई, बस हो गई है। फरजाना चौधरी, ज़बरदस्त नावल। फरजाना चौधरी, सो स्वीट ऑफ यू।
मलिक सबा वालेकुम अस्सलाम। हैप्पी वाज वेरी 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 इंटरेस्टिंग। सब लोग यार के लिए परेशान थे जबकि वो तो जरमील के साथ थी और उनके बीच सब कुछ ठीक हो गया। शुक्र है यार को थोड़ी अक्ल तो आई। बेचारा जरमील कब से मनाने की कोशिश कर रहा है। सुबह सुबह सिमरन का फ़ोन करने पर जरमील और उसकी बातें इंटरेस्टिंग थी। अच्छा जी, वैसे वो बोले 5 नावल मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था। सिमरन को तो याले की फ़िक्र थी। वो आरफिन को कह रही थी कि याले को लेने चलते, लेकिन फिर वो लोग नहीं जा सके। वानिया उन लोगों के साथ खुश हो रही थी, लेकिन उसे अफरीदी ने उसे फिर भी परेशान कर दिया फ़ोन करके। शुक्र करो जेन आ नहीं गया उधर। वानिया कितनी दुखी हुई थी जब आरफिन लोग वापस आ रहे थे तब। याले और जरमील के सीन बहुत इंटरेस्टिंग थे, स्पेशली लास्ट वाला सीन। बेचारी याले की कंडीशन जब स्टोर रूम में जरमील आ गया था। बाकी सारी एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग थे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आमीन जी। दुआ में याद रखें। फरजाना चौधरी ज़बरदस्त नावल। नबीहा खान ने हार्ट भेजे हैं तख्त बख्त के सीन पे। तू बख्त मेरा साई, तू बख्त साई मेरा तख्त साई। मैं इसको बोलती तख्त बख्त बोलती होती हूँ। ज़ैनब बाबर फिट नावल। सायरा रियाज बहुत अच्छा नावल जा रहा है। अरीज लियाकत अमेजिंग नावल। वो अरीज मेरी नेम फैलो। फारिया शेख ने भी दिल भेजे हैं सीन के ऊपर, तख्त बख्त के सीन पे। मलिक सबा सीन बहुत इंटरेस्टिंग था और नावल तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये नावल बड़ा मज़े का, बड़ा इंटरेस्टिंग होना है। हाले तो तुहानू जेडे नहीं रिस्पॉन्स दे रहे ना, जेडे ना मैं शुरू किया तो तुसी बहुत पछताओगे। हीरो का करैक्टर अच्छा लग रहा है। इंशाल्लाह 5 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। इंशाल्लाह जी, अल्लाह पाक आपकी ज़ुबान मुबारक करे। इंशाल्लाह जल्दी हो जाएंगे। अंजलि पांडे वेरी इंटरेस्टिंग। अंजलि पांडे काफ़ी अरसे बाद आफ्टर लॉन्ग टाइम आपको देखा है। मोइन रज़ा, क्या ये नावल एज डिफरेंस बेस्ड होगा? प्लीज़ बता दें। नहीं, ये एज डिफरेंस बेस्ड नहीं होगा, वडेरा बेस्ड है। वडेरा बेस्ड है और उस तो बाद फोस्ट मैरिज पे है। होर ये पता लग जाएगी। खतीजा नजीब हैदर, होप के 5 के जल्दी पूरे हो जाएंगे। हुरब डियर, लव योर वॉइस एंड लव यू अ लॉट, यू आर क्यूट जानू, गेट वेल सून। थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह जल्दी हो जाएंगे 5 के सब्सक्राइबर भी। हुरब सो गई है, हुरब आपको कल जवाब देगी। तमीर खान नावल बहुत सीन तो बहुत इंटरेस्टिंग है। इंशाल्लाह आपके 5 के सब्सक्राइबर जल्द हो जाएंगे। आप तब इस नावल को अपलोड करना इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। साइम वहीद वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। नज़त नज़र, हुरब इज़ सो क्यूट एंड हैप्पी बर्थडे डियर इन एडवांस। थैंक यू। बर्थडे में तो अभी 10-11 दिन पड़े, 10-11 दिन पड़े, लेकिन थैंक यू वेरी मच। आमिर खान वालेकुम अस्सलाम डियर आपी जान। एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मज़ा आया सुनकर। ये अफरीदी ने तो एकदम डरा के रखा हुआ है। रेहान शेख और वानिया तो बहुत ज़्यादा खौफज़दा है अफरीदी से, और आरफिन ट्रिप ले जाएगा हीरा और याले को। जरमील के लिए बहुत दुख होता है मुझे यार, माफ़ भी तो कर दें। अब याले है, हाँ नहीं तो कर दिता सी माफ़ तो इन्हें करता सी, लेकिन जी अज वाली किस्त चबल वजी है ना, जरमील बेचारा टुट फुट के जख्मी पट्टियां भी जकड़िया पिया। याले को जब चोट लगी थी तब जरमील की कंडीशन देखने वाली थी। अरशद भी ना बहुत बन रहा है, जरमील को याले के पास भी नहीं जाने दे रहा, और याले की वजह से डेली जो सिमरन की इज्जत अफजाई करता है वो लोग, वो तो अरशद में छितरा की कमी है। ओवरऑल एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग था। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, आमीन, अल्लाह हाफिज़। सॉरी मैंने लेट कमेंट किया, इट्स ओके। साइम वहीद वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। तामीर खान, एपिसोड बहुत ज़बरदस्त था, बहुत मज़ा आया सुनकर। जरमील बेचारी याले को मना रहा था, शायद अब दिमाग काम करे उसका। जरमील और याले बहुत अच्छे हैं। उनका स्टोर रूम वाला सीन, वो वाला सीन वाकई बड़ा अच्छा था। बेचारी सिमरन बहुत प्यारी है, किसी बहन की तरह याले का ख्याल रखती है। ओवरऑल एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग था। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, आमीन। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। ताहा अदील, ब्यूटीफुल एपिसोड। नजमुन्निसा नाइस। रेयान वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा थोड़ा राज खुल रहा है इसके का, फिर भी यहाँ तक नावल बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग जा रहा है। ये नावल एंड तक बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ज़बरदस्त है। किसी भी किरदार के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हुई जी। तो गाइज़ यहाँ पे हमारे कमेंट सेशन इख्तिताम को पहुँचे। कैसी लगी एपिसोड उस खुल के इजहार कीजिएगा, और मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद